नोट फ्रॉम हाइड्रो नॉवेल्स, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो 152। एज और सेंट यूनिकॉर्न को एब्जॉर्ब करना। जी वुमिंग जो पीछे चल रहा था, उसने दो जानवरों का शर्मनाक सीन देखने के लिए गुफा में अंदर जाने का फैसला नहीं किया। वह काफी ट्रेडिशनल सोच वाला आदमी था और ऐसा कोई बुरा काम कभी नहीं करेगा। वह गुफा के बाहर ही रहा, दीवार से टिककर अंदर की हलचल सुनता रहा। आखिर उसके पिछले साइज को देखते हुए मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न एक 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट था और फीमेल लिंगलिंग की चौथी स्पिरिट रिंग के लिए सही थी। कोई कह सकता है कि जिस पल से उसने इन दो स्पिरिट बीस्ट को फॉलो करने का फैसला किया, ये दो रेयर हीलिंग टाइप स्पिरिट बीस्ट उसके जितने ही अच्छे थे। वह किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा। बूम बूम बूम, गुफा के अंदर हलचल एक रोलर कोस्टर की तरह थी, तेज लेकिन रेगुलर थी। आधे घंटे बाद अंदर की तेज हलचल बंद हो गई। हंसी। इस समय फीमेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न की आवाज में तेजी और थोड़ा गुस्सा था, जो पहले कोर्टशिप के दौरान की आवाज से बिल्कुल अलग थी। अचानक एक धमाके के साथ ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर गुफा की दीवार से टकरा गया हो। गुफा के ऊपर से लटके स्टैलेक्टाइट्स गिर गए। अंदर हुई हलचल से जी वुमिंग तुरंत अलर्ट हो गया। क्या ये दोनों जानवर जो हंगामा कर रहे हैं, वह थोड़ा ज्यादा है? अगर वह फीमेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न मर गई तो बहुत बुरा होगा। जी वुमिंग की मेंटल एनर्जी तेजी से गुफा में फैल गई। एक पल में पूरे पहाड़ की बनावट और गुफा के अंदर सभी बायोलॉजिकल चीजों के शरीर का टेंपरेचर दिखाने वाला एक खास सीन उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने देखा कि एक छोटा घोड़े जैसा स्पिरिट बीस्ट धीरे-धीरे जमीन से उठ रहा है और उसे जो सेंट यूनिकॉर्न को बहुत गुस्से से देख रहा है जिसने उस पर हमला किया था। उसके पंख फड़फड़ाए और सोल पावर की एक तेज लहर मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न की ओर बढ़ी। ये देखकर कि चीजें ठीक नहीं है, मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और गुफा के एंट्रेंस की ओर उड़ गया। एक बीस्ट आगे भागा जबकि दूसरा पागलों की तरह पीछे भागा, अपनी एकमात्र अटैक टाइप स्किल का इस्तेमाल करते हुए। ये देखकर जी वुमिंग ने बहुत गुस्से में पत्थर की दीवार पर मुक्का मारा। यह मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न जानता था कि मीटिंग के बाद वह मर जाएगा, फिर भी उसने असल में बिना जिम्मेदारी लिए मीटिंग करने का सोचा था। ये सच में एक घटिया बीस्ट है। दो स्पिरिट बीस्ट को गुफा से बाहर होते हुए देखकर जी वुमिंग ने अपनी ब्लड थंडर वॉस्पियर मार्शल सोल को बुलाया। सी वेव स्ट्रेंज एम्पर क्रायो वाटरिंग सीकल। एक पल में 60 मीटर के दायरे में समय रुक सा गया। टूटे हुए पत्थर हवा में तैरने लगे और जी वुमिंग तेजी से दो एज और सेंट यूनिकॉर्न के सामने उड़ गया। जैसे ही नर यूनिकॉर्न ने उसे लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, खूनी भाला सीधे उसके घोड़े के सिर पर लगा। धमाका। मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न का होश गड़बड़ा गया और उसका शरीर भी हिलने लगा। जैसे ही पीछे खड़ी फीमेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न जी वुमिंग की थर्ड सेल्फ क्रिएटेड स्पिरिट स्किल की रुकावटों से आजाद होने की तैयारी कर रही थी, वैसे ही फीमेल यूनिकॉर्न पर भी वही थप्पड़ मारने वाला मूव इस्तेमाल किया गया। जैसे ही तीसरे सेल्फ क्रिएटेड स्पिरिट स्किल का असर खत्म हुआ, दोनों एज और सेंट यूनिकॉर्न एक धड़ की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अरे तुम गैर जिम्मेदार कमीने, अगर तुम 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट नहीं होते तो मैं तुम्हें पहले लिंगलिंग की स्पिरिट रिंग बनने देता। हालांकि ये लिंगलिंग ने अब येनिंग हॉट ब्रोकन रेड खा लिया था, लेकिन उसने लंबे समय तक बॉडी टेम्परिंग ट्रेनिंग नहीं ली थी। चौथी स्पिरिट रिंग के तौर पर 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को लेना अभी भी बहुत सेफ नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि वह सिर्फ एक सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर थी। जी वुमिंग वहीं खड़े होकर दो बेहोश स्पिरिट बीस्ट को देख रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी पक्का करने के लिए जी वुमिंग ने दो एज और सेंट यूनिकॉर्न्स को दो भारी नींद लाने वाली गोलियां खिला दी। फिर उसने उन्हें अपने 100 खजाने वाले पाउच में डाला और तेजी से डुगोबो की तरफ उड़ गया। उड़ते समय वह अपनी मेंटल एनर्जी से लगातार 100 खजाने वाले पाउच के अंदर की स्थिति को देख रहा था। उसे डर था कि अगले ही सेकंड 100 खजाने वाले पाउच में इमोर्टल प्लांट्स की वजह से दोनों स्पिरिट बीस्ट पूरी तरह से जाग जाएंगे, जो परेशानी भरा होगा। किस्मत से ये सब एक झूठा अलार्म था। जब जी वुमिंग वापस आया तो कई स्पिरिट बीस्ट उस जहरीले धुएं के बाहर थे जहां वह 50,000 साल की अंधेरी रात का राक्षसी तेंदुआ था। गुस्से में दहाड़ रहे थे और किसी भी समय अंदर घुसने के लिए तैयार थे। ऐसा लगता है कि डुगोबो ने 1700 साल से ज्यादा पुरानी उस अंधेरी रात के राक्षसी बाघ को पहले ही पकड़ लिया है। उसके चिल्लाने के बाद जी वुमिंग जहरीले धुंध के किनारे से उड़कर कई स्पिरिट बीस्ट के सामने आ गया। वहां मौजूद उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाए। इस समय डुगोबो, जिसने जी वुमिंग की वापसी का पता लगा लिया था, परेशान भीड़ से चिल्लाया कि जी वापस आ गया है। जब जी वुमिंग हरी धुंध से बाहर निकले तो डुगुयान खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाए। बच्चे जी, अगर तुम वापस नहीं आते तो ये दोनों छोटे पूर्वज तुम्हें ढूंढने निकल पड़ते। मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा गिफ्ट लाया हूं, लिंगलिंग। जी वुमिंग के हाथ हिलाने पर दो एज और सेंट यूनिकॉर्न, एक बड़ा और एक छोटा, सबके सामने आ गए। इन दो एज और सेंट यूनिकॉर्न को मैंने नॉकआउट कर दिया है। लिंगलिंग, जल्दी से इस फीमेल एज और सेंट यूनिकॉर्न को आखिरी झटका दो और इसे अपनी चौथी स्पिरिट रिंग बना लो। ठीक है। सबकी उम्मीद भरी नजरों के नीचे ये लिंगलिंग ने अपनी कमर के अंदर से खंजर निकाला और कुछ हिचकिचाहट के साथ उसकी गर्दन में घोंप दिया। फीमेल एज और सेंट यूनिकॉर्न का शरीर कुछ बार हिला और फिर चुप हो गया। फीमेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न के नीचे से एक गहरे बैंगनी रंग का स्पिरिट रिंग निकलने लगा। ये लिंगलिंग ने अपने बगल में अपनी मां को देखा और फिर जी वुमिंग और दूसरों को देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पालती मारकर बैठ गई और एज और सेंट यूनिकॉर्न के स्पिरिट रिंग को सोखने लगी। जब ज़ुज़ुकी और ये लिंगलिंग दोनों अपनी स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे तो जी वुमिंग ने कहा, आंटी, ये मैं अभी के लिए ब्रेकिंग प्लान से इस 10,000 साल के लेवल के हीलिंग टाइप स्पिरिट बीस्ट का ध्यान रखने को कहूंगा। अगर लिंगलिंग भविष्य में स्पिरिट किंग बन जाती है तो वह इस स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। ऐसा लगता है कि मेरा ये परिवार इस जीवन में आपके प्रति हमारे एहसान का बदला नहीं चुका पाएगा। ये वही अपने सामने वाले बच्चे को बहुत मानती थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसने ये परिवार की लंबे समय से परेशान करने वाली मार्शल सोल प्रॉब्लम को पूरी तरह से हल कर दिया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि लिंगलिंग के लिए उसकी चिंता का लेवल पहले से ही आम दोस्तों से ज्यादा हो गया था। ये साफ था कि लिंगलिंग उसके दिल में थी और उसकी मां होने के नाते वह अपनी बेटी की भावनाओं को कैसे नहीं जान सकती थी। ये कहा जा सकता है कि वह ये वही इस पति को पाकर बहुत खुश थी। इस समय जी वुमिंग भी ये वही का सामना करते समय कुछ हद तक बेबस था। ये लिंगलिंग की स्पिरिट का इवोल्यूशन पूरा होने के बाद उसने सोचा था कि क्या वह ये वही की 9 हॉट बेगोनिया में भी बदलाव ला सकता है, लेकिन उसके पास अभी जो 12 अमर जड़ी बूटियां थीं उनमें से किसी में भी 9 हॉट बेगोनिया को इवॉल्व करने की 100% काबिलियत नहीं थी। इन जेड डिवाइन बैम्बू के पास एक निश्चित चांस था, लेकिन उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। अगर यह 9 हॉट बेगोनिया को इवॉल्व नहीं करता तो इमोर्टल प्लांट इन जेड डिवाइन बैम्बू खत्म हो जाता। बेशक अगर यान गुडी उसे पहले दी गई कुछ टॉप क्वालिटी मेडिसिनल जड़ी बूटियों को गोलियों में बदल सकता है तो उसे गोलियों को रिफाइन करने के लिए इमोर्टल प्लांट्स का इस्तेमाल करने देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस समय ये भी अमर पौधों से बनी गोलियां ले सकती थी। अगर यह काम न भी करे तो भी पूरा अमर पौधा पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। 153 स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में सोल बीस्ट दंगा थोड़ी देर बाद ज़ुज़ुकी के सिर के ऊपर बैंगनी स्पिरिट रिंग धीरे-धीरे नीचे उतर गई और पूरी तरह से उसकी स्पिरिट का हिस्सा बन गई। उसने अपनी आंखें खोली और डुगुयान उत्सुकता से उसके पास दौड़ा और बोला, ज़ुज़ुकी, तुम्हारी थर्ड स्पिरिट एबिलिटी क्या है? मेरी तीसरी स्पिरिट एबिलिटी, मैंने इसे नेदरवर्ल्ड एनिहिलेशन के नाम दिया है। मेरे पंजे नाइट डेमन टाइगर की तरह टाइगर के पंजों की एक जोड़ी में बदल जाते हैं और नाइट डेमन टाइगर की तरह ही मैं एनवायरनमेंट में गायब हो सकता हूं। इसके अलावा मेरा अटैक और स्पीड दोनों 25% बढ़ जाते हैं। ज़ुज़ुकी ने उम्मीद कर रहे ग्रुप को देखा। उसके लिए यह एम्प्लीफिकेशन टाइप स्पिरिट एबिलिटी होना पहले से ही काफी अच्छा था। बुरा नहीं है, हालांकि यह किडजी की स्पिरिट एबिलिटी जितनी जबरदस्त नहीं है, लेकिन इस तरह की एम्प्लीफिकेशन टाइप एबिलिटी पाना अभी आपके लिए पूरी तरह से काफी है। डुगुबो भी खुश था कि ज़ुज़ुकी को इतना बढ़िया स्पिरिट एबिलिटी इफेक्ट मिल गया। आखिर एम्प्लीफिकेशन के अलावा इसमें कंसीलिंग ट्रैक्स जैसी एक एबिलिटी भी थी। इससे स्पिरिट ड्यूलिंग कंपटीशन में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। अगर वह आर्मी में शामिल होती तो वह एक परफेक्ट स्काउट होती। लेकिन जैसे ही वे ज़ुज़ुकी की नई स्पिरिट एबिलिटी का जश्न मना रहे थे, स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट कोर एरिया के बाहरी इलाके में दो अलग-अलग दिशाओं में 84,000 साल के स्पिरिट बीस्ट अचानक जाग गए। उन्हें बहुत समय से एज और सेंट यूनिकॉर्न की वापसी का कोई संकेत नहीं मिला था। गर्जन लगभग एक साथ 4 जोरदार दहाड़ें सुनाई दी। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के लगभग आधे हिस्से में स्पिरिट बीस्ट बेचैन होने लगे। वे सभी अलग-अलग स्पिरिट बीस्ट के इलाकों की ओर भागने लगे। अगर उनका सामना इंसानों से होता तो वे उन्हें वहीं मार डालते। धीरे-धीरे एक बड़ा बीस्ट टाइप बन रहा था। इस समय डुगुबो, जो जहरीले धुंध के बाहर की स्थिति पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार थे, गंभीर चेहरे के भाव लिए हुए थे। महामहिम, क्या जहरीले धुंध के बाहर कुछ हुआ है? सच में कुछ बड़ा हुआ है? कई स्पिरिट बीस्ट ने स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में इंसानों पर बिना सोचे समझे हमला करना शुरू कर दिया है। अब तक 4 स्पिरिट हंटिंग स्क्वाड स्पिरिट बीस्ट के मुंह में मर चुके हैं। डुगुबो ने जमीन पर बेहोश मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न को देखा और एक पल में सब कुछ समझ गया। स्पिरिट बीस्ट का अचानक गुस्सा पक्का इन दो एज और सेंट यूनिकॉर्न से जुड़ा है। मेरा अंदाजा है कि जल्द ही इन दो एज और सेंट यूनिकॉर्न के स्पिरिट बीस्ट बॉडीगार्ड शायद बड़ी संख्या में 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट यहां लाएंगे। एक बार जब लिंगलिंग अपनी चौथी स्पिरिट रिंग सोख लेगी तो हमें इतने बड़े बीस्ट टाइप में बहने से बचने के लिए तुरंत स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही डुगुबो ने बोलना खत्म किया, जहरीले धुंध के बाहर नाइट डेमन टाइगर ने कोर एरिया के बाहरी इलाकों की तरफ कई लंबी चीखें लगाईं, जैसे उसे पहले ही दोषियों का पता चल गया हो। कोर एरिया के बाहरी इलाके में मौजूद 50,000 साल के लेवल से ऊपर के कई स्पिरिट बीस्ट ने अपनी बहुत तेज समझ पर भरोसा करते हुए नाइट डेमन टाइगर की आवाज जल्दी से सुन ली।
50,000 साल से ज्यादा उम्र के कई स्पिरिट बीस्ट ने तुरंत सैकड़ों स्पिरिट बीस्ट को आगे बढ़ाया और जी वुमिंग और दूसरों की तरफ जबरदस्त तेजी से दौड़े। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम सबको पहले यहाँ से निकाल लेता और स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बाहरी एरिया में पहुंचने तक इंतजार करता। अब मुझे डर है कि हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि जहरीली धुंध एक रुकावट की तरह काम कर रही थी, जिसमें 100,000 साल का स्पिरिट बीस्ट भी जल्दबाजी में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन वे स्पिरिट बीस्ट, खासकर 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट, बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे। वे जहरीली धुंध के बाहर मजबूती से खड़े होकर सबसे इंतजार करेंगे। जैसे जैसे स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट बीस्ट जहरीले धुंध के आसपास इकट्ठा होते गए, उनसे निपटना और भी मुश्किल होता गया। आखिरकार 2 या 3 मिनट के बाद ये लिंगलिंग ने एजोर सेंट यूनिकॉर्न की स्पिरिट रिंग को सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब कर लिया। उसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से आखिरकार जागते हुए देखकर डुगोबो ने गंभीरता से कहा, किड जी, तुम लड़कियों को लेकर पहले स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट से बाहर निकलो, मैं पीछे का काम कवर कर लूंगा। ठीक है। जी वुमिंग को भी हालांकि गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत डुगोबो की बात मानी। डुगुयान और दूसरों को स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके की ओर ले गए, जबकि डुगुबो उनके ठीक पीछे चले और किसी भी समय पीछे से हमला करने वाले किसी भी स्पिरिट बीस्ट को मार डाला। अच्छी बात यह है कि आधे घंटे के अच्छे तालमेल और मदद के बाद वे 6 लोग स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट से सफलतापूर्वक निकल गए। इस समय स्पिरिट मास्टर्स जो स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट में घुसने वाले थे, उन्होंने अंदर का शोर सुना। वे सब रुक गए और पीछे हट गए। स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट में एक और बीस्ट टाइप क्यों आया है? हम हंटिंग स्क्वाड कैसे बचेंगे? किसी स्पिरिट मास्टर ने जरूर कुछ बहुत कीमती स्पिरिट बीस्ट को उकसाया होगा ताकि इतनी खतरनाक बीस्ट टाइप शुरू हो जाए। मुझे उस स्पिरिट मास्टर का नाम पता मत चलने देना, वरना मैं उसे जरूर सबक सिखा दूंगा। इस समय एक गाड़ी में सवार होकर और स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट से पहले ही काफी दूर पहुंचकर जी वुमिंग के 6 लोगों के ग्रुप ने आखिरकार राहत की सांस ली। बच्चे, अगर लिंगलिंग थोड़ी देर से जागा होता तो हम सच में 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के घेरे में फंस गए होते। मुझे भी इतने सारे 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के हमले को हराने का ज्यादा भरोसा नहीं होता, खासकर तब जब उनमें से 10 से ज्यादा 50,000 साल के लेवल से ऊपर के हों। हाँ, किस्मत से हम किस्मत वाले थे, वरना अगर हम बच भी पाते तो कम से कम 1 या 2 महीने लग जाते या उससे ज्यादा भी लग जाता। जी वुमिंग मान गए, लेकिन अगले ही सेकंड में उन्होंने अचानक कहा, दादाजी, आप पहले यानयान और बाकी लोगों को हेवनडू सिटी वापस ले जाइए। मुझे अभी भी सीनियर यानगुडी के साथ कुछ मामले निपटाने हैं और मैं इस मेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न को भी ब्रेकिंग प्लान में से कीपिंग के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, जियालिंग पास में घुसने के बाद आगे बढ़ो। बस याद रखना कि हर चीज में सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए। डुगुबो जी वुमिंग को कुछ भी करने से नहीं रोकता था। इसके अलावा उसकी अभी की ताकत को देखते हुए उसके इस पोते ससुर को अब उसकी सुरक्षा की खास जरूरत नहीं थी। यानयान और दूसरों को वापस भेजने के बाद उसे खुद ब्रेकिंग प्लान में जाने में कोई हर्ज नहीं होगा। ये भाई यांग के साथ पॉइजन पाथ पर अपनी गहरी रिसर्च जारी रखने का एक अच्छा मौका होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जियालिंग पास में घुसने के बाद जी वुमिंग ग्रुप से अलग हो गए। वह फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज की ओर उड़ गए, जो ब्रेकिंग प्लान का नया पुश्तैनी घर था। फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज सनसेट फॉरेस्ट के उत्तर में थी और दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। 2-3 दिन उन्हें और घोड़े पर सवार होने के बाद जी वुमिंग आखिरकार फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज में एक गॉज पर पहुंचे। गॉज के नीचे जहरीली धुंध की एक परत है जो दुश्मन के हमलों के खिलाफ बचाव की पहली लाइन का काम कर सकती है। बुरा नहीं है, जी वुमिंग एक बहुत मोटी लोहे की चेन पर कूदा और पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। हालांकि लोहे की चेन वाला रास्ता छोटा था, लेकिन इसे बाहरी दुश्मनों से बचने का एक अच्छा तरीका माना जा सकता था। कोई कह सकता है कि अगर ब्रेकिंग प्लान के नए पुश्तैनी घर में जहरीली धुंध की रुकावट नहीं होती तो उसका पूरा लेआउट लगभग क्लियर स्काई सेट जैसा ही होता। नमस्ते अलायंस लीडर। फॉलिंग लीफ सिटी में दुकान चलाने के लिए जिम्मेदार कबीले के लोगों ने यानगुडी को जी वुमिंग के मैसेज के बारे में पहले ही बता दिया था। इस समय यानगुडी ब्रेकिंग कबीले के बुजुर्गों को लीड कर रहे थे और जी वुमिंग के आने का स्वागत करने के लिए नए पुश्तैनी घर के एंट्रेंस पर खड़े थे। 1.54 तानसान अपने छिपे हुए हथियारों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता था। सभी को किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, कृपया खड़े हो जाएं। यानगुडी के नेतृत्व में जी वुमिंग ब्रेकिंग प्लान के नए क्लैन ग्राउंड में गए। उनके बगल में यानगुडी ने कहा, लीडर, हमारे ब्रेकिंग प्लान के नए क्लैन ग्राउंड पहले से काफी अलग हैं। पहाड़ के नीचे हमारे पास 100 पॉइजन मिस्ट है, जिसे ब्रदर डू और मैंने बनाया है, जो हमारे सेट की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके बाद हमारे पास 3rd रैंक सोल टूल रेस हैं जो आपने सेट के अंदर स्टैंडर्ड वेपन के तौर पर दिए हैं। कबीले के मैदान के इलाके के साथ मिलाकर यह किले जितना मजबूत है और इसे बचाना आसान है, लेकिन हमला करना मुश्किल है। इसके अलावा हमारे कबीले ने फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज में दर्जनों एकड़ दवाइयों के खेत उगाए हैं। आधे साल के अंदर हमारा कबीला जरूर अपनी पहली अच्छी खासी इनकम कमा लेगा। जी वुमिंग ने यानगुडी की रिपोर्ट सुनते हुए कबीले के मैदान के अंदर का लेआउट देखा, वह बहुत खुश थे। अच्छा सीनियर यांग, आपके यहाँ होने से मैं आराम से हूँ। जी वुमिंग ने तुरंत 100 खजानों की थैली से एजोर सेंट यूनिकॉर्न को बाहर निकाला। उसके पास यानगुडी और यांग परिवार के बड़े बुजुर्ग एजोर सेंट पॉइजन यूनिकॉर्न को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर बहुत हैरान हुए। लीडर, क्या ये कोई जिंदा एजोर सेंट यूनिकॉर्न है? सोचिए, उस समय हमारे कबीले ने इसे 2 साल तक बिना किसी निशान के ढूंढा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज लीडर इसे पकड़ लेगा और इसके साइज को देखते हुए ये तो 10,000 साल का स्पिरिट बीस्ट भी है। यानगुडी ने अपने सामने एजोर सेंट यूनिकॉर्न को जलती हुई नजरों से देखा। यह एजोर सेंट यूनिकॉर्न बहुत ही दुर्लभ टॉप टियर हीलिंग स्पिरिट बीस्ट में से एक है। ये कहा जा सकता है कि इसका पूरा शरीर एक खजाना है, चाहे उसके बाद हो या उसकी लार। वे हमारे ब्रेकिंग प्लान की मेडिसिन रिफाइनिंग के लिए जरूरी औषधीय जड़ी बूटियां हैं। खासकर इसमें बहने वाला स्पिरिट बीस्ट ब्लड, जिसमें हल्की हीलिंग सोल पावर होती है। ये सभी मेडिसिनल जड़ी बूटियों को मिलाने और गोलियों की ओवरऑल मेडिसिनल पोटेंसी को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा सब्सटेंस है। ये 10,000 साल का एजोर सेंट यूनिकॉर्न भी कुछ ऐसा था जो मेरे दादाजी और मुझे संयोग से मिला था। ये स्पिरिट बीस्ट के फैमिली के ये लिंगलिंग के लिए 5वीं स्पिरिट रिंग के तौर पर काम करेगा और मुझे पता है कि हमारे ग्रुप को इस तरह के हीलिंग एट्रीब्यूट वाले स्पिरिट बीस्ट की तुरंत जरूरत है। इसलिए ये लिंगलिंग के लेवल 50 तक पहुंचने से पहले ये स्पिरिट बीस्ट सीनियर यांग के पास है। लेकिन एक बात, इसे बिल्कुल मरने मत देना। ये सुनकर यानगुडी पहले ही एजोर सेंट यूनिकॉर्न के पास जा चुका था और दोनों हाथों से उसके शरीर को धीरे से सहला रहा था। उसकी बढ़ती हुई एनर्जी ने यानगुडी को और भी एक्साइटेड कर दिया। लीडर, इससे आपने जो टॉप ग्रेड मेडिसिनल जड़ी बूटियां मुझे दी थी, उन्हें गोलियों में बदलने का सक्सेस रेट 40% बढ़ जाएगा और बनने वाली गोलियों की संख्या भी दोगुनी या तिगुनी हो सकती है। कोई इस 10,000 ईयर एजोर सेंट यूनिकॉर्न को मेरे मेडिसिन गार्डन में ले जाओ और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। थोड़ी देर बाद पहाड़ों के नीचे फॉलिंग स्टार सिटी से कुछ लोग वैगन पर बैठकर एक के बाद एक सामान के टोकरे गॉज की ओर खींच रहे थे। यंग मास्टर, पहले हमारे 4 सिंगल एट्रीब्यूट प्लान हर 4 साल में एक बार मिलते थे। ये बूढ़ा बकरा सबसे जिद्दी था और उसने हेवन डू एम्पायर में आने से मना कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार अपनी उस बुरी जगह को छोड़ने को तैयार होगा। कुछ हथियार बनाने के बहाने उससे बात करने का ये सही मौका है। लेकिन उस समय ओल्ड मास्टर से ओल्ड गोड का ब्रेकिंग प्लान भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जिसमें लगभग आधे क्लैन के लोग हार गए थे। क्योंकि इस बार यंग मास्टर मेरे साथ जा रहा है, इसलिए तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम ओल्ड मास्टर के बेटे हो। नहीं तो ओल्ड गोड के स्वभाव को देखते हुए वह जरूर दुश्मन बन जाएगा। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि टाइटन था, जो स्ट्रेंथ क्लैन से ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के डिवाइन क्राफ्ट्समैन में से एक था। उसके बगल में नीले कपड़े पहने, नीले बालों वाला तानसान बैठा था, जो दिखने में काफी हैंडसम था और उसने अपनी कमर पर 24 मूनलाइट ब्रिज पहने हुए थे। आधे महीने पहले जब टैंग सैन और दूसरे लोग ब्लू टाइडेंट एकेडमी में शामिल हुए, तो एकेडमी का नाम बदलकर श्रेक कर दिया गया। जियाओ की खूबसूरती ने तुरंत ओरिजिनल ब्लू टाइडेंट एकेडमी के ताइलॉन का ध्यान खींचा। जब उसका पीछा नहीं छूटा तो उसने टैंग सैन से मुकाबला किया। ओरिजिनल प्लॉट की तरह छोटे को मारने से पुराना बाहर आ गया। जब टैंग सैन का सामना लेवल 85 टाइटन से हुआ तो उसने अपनी क्लियर स्काई हैमर मार्शल सोल का इस्तेमाल किया और इस तरह टाइटन ने उसे मास्टर मान लिया। उसी समय जब ब्रेकिंग क्लैन ने स्ट्रेंथ क्लैन से 3rd रैंक सोल टूल रेस के लिए अलग-अलग पार्ट्स बैच में बनवाए, तो टैंग सैन ने ये मैकेनिज्म टाइप वेपन देखा जो टैंग सेट हिडन वेपन्स जैसा था। इस वजह से टाइटन टैंग सैन को ब्रेकिंग क्लैन में ले आया। मैं अपने पिता का जिक्र क्यों नहीं कर सकता? इस समय वैगन में सबसे आगे बैठा टैंग सैन शक से भरा हुआ था। उसके पिता एक गांव में बस एक छोटे से लोहार थे, उन्हें ब्रेकिंग क्लैन से कोई गहरी नफरत नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि मास्टर ने तुम्हें ये बातें नहीं बताई, इसका मतलब है कि वह नहीं चाहते कि तुम्हें पता चले। इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें बस याद रखना है, ओल्ड गोड के सामने कभी भी मास्टर का नाम मत लेना। तानसान सिर्फ सहमति में सिर हिला सका, क्योंकि टाइटन और स्कूल मास्टर निंग उसे ऐसे राज बताने को तैयार नहीं थे। इसलिए वह भविष्य में अपने पिता से मिलने पर ही उनसे खास बातें पूछ सकता था। वह हमेशा अपने पिता पर विश्वास करता था। अगर उसके पिता ने कुछ गलत भी किया होगा तो वह मजबूरी में ही किया होगा। और अब वह स्पिरिट टूल का और भी ज्यादा इंतजार कर रहा था, जो हिडन वेपन्स जैसा नहीं था, फिर भी उनसे बहुत मिलता जुलता था। ये कितना पावरफुल था? टीचर के अनुसार स्टोरेज सोल टूल्स के अलावा कॉन्टिनेंट पर गॉडली के क्रॉसओवर जैसे बहुत कम ऑफेंसिव टाइप स्पिरिट टूल्स हैं। और अगर ऑफेंसिव स्पिरिट टूल्स हैं भी तो उनकी पावर ज्यादा नहीं है।
लेकिन ब्रेकिंग क्लैन इन स्पिरिट टूल्स को बैच में इक्विप करने के लिए इतनी मेहनत और खर्च क्यों करेगा? फिर भी वह पहले जांच करेगा। अगर इन स्पिरिट टूल्स की पावर काफी ज्यादा थी तो शायद वह गॉडली ज़ुगे क्रॉसओवर को और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता था। क्लान लीडर टाइटैन, हम आ गए हैं। प्लीज आगे उस पॉइजन बैरियर के पास मत जाना। ये पॉइजन एक नया बहुत जहरीला सब्सटेंस है जिसे हमारे क्लैन लीडर ने बनाया है। अगर कोई टाइटल डुलुओ भी आता है तो एक पल की लापरवाही उन्हें खून के तालाब में बदल देगी। एक कबीले के आदमी ने गाड़ी से कूदकर उन्हें प्यार से याद दिलाया, एक मिनट रुको, कोई हमारा स्वागत करने के लिए बाहर आएगा। टाइटैन ने अपने सामने बिना तली वाले हरे जहर के बैरियर को देखा और खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं सका। बूढ़ा बकरा उम्र बढ़ने के साथ-साथ और डरपोक कैसे हो गया है? अपने कबीले के मैदान के सामने जहरीली धुंध की इस परत से ढक रहा है। क्या वह स्पिरिट हॉल से बच रहा है? लेकिन जैसे ही टैंक सान ने जहरीले धुंध को देखा और उससे निकलने वाली हल्की गैस को सूंघा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। यहाँ तक कि वह जो टैंक सैक का शिष्य और टैंक सैक का जहर एक्सपर्ट था, इस जहर का हल नहीं निकाल सका। अगर कोई टाइटल वाला डोलुओ सच में गुस्सा आता तो उसके हिसाब से वह टाइटल वाला डोलुओ पक्का 4 मिनट के अंदर मर जाता। थोड़ी देर बाद यांगबुडी जहरीले धुंध से बाहर आया और टाइटैन को मुस्कुराते हुए देखा। बूढ़े ओरंगुटान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस डिलीवरी के लिए खुद आओगे। बूढ़े बकरी, पिछली बार मिलने के बाद से हम 3 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। अब जब तुम्हारा पूरा खानदान हेवन डू में चला गया है तो मैं तुमसे मिलने कैसे नहीं आ सकता? टाइटैन भी बहुत खुश लग रहे थे। बोलते बोलते उनकी नजर यांगबुडी के पास जीवोमिंग पर गई। जब उन्होंने जीवोमिंग को देखा तो वे भी चौंक गए। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि योंगर अब ऐसा दिखेगा। उसे सच में ये बेमिसाल लुक विरासत में मिला है। वह बहुत हैंडसम है। बस ये सफेद बाल उसे थोड़ा बुरा दिखाते हैं। ये देखकर यांगबुडी ने जल्दी से उसे समझाया, बूढ़े ओरंगुटान, तुम्हारी आंखें कहां देख रही हैं? ये बच्चा योंगर नहीं है बल्कि मेरे एक अच्छे दोस्त का पोता है। 155, ये साहित्यिक चोरी है, एक शर्मनाक काम है। ये सुनकर जीवोमिंग तुरंत बोला, मेरा नाम जीवोमिंग है। आज मैं ब्रेकिंग क्लैन में खास तौर पर अपने दादाजी के सौंपे कुछ मामलों को संभालने आया हूं। जीवोमिंग, टाइटैन और तानसान ने अपने सामने गर्व से खड़े उस खूबसूरत नौजवान को देखा, उनका दिल बहुत हिल गया। ये जीवोमिंग था जिसे हेवन डू रॉयल एकेडमी का नंबर 1 जीनियस माना जाता था। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि जीवोमिंग हेवन डू रॉयल एकेडमी में वापस आ गए हैं। आज आपको देखकर आपकी रेपुटेशन सच में बहुत अच्छी है। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि जीवोमिंग हेवन डू रॉयल एकेडमी में वापस आ गए हैं। आज आपको देखकर आपकी रेपुटेशन सच में बहुत अच्छी है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि बूढ़े बकरे तुम्हारी उस बूढ़े जहर से दोस्ती है। इस समय जीवोमिंग से आ रहे सोल किंग लेवल सोल पावर के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए टाइटैन जलन महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये वह दामाद था जिसे टाइटल डुलुओ पसंद करता था। इतनी कम उम्र में वह पहले ही सोल किंग लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन तानसान को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसके सामने खड़ी जीवोमिंग डुगु यान की प्रेमिका थी जिससे उसे थोड़ा बुरा लगा। फिर भी उसने बहुत विनम्रता से कहा, तानसान सीनियर यांगबुडी को अपना सम्मान देते हैं। नमस्ते भाई जी, तानसान, तुम्हारा सरनेम तांग है। टैंग सरनेम सुनकर यांगबुडी ने गुस्से से टैंग सैन को घूरा। ये देखकर टाइटैन ने जल्दी से मामला शांत किया। बूढ़े बकरे, तुम हद पार कर रहे हो। टैंग सैन का सरनेम टैंग है और उसकी स्पिरिट भी ब्लू सिल्वर ग्रास है। उसका तुम्हारे दुश्मन से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर यांगबुडी का गुस्सा धीरे-धीरे खत्म हो गया। बच्चे, मैं माफी चाहता हूं। मैं जल्दबाजी में था। एक तरफ खड़े जीवोमिंग का सच सामने लाने का कोई इरादा नहीं था। द रेकलेस हस्बैंड्स डेड वाइफ डोलुओ के अंधेरे में छिपे होने के डर के अलावा ब्रेकिंग क्लैन और स्ट्रेंथ क्लैन के बीच का रिश्ता भी था। हालांकि टाइटैन के लीडरशिप वाले स्ट्रेंथ क्लैन का नेचर बहुत सख्त गुलामी वाला था और उसे खुद उनके बारे में अच्छी इमेज नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेकिंग क्लैन और स्ट्रेंथ क्लैन के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। अगर वह बीच में ही तानसान की पहचान बता देता, यह जरूर उसे विलेन बना देगा जिसने दो कबीलों के बीच के करीबी रिश्ते को खत्म कर दिया। विलेन का लेबल लगने के बाद यांगबुडी अब उसके साथ पहले जैसी ईमानदारी से पेश नहीं आएगा और जिस सेट की नींव उसने इतनी मेहनत से बनाई थी वह ढह जाएगी। बेशक एक और बात थी, स्ट्रेंथ क्लैन पूरे हेवन डू एम्पायर में सिस्टमैटिक हथियार बनाने के लिए सबसे अच्छा परिवार था जो ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के बाद दूसरे नंबर पर था। अभी भी स्पिरिट टूल के बाहरी और अंदरूनी शेल का बैच प्रोडक्शन उन्हीं पर निर्भर था। सीनियर, आप बहुत दयालु हैं। इस समय टैंग सैन खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। खुशकिस्मती से उसने अपने पिता का नाम नहीं लिया था, नहीं तो इस सीनियर की पर्सनैलिटी को देखते हुए वह पक्का हमला कर देता। थोड़ी देर बाद जब सब लोग जहरीले धुंध से गुजरे तो ब्रेकिंग क्लैन का आर्किटेक्चरल स्टाइल देखकर टाइटैन इमोशनल हो गया। उफ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी में भी पहले जैसा नजारा देख पाऊंगा। बूढ़े ओरंगुटान, उन लोगों ने हमें छोड़ दिया और हमारे कबीले के लोगों को दुखद मौत दी, फिर भी तुम उनके लिए अपनी भावनाएं संजोए हुए हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हें बस चले जाना चाहिए। मेरा ब्रेकिंग कबीला उन लोगों को देख नहीं सकता। यांगबुडी भी टाइटैन की अचानक पुरानी यादों से बहुत निराश थे। अगर उन्हें नहीं लगता था कि क्लियर स्काई सेट का लेआउट और कुल मिलाकर बचाव के तरीके ठीक थे तो उन्होंने बहुत पहले ही किसी से बेहतर डिजाइन बनवा लिया होता। इस समय जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, टाइटैन जो उनके बगल में था ने पूछा, बूढ़े बकरे, मुझे हैरानी है कि तुम क्यों चाहते हो कि हमारा स्ट्रेंथ क्लैन इतने सारे सोल टूल पार्ट्स बनाने में तुम्हारी मदद करे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ब्रेकिंग क्लैन ने कुछ खोई हुई सोल टूल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है? मेरे कबीले ने सोल टूल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं की है। हमने बस एक या दो स्पिरिट टूल्स को बेहतर बनाया है। वे बहुत शक्तिशाली नहीं है और मुश्किल समय में मुश्किल से ही किसी की जान बचा सकते हैं। यांगबुडी ने अपने पुराने दोस्त को सोल टूल रे के बारे में ज्यादा खास जानकारी डिटेल में नहीं दी। आखिर सोल टूल रे को अलायंस लीडर ने खुद बनाया था और यह स्पिरिट मास्टर की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए ब्रेकिंग क्लैन का ट्रम्प कार्ड था। खासकर थोड़ी सी सोल पावर खर्च करके किसी स्पिरिट या बिना तैयारी वाले स्पिरिट एंसेस्टर को सीधे मारने की पावर। इससे थर्ड रैंक सोल टूल रे किसी भी सोल मास्टर सेट के लिए एक स्टैंडर्ड जरूरत बन गई। टाइटैन ने उत्सुकता से पूछा, ओह क्या ऐसा है? क्या कोई तैयार स्पिरिट टूल है जिसे मैं देख सकूं? यह बेशक कोई समस्या नहीं है। जीवोमिंग से मंजूरी मिलने के बाद यांगबुडी ने अपने स्टोरेज सोल टूल से एक सुनहरी गोल्ड ढाल निकाली और टाइटैन को दे दी। ये वह स्पिरिट टूल है जिस पर मेरा कबीला निर्भर करता है। इतना छोटा, मुझे डर है कि 10वीं रैंक या उससे ऊपर का सोल मास्टर भी इसे सीधे तोड़ सकता है। टाइटैन ने अपने बहुत मोटे दाहिने हाथ से थर्ड रैंक सोल टूल रे उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसके बगल में टैंग सैन, जिसकी पर्पल डेमन आई पहले ही माइक्रोस्कोपिक दायरे तक पहुंच चुकी थी, इस स्पिरिट टूल को देखकर बहुत हैरान हुआ जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और कहा, इतना छोटा मैकेनिकल प्रिसिजन वेपन। मुझे हैरानी है कि सीनियर यांग को ये कहां से मिला। इस समय टैंग सैन ने थर्ड रैंक सोल टूल ले लिया। जितना ज्यादा वह उसे देखता उसे बहुत ही शानदार लगता। हालांकि वह अंदर का स्ट्रक्चर नहीं देख पा रहा था, लेकिन ये बात कि एक हथियार इतना छोटा बनाया जा सकता है उसकी टेक्निकल कारीगरी की गहराई दिखाती है। बदकिस्मती से चीज जितनी छोटी होगी उसकी पावर उतनी ही कम होगी। मुझे सिर्फ मेडिसिन रिफाइनिंग समझ में आती है, मुझे ये स्पिरिट टूल समझ नहीं आते। असल में ये स्पिरिट टूल्स के जी ने बनाए थे। डिटेल्स के लिए बस इस बच्चे से पूछ लो। यांगबुडी ने जीवोमिंग की तरफ उंगली उठाई जो उसके बगल में था। जीवोमिंग ने ज्यादा समझाया नहीं, उसने बस हाथ बढ़ाकर थर्ड रैंक सोल टूल रे की वापसी का इशारा किया और तुरंत उसमें सोल पावर डाल दी। एक पल में पूरी छोटी गोल्ड शील्ड तेजी से वाइब्रेट हुई और फिर कई बार फैल गई। बड़ी गोल्ड शील्ड से 350 सेंटीमीटर लंबी कैनन बैरल निकली। टैंग सैन ने जीवोमिंग के हाथ में बड़े हुए थर्ड रैंक सोल टूल रे को खाली नजरों से देखा। एक पल के लिए उसे सच में लगा कि स्पिरिट टूल में उन हिडन वेपन से नकल के एलिमेंट्स हैं जिन्हें उसने पहले ही दुनिया के सामने दिखा दिया था। उसने जल्दी से कहा, ये नामुमकिन है। क्या तुम्हारा ये स्पिरिट टूल मेरे साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली ज़ुगे क्रॉसओवर का इस्तेमाल करके मॉडिफाई किया गया नया हथियार है? ये प्लेजरिज्म है, एक शर्मनाक काम है। तुम्हारी चीजों की चोरी किसने की? यह एक स्पिरिट टूल है जो मुझे लंबे समय तक मॉडिफिकेशन के बाद मिला है। और तुम्हारी वो चीजें क्या हैं जिन्हें साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली ज़ुगे क्रॉसओवर कहते हैं? मैंने तो उनके बारे में कभी सुना भी नहीं है। जीवोमिंग टैंग सैन के अचानक झूठे आरोप से चुप रह गए। बहुत टैंग सैन आज ही मिले थे, फिर भी टैंग सैन ने दावा किया कि उन्होंने उनकी चीजें चुराई हैं। जीवोमिंग ने मोटी चमड़ी वाले लोग देखे थे, लेकिन उसने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा था। तुरंत तानसान ने साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली ज़ुगे क्रॉसओवर निकाला और उन्हें अपनी हथेली में रख लिया। किस्मत से गॉडली ज़ुगे क्रॉसओवर ने अपना रूप नहीं बदला, लेकिन एक बटन दबाने के बाद साइलेंट स्लीप डार्ट 3 बार मुड़ा और फैला और आयरन शीट का आकार ले लिया। ये साइलेंट स्लीप डार्ट मैंने खुद बनाया है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हालांकि आपके स्पिरिट टूल जैसा नहीं है, लेकिन इसमें काफी समानता है। 156, 10,000 गोल्ड सोल कॉइन का सेट। उन्हें पैसे का बहुत शौक है। यांगबुडी, तानसान के पहले हमले से बहुत नाराज था। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे साइलेंट स्लीप डार्ट जैसे स्ट्रक्चर वाले कॉन्टिनेंट के हर हथियार को तुमसे कॉपी किया गया होगा। कॉन्टिनेंट के हजारों साल के इतिहास को देखते हुए भले ही बहुत सारी स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी खत्म हो गई हो, लेकिन इसका तुम्हारे साइलेंट स्लीप डार्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पुराने ओरंगुटान के लिए इस तरह का स्पिरिट टूल चाहिए तो हम आपको रिसर्च के लिए एक सेट देने को तैयार हैं। लेकिन आप टैंग सैन ऐसा चेहरा दिखाते हैं, ये सच में बहुत ज्यादा घिनौना है।
यांग बुरी का चेहरा धीरे-धीरे गुस्से में बदलते देखकर टाइटैन ने तुरंत समझाया, इस बच्चे को स्पिरिट टूल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसीलिए उसने वो गलत शब्द कहे। बूढ़े बकरे, मैंने अपनी आंखों से इस बच्चे के हाथों में ज़ुगे गॉडली क्रॉसबो और साइलेंट स्लीप डार्क की ताकत देखी है। स्पिरिट एंसेस्टर के सामने भी ये दो तरह के हिडन वेपन्स काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात बदलते हुए यांग बुरी ने टाइटैन का दिया हुआ गॉडली ज़ुगे क्रॉसबो ले लिया। कुछ नजरें डालने के बाद उसने नफरत से ज़ुगे गॉडली क्रॉसबो वापस कर दिया। यह ज़ुगे गॉडली क्रॉसबो किजी के बनाए थर्ड रैंक सोल टूल जितना काम का नहीं है। जिसने स्पिरिट टूल नहीं देखा है उसके लिए ये सच में एक चालाक डिवाइस है, लेकिन हमारे लिए यह न तो यहाँ है और न ही वहाँ। हालांकि गॉडली ज़ुगे क्रॉसबो अपने फायरिंग के मकसद को पूरा करने के लिए एक सटीक स्ट्रक्चर और अलग-अलग हिस्सों के तालमेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन उनके अपने अलायंस लीडर के बनाए स्पिरिट टूल को फायरिंग जल्दी पूरी करने के लिए सिर्फ सोल पावर की जरूरत होती है। वह यांग बुरी सच में ज़ुगे गॉडली क्रॉसबो का इस्तेमाल करने के आदी नहीं थे। टैंग सेन यांग बुरी के मन की बातों से अनजान इस दुनिया में आने के बाद से अपने सबसे गर्व वाले हिडन वेपन्स काम को देख रहा था। ये स्कूल मास्टर निंग की नजर में बहुत पॉपुलर था, तो यांग बुरी के सामने इसे कचरे जैसा क्यों समझा गया। खासकर जी वुमिंग के प्रति उनका रवैया ये लगभग उतना ही सम्मानजनक था जितना एक संप्रदाय का सदस्य किसी संप्रदाय के गुरु को देखकर करता है। टाइटैन भी यांग बुरी के किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति इतने पक्षपाती होने से काफी नाखुश थे। ये बस एक छोटा सा स्पिरिट टूल था, क्या इसकी पावर सच में गॉडली ज़ुगे क्रॉसबो के बराबर हो सकती है? उन्हें पक्का यकीन था कि ओल्ड मास्टर की साधना में यंग लॉर्ड के बनाए हिडन वेपन्स छोटे स्पिरिट टूल से जरूर ज्यादा ताकतवर थे। बूढ़े बकरी, क्योंकि हम दोनों स्पिरिट टूल्स और हिडन वेपन्स के बारे में बहुत बहस कर रहे हैं, तो क्यों न दोनों बच्चों को इन दो वेपन्स की खास पावर को टेस्ट करने के लिए कोई जगह ढूंढने दी जाए, कैसा रहेगा? बच्चे जी, आप क्या सोचते हैं? ये सुनकर जी वुमिंग ने खुश होकर कहा, ठीक है, तो चलो एक कंपटीशन करते हैं। वह ये भी देखना चाहता था कि उसके बनाए गए थर्ड रैंक सोल टूल के बेहतर वर्जन और ज़ुगे गॉडली क्रॉसबो में से कौन ज्यादा पावरफुल है। जल्द ही टैंग सेन और जी वुमिंग मार्शल आर्ट्स फील्ड के एक तरफ पहुंच गए। दोनों ने सीधे आगे देखा और लगभग एक ही समय में दो बहुत अलग आवाजें सुनाई दी। 50 मीटर दूर 50 सेंटीमीटर मोटे ग्रेनाइट स्लैब पर शूटिंग के दो अलग-अलग लेवल के रिजल्ट दिखे। एक छेद क्रॉसबो जैसा था जिसमें 16 छेद थे, जबकि दूसरा छेद लगभग 10 सेंटीमीटर डायमीटर का एक बड़ा छेद था और इससे पैदा होने वाली ताकत यहीं नहीं रुकी। 30 मीटर पीछे उसी मोटाई के दो और ग्रेनाइट स्लैब भी गोली से उड़ गए। ये देखकर टाइटान और तांगसान दोनों डर गए। ये बहुत छोटा स्पिरिट टूल इतनी ताकत से कैसे फट सकता है? इसकी रेंज असल में लगभग 130 मीटर तक है। टैंग सेन को अभी यकीन नहीं हुआ। दौड़कर और ध्यान से देखने के बाद वह भी सटीक और बहुत छोटे थर्ड रैंक सोल टूल को देखकर हैरान रह गया, जिसमें साइलेंट स्लीप डार्क के फोल्डेबल, श्रिंकेबल और एक्सटेंडेबल फीचर्स थे। इस थर्ड रैंक सोल टूल की पावर के हिसाब से पावर अटैक टाइप सोल एंसेस्टर पर सीधे हमला करना पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ज़ुगे गॉडली क्रॉसबो किसी स्पिरिट एंसेस्टर पर सीधे हमला करे तो मुश्किल बहुत ज्यादा होगी। हालांकि तांगसान जल्दी ही अपने सरप्राइज से उबर गया और खुद को दिलासा दिया, मेरा ज़ुगे गॉडली क्रॉसबो असल में एक हिडन वेपन है, एक ऐसा वेपन जो परछाई से फायर किया जाता है। भले ही इसकी पावर इस थर्ड रैंक सोल टूल से थोड़ी खराब हो, टैंग सेन हिडन वेपन टेक्निक के साथ यह अभी भी पावर अटैक टाइप सोल एंसेस्टर पर वही असर डाल सकता है। टाइटैन, जो खुद एक दिव्य कारीगर था, नए हथियारों का और भी ज्यादा दीवाना था। खासकर जी वुमिंग के बनाए थर्ड रैंक सोल टूल की ताकत देखने के बाद उसकी इच्छा और भी बढ़ गई। बूढ़े बकरी, क्या तुम्हारे ब्रेकिंग प्लान के पास ये तैयार थर्ड रैंक सोल टूल और हैं? मैं अपने स्ट्रेंथ प्लान के सदस्यों को इक्विप करने के लिए एक या 200 सेट खरीदने का प्लान बना रहा हूं। बूढ़े ओरंगुटान, यह मेरे ब्रेकिंग प्लान का मेन हथियार है। भले ही हमारे दोनों प्लान के बीच दोस्ती बहुत अच्छी हो, मेरा प्लान इन्हें बैच में नहीं बेचेगा। इसके अलावा यह मामला सिर्फ मेरे लिए तय करने का नहीं है, ये किक जी पर निर्भर करता है। अगर वह मान जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। टाइटैन के प्रपोजल के बारे में यांग बुरी को लगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर ब्रेकिंग प्लान और स्ट्रेंथ प्लान के बीच का रिश्ता वही था। लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले बताया था, ये थर्ड रैंक सोल टूल उनके ब्रेकिंग प्लान के लिए भविष्य में स्पिरिट हॉल का विरोध करने के लिए एक बड़ा किला हथियार था। अगर इसे बैच में बेचा जाता और अगर किसी को ब्रेकर थ्रू पॉइंट मिल जाता तो थर्ड रैंक सोल टूल रखने का फायदा पूरी तरह खत्म हो जाता। टाइटैन भी यांग बुरी की चिंताओं को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने जी वुमिंग से पूछा, बच्चे, क्या तुम ये थर्ड रैंक सोल टूल बेचते हो? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद जी वुमिंग ने एक शब्द कहा, बेचो। हर सेट में कितने सोने के सिक्के हैं? 10,000 सोने के सिक्के। ये सुनकर टाइटैन भी उसकी बताई कीमत से हैरान रह गया। क्या 10,000 सोने के सिक्के? मैंने जो सामान डिलीवर किया है उसके लिए भी सामान और लेबर का खर्च मिलाकर 10,000 सोने के सिक्कों से थोड़ा ज्यादा है। और तुम सच में एक सेट के लिए 10,000 सोने के सिक्के चाहते हो? ये तो दिनदहाड़े लूट है। टाइटैन ने यांग बुरी के लिए अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की, नहीं तो वह जरूर सवाल करता कि जब वह खरीदना चाहता था और यह बच्चा बेचना चाहता था तो कीमत इतनी ज्यादा क्यों होगी? जी वुमिंग टाइटैन का गुस्सा देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने तरीके से समझाया, अभी के कॉन्टिनेंट पर मेरे जैसे पावर वाले स्पिरिट टूल्स मौजूद हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पहले ही खत्म हो चुकी है। मेरा थर्ड रैंक सोल टूल ब्रेकिंग प्लान के सर्वाइवल का मामला है। अगर इसे बेचना है तो कीमत वही है जो है। शुरू में उसने अपने बनाए स्पिरिट टूल्स को बेचने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उसने यांग बुरी के लिए बिना मन के कुछ बेच दिए। कीमत ज्यादा होना आम बात थी। जहां तक तांगसान की बात है तो वह बिना सोचे समझे जी वुमिंग से हैरान तो था, लेकिन उसके पास इस इंसान के लिए एक नई परिभाषा भी थी, लालची। यहाँ तक कि उन्होंने जो गॉडली ज़ुगे क्रॉसबो बनाया था उसे 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल को सिर्फ 1000 सोने के सिक्कों प्रति सेट में बेचा गया था, फिर भी जी वुमिंग अपना क्रॉसबो 10,000 में बेच रहे थे। वह पैसे के लिए पागल होगा। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह बेचना चाहता है, लेकिन असल में उसने जानबूझकर कीमत बढ़ाई ताकि खरीदार पीछे हट जाए। ये कहना ही होगा कि जी वुमिंग एक पाखंडी था। अगर जी वुमिंग तांग संप्रदाय के जमाने में होता तो वह इस पाखंडी को बहुत पहले ही मार डालता। 157 उसकी पहचान उजागर हो गई है और यांग बुरी का जानलेवा इरादा जाग गया है। जैसे ही टाइटैन अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल करके यांग बुरी को कीमत कम करने के लिए मनाने की तैयारी कर रहा था, तांगसान ने सीधे वह बैंक कार्ड निकाल लिया जो निंग फैंगजी ने उसे हिडन वेपन्स ऑर्डर के लिए दिया था। इस कार्ड में सीनियर टाइटैन को पहले दिए गए 300,000 गोल्ड सोल कॉइन के अलावा 700,000 गोल्ड सोल कॉइन भी हैं। सीनियर टाइटैन, मुझे अभी इस पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसे पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। 700,000 थर्ड रैंक सोल टूल की 70 यूनिट खरीदने के लिए काफी हैं। नहीं लिटिल सैन, मैं ताकत वाले कबीले का मुखिया एक बच्चे का पैसा कैसे ले सकता हूँ? अब मुझे लगता है कि तुम्हारे हिडन वेपन्स स्पिरिट टूल से कहीं ज्यादा काम के हैं। टाइटैन तांगसान के काम से बहुत खुश हुआ। यंग लॉर्ड सच में बहुत दयालु था, उसकी पर्सनैलिटी और यंग मास्टर से बहुत मिलती जुलती थी। दोनों ही दोस्ती और वफादारी को महत्व देने वाले लोग थे। टाइटैन ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा वह उतना ही ज्यादा इमोशनल होता गया और उसकी भावनाएं और ज्यादा परेशान होती गईं। अनजाने में वह असल में तांगसान की ओर एक घुटने पर बैठ गया, अपने हाथों को सैल्यूट की तरह मोड़ा और कहा, धन्यवाद यंग लॉर्ड। यंग लॉर्ड, ओल्ड ओरंगुटान, तुम सच में एक बच्चे को यंग लॉर्ड कहते हो? यांग बुरी, जो शुरू में उन दोनों के मिलने से बहुत खुश था, ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके दिमाग में वह सीन घूम रहा था कि कोई ऐसा इंसान जो ब्रेक प्लान के क्लैन हेड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे और उसे यंग लॉर्ड कह दे। धप धप यांग बुरी ने अपना पैर पटका जिससे जमीन फट गई। इस समय उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह गाली दे रहा था। कोई हैरानी नहीं कि मुझे लगा कि वह किसी जैसा दिखता है। टैंग सरनेम और तुम्हें ओल्ड ओरंगुटान को इस तरह नीचा दिखाने के काबिल बनाने के साथ वह जरूर टैंग हाउ का बेटा होगा। ओल्ड ओरंगुटान, तुमने तो उसकी पहचान छिपाने में भी उसकी मदद की। तुम दोनों यहाँ से तुरंत निकल जाओ। मेरा ब्रेकिंग प्लान क्लियर स्काई सेट का स्वागत नहीं करता और हम निश्चित रूप से टैंग हाउ से जुड़े किसी भी व्यक्ति का स्वागत नहीं करते। चले जाओ। इस समय यांग बुरी के शरीर के चारों ओर सोल पावर पहले ही फूट चुकी थी। उसने अपने हाथ में सोल ब्रेकिंग स्पीयर पकड़ा और गुस्से से बोला। इस समय टाइटैन को एहसास हुआ कि उसकी पिछली हरकतें कितनी गंभीर थीं। वह तुरंत धीरे से आगे बढ़ा और उसे मनाने के लिए अपना हाथ उठाया। बूढ़े बकरे, मुझे पता है कि तुम्हारे ब्रेकिंग कबीले को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी, लेकिन ये सब पुरानी पीढ़ी की वजह से है। इसका टैंग सैन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक इसलिए क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तांगसान तांग हाउ का बेटा अभी मेरे सामने खड़ा हो सकता है। ये सुनकर तांगसान अब और सहन नहीं कर सका। सीनियर यांग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे पिता ने आपको कैसे नाराज किया? आप मेरे पिता के अतीत को क्यों पकड़े हुए हैं? क्यों? तुमने क्या कहा? यांग बुरी बोलते हुए और ज्यादा परेशान हो गया। उसके सोल ब्रेकिंग स्पीयर की नोक सीधे टैंगसान की तरफ थी। लगता है तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता। ऐसे में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे पिता टैंग हाउ तुम्हारी मां की वजह से स्पिरिट हॉल के दुश्मन बन गए थे। तुम्हारे पिता के पीछे का सेट क्लियर स्काई सेट ने इसके लिए सेट को बंद करके अकेले रहने का फैसला किया और उन्होंने हमें 4 सिंगल एट्रिब्यूट प्लान्स को छोड़ दिया। मेरे ब्रेकिंग प्लान ने इस वजह से अपने आधे से ज्यादा सदस्य खो दिए और 1 दशक से ज्यादा समय से हम चीटियों की तरह जी रहे हैं, जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पिता जैसा आदमी मरने के लायक है? ये सब उनकी और क्लियर स्काई सेट की वजह से है कि मेरे ब्रेकिंग प्लान को इतनी बुरी हालत झेलनी पड़ी।
जैसे ही यान गुडी आगे बोलना चाहता था, उसके बगल में खड़े टाइटन ने अपने बंदर जैसे फेफड़ों से धार लगाई। बस वह तो अभी बच्चा है, तुम उसे इतनी नफरत के बारे में क्यों बता रहे हो? बूढ़े ओरंगुटान, जब क्लियर स्काई सेक्ट ने हमें छोड़ दिया तो तुम्हारे स्ट्रेंथ क्लैन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जाहिर है तुम उस टैंग हाउ के लिए बायस्ड हो सकते हो, इस हद तक कि अभी तुम उसे मास्टर कहने की अपनी आदत नहीं बदल सकते। मैं तुमसे पूछता हूं, जब से हम 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैन को छोड़ दिया गया है, क्या तुमने अभी क्लियर स्काई सेक्ट में लौटने के बारे में सोचा है? यान गुडी के सवाल के बारे में टाइटन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं। तो फिर आज तक आपने उन्हें बुलाने का अपना तरीका क्यों नहीं बदला? आप उनके बेटे को यंग लॉर्ड कहते हैं, तो आपको जरूर उन्हें मास्टर कहना चाहिए। इस समय टाइटन यान गुडी के सवाल से पूरी तरह हैरान रह गया। एक पल के लिए उसे सच में समझ नहीं आया कि यान गुडी के सवाल का जवाब कैसे दे। क्योंकि ब्रेकिंग क्लैन की ज्यादातर इंडस्ट्री हेवन डू सिटी में थी, इसलिए क्लियर स्काई सेक्ट के एकांत में जाने के बाद उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और उन्हें क्लियर स्काई सेक्ट के फायदे भी याद थे। क्या अवाक, मैंने सही निशाना लगाया है? बूढ़े बकरे, तुम्हारा बर्ताव ही काफी है। हाउ ए भी एक समर्पित इंसान है। असल में इस सब का इल्जाम स्पिरिट हॉल पर ही होना चाहिए। अगर वे बहुत ज्यादा लालची नहीं होते तो हाउ ए उनसे कैसे लड़ पाता? जब टैंग सेन ने उन दोनों बुरे लोगों की बातें सुनी, हालांकि उसने सिर्फ आम बातें सुनी और ज्यादा डिटेल्स नहीं सुनी, तो ये साफ था कि उसके पिता गलत नहीं थे। हालांकि क्लियर स्काई सेक्ट का 4 सिंगल एट्रीब्यूट प्लान्स को छोड़ना वाकई में प्रॉब्लम वाली बात थी, लेकिन असल में ये रिश्ता तोड़ने का फैसला था, क्योंकि क्लियर स्काई सेक्ट 4 सिंगल एट्रीब्यूट प्लान्स को शामिल नहीं करना चाहता था। असली वजह ये थी कि स्पिरिट हॉल को अपनी मां की किसी चीज का लालच था, जिसकी वजह से आखिरकार ब्रेकिंग प्लान की हालत हुई। बूढ़े ओरंगुटान, तुमने आखिरकार अपने दिल की बात कह ही दी। अब हमारे बीच कहने के लिए और कुछ नहीं है। जब तक मैं खुद को हमला करने से रोक सकता हूं, तुम दोनों यहां से चले जाओ। ये देखकर टाइटन को भी बहुत गुस्सा आया। पहले वालों की गलतियों का दोष उनके बाद वालों पर क्यों डाला जाए? युवा स्वामी, चूंकि बुरा बकरा हमारा स्वागत नहीं कर रहा है, इसलिए चलो चलते हैं। टाइटन ने अपनी आस्तीन ऊपर की, मुड़ा और तानसांग को उसी रास्ते से वापस ले गया जिस रास्ते से वे आए थे, और गुस्से में लोक्सिंग माउंटेन रेंज को छोड़कर चला गया। जैसे ही यान गुडी का गुस्सा धीरे-धीरे कम हुआ, उसने देखा कि जी गुमिंग उसके बगल में है। अलायंस लीडर, मैंने आपके सामने खुद को बेवकूफ बना लिया है। वू फैंग, ये सब जायज है। ब्रेकिंग प्लान की क्लियर स्काई सेक्ट के लिए नफरत को सिर्फ कुछ शब्दों से रातों रात आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। जी गुमिंग यान गुडी के परफॉर्मेंस से हैरान नहीं थे। बाकी 3 कबीलों के साथ उनके रिश्ते को देखते हुए तानसांग को न मानना ही तांग हाओ को काफी इज्जत दे रहा था। अफसोस की बात ये थी कि इस घटना के बाद स्ट्रेंथ क्लैन और ब्रेकिंग क्लैन के बीच का रिश्ता लगभग टूट गया था। इसलिए स्पिरिट टूल केसिंग और अंदर खुदे हुए स्पिरिट टूल पार्ट्स का प्रोडक्शन थोड़ा मुश्किल होगा। उन्हें बनवाने के लिए वह सिर्फ गेंगक्सन सिटी तक लंबा रास्ता तय कर सकता था। हालांकि पहले से तैयार 3 बैच के अनुसार पार्ट्स के पूरे 500 बॉक्स ये थर्ड रैंक सोल टूल रे की कम से कम 260 यूनिट को असेंबल करने के लिए कुछ समय के लिए काफी था, जो पूरे ब्रेकिंग प्लान को इक्विप करने के लिए काफी होगा। हालात देखकर जी गुमिंग ने तुरंत 7 अमर जड़ी बूटियां निकाली, जिनमें 8 पंखुड़ियों वाला अमर ऑर्किड, धधकता खुबानी जियाओशु और इनजेड डिवाइन बांस शामिल थे। यान गुडी, जो पहले निराश महसूस कर रहे थे, उन्होंने इतने सारे अमर पौधे देखे और अपना पिछला एक्सप्रेशन बदलकर वह पूरी तरह हैरानी से जी गुमिंग के पास गया। अलायंस लीडर, ये सभी बहुत कीमती अमर पौधे हैं जो 100 सालों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस जीवन में इन अमर पौधों का इस्तेमाल मेडिसिन रिफाइनिंग के लिए कर पाता तो मुझे कोई पछतावा नहीं होता। जी गुमिंग ने बिना कुछ कहे कहा, सिर्फ इसके बारे में मत सोचो, ये सभी टॉप टियर मेडिसिनल हर्ब्स हैं जिनकी जरूरत आपको रिफाइनिंग पिल्स के लिए होती है। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक आपको यकीन न हो जाए कि आप उनके औषधीय गुणों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक उन्हें मेडिसिनल पिल में रिफाइन न करें, नहीं तो आप इन अमर पौधों को बर्बाद कर देंगे। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इस समय यान गुडी का मन पहले से ही अमर पौधों में डूबा हुआ था। उसने जी गुमिंग की बात पर बस यूं ही सहमति दे दी। अलायंस लीडर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं सबसे पहले दवा को रिफाइन करने के लिए जाऊंगा। जब वह कई अमर पौधे लेकर खुशी-खुशी हर्ट गार्डन की ओर चल रहा था, तो जी गुमिंग, जिसे अचानक अनदेखा कर दिया गया था, वह भी कुछ अवाक रह गया था। यान गुडी सच में कीमिया का दीवाना था। जैसे ही उसे दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां मिली, उसने बाकी सबको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ मेडिसिन रिफाइनिंग की परवाह करने लगा। इसके लिए जी गुमिंग ने एक और जड़ी बूटी निकाली जो पूरी तरह से बैंगनी थी। फूलों के ऊपरी हिस्से पर 5 या 6 छोटे पीले फल भी थे जो क्रिस्टल जैसे दिखते थे, और पूरे पौधे से एक ताजा दवा वाली खुशबू आ रही थी। रुको, मुझे एक और बहुत जानी पहचानी दवाई की खुशबू क्यों आ रही है? यान गुडी घुमा, उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह बड़ी हो गईं और वह जी गुमिंग के हाथ में रखी चीज को ध्यान से देख रहा था। यह इथेरियल खुशबू वाला किलो इमोर्टल प्रोडक्ट है, एक बेमिसाल औषधीय जड़ी बूटी जो दुनिया के सभी टॉक्सिन को रोक सकती है। एक पल में उसके हाथों में पकड़ी कुछ दवा वाली जड़ी बूटियां यान गुडी की नजर में कुछ बेकार हो गईं। अमर पौधे फिर से मिल सकते थे, लेकिन जहर से लड़ने वाली जड़ी बूटी जैसे कि इथेरियल खुशबू वाला किलो अमर प्रोडक्ट बहुत दुर्लभ था। भले ही इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, यान गुडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय उसने पहले ही एक सीन सोच लिया था जिसमें वह अपने बाएं हाथ में खुशबू वाला किलो इमोर्टल प्रोडक्ट पकड़े हुए दवा की भट्टी के सामने पागलों की तरह गोलियां बना रहा था और वह बिना रुके जीत की खुशी में हंस रहा था। सीनियर यांग, जी गुमिंग ने बेवकूफी से हंस रहे यान गुडी को जगाए बिना लगातार कई बार आवाज लगाई। उसने सीधे अपने पैर से एक हॉरिजॉन्टल स्वीप मारा, जिससे यान गुडी के दाहिने पैर के बाहरी हिस्से पर जोर से चोट लगी। यान गुडी दर्द से चौंक कर जाग गया। अपने सामने जी गुमिंग को देखकर उसे न केवल कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने चाहत से भरे चेहरे से कहा, अलायंस लीडर, क्या गोलियों को रिफाइन करने के लिए इथेरियल खुशबू वाले किलो इमोर्टल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना थोड़ा बेकार नहीं होगा? यह एक ऐसी चीज है जो सभी जहरों से इम्यून है और इसमें जहर को रोकने का बहुत पावरफुल असर है। इसे मुझे क्यों नहीं देते? भविष्य में मैं चाहे कोई भी दवा वाली गोली रिफाइन करूं, मेरी गोली बनने की दर कम से कम 89% होगी। यह असल में आपके लिए एक सबसे बड़ा अमर पौधा था, ताकि भविष्य में जब आप मेडिसिन रिफाइनिंग करें तो आपको दवा वाले जहर के निकलने की समस्या से जूझना न पड़े। ये सुनकर यान गुडी उत्साह में जी गुमिंग के सामने घुटने के बल बैठ गए। अलायंस लीडर, मैं यान गुडी, ब्रेकिंग प्लान के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी को अपने दिल में याद रखूंगा। भविष्य में मेरा ब्रेकिंग प्लान अलायंस लीडर की उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतरेगा और बेहतर मेडिसिनल पिल और जहर को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेगा। यान गुडी को ईमानदारी से जमीन पर घुटने टेकते देखकर जी गुमिंग समझ गया कि ब्रेकिंग प्लान अब निश्चित रूप से उसके प्रति ज्यादा वफादार होगा। उन्होंने यान गुडी को उठने में मदद की और गंभीरता से किलो चूल्हे को उनके दूसरे हाथ में रख दिया। क्योंकि हम एक ही सोच के हैं, इसलिए मैं अपने नीचे काम करने वालों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। जब ब्रेकिंग प्लान डेवलप होगा, तभी भविष्य का सेट बेहतर बन पाएगा। धन्यवाद अलायंस लीडर। यान गुडी ने जी गुमिंग को देखा, जो उनसे 40-50 साल छोटे थे। उनकी आंखों में गर्म आंसू थे। उनके दिल में धीरे-धीरे सम्मान की एक अनोखी भावना उभरी। जाओ, जितनी जल्दी हो सके अमर पौधों का इस्तेमाल करके तैयार दवा की गोली का एक बैच बनाने की कोशिश करो। अच्छा, यान गुडी बहुत खुश होकर हर गार्डन की ओर चल पड़ा। उसके हाथ उस जिंदा प्यारी खुशबू वाले अमर प्रोडक्ट को ध्यान से पकड़े हुए थे। इस बीच जी गुमिंग ने सभी सोल टूल पार्ट्स को सेक्ट मास्टर्स कोर्टयार्ड में शिफ्ट करवा दिया, जहां वह रहता था। उसने पिछले सालों में खुदा हुआ सोल टूल फॉर्मेशन को निकाला और एक-एक करके स्पिरिट टूल्स को असेंबल करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा करना बहुत थकाने वाला होता, लेकिन ऐसा करना ही था। सिर्फ इसी तरह वह ये पक्का कर सकता था कि सोल टूल रे की टेक्नोलॉजी बाहरी लोगों को न मिले। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने इसे ब्रेकिंग प्लान को क्यों नहीं सिखाया, तो उन्होंने पहले यान गुडी से इस बारे में बात की थी। ब्रेकिंग प्लान को इस स्टेज पर सिर्फ मेडिसिन रिफाइनिंग के लिए जिम्मेदार होना था। भविष्य में जब सेक्ट बन जाएगा तो सेक्ट के शिष्यों को ट्रेनिंग देते समय वह असल हालात के आधार पर डिटेल में सिखाएंगे। 158 टैंग ने टाइटन को एक छिपा हुआ संदेश दिया। इस समय टाइटन, जो अपनी यात्रा के आधे रास्ते पर थे, गंभीर चेहरे पर थे। यान गुडी ने जो पहले कहा था वह उनके दिमाग में गूंज रहा था, जो लंबे समय तक मिटने का नाम नहीं ले रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि टाइटन ने सच में कुछ गलत किया हो? क्लियर स्काई सेक्ट ने 4 सिंगल एट्रीब्यूट प्लान्स को सच में छोड़ दिया था, लेकिन इसका मास्टर से कोई लेना देना नहीं है। मास्टर को भी क्लियर स्काई सेक्ट से निकाल दिया गया था। टाइटन ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े तानसांग को देखा और उसे अपने मन की बातों पर और भी यकीन हो गया। स्ट्रेंथ क्लैन गलत नहीं है। टाइटन ने जो कुछ भी किया है वह बेमिसाल है। यंग मास्टर एक ट्विन स्पिरिट मास्टर है, एक ऐसा टैलेंट जो सदी में बहुत कम देखा गया है और जिसके पास अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ओल्ड गॉड का प्रीजुडिस सच में बहुत ज्यादा है। 2 साल में क्लैन गैदरिंग में मैं उसे ठीक से मना लूंगा। इस बीच टैंग सेन के मन में कुछ और ही ख्याल आ रहे थे। जब से उसने थर्ड रैंक सोल टूल रे की ताकत देखी थी, वह लगातार स्पिरिट टूल के बारे में सोच रहा था जो गॉडली जुगे क्रॉसबो को टक्कर दे सके। अगर वह स्पिरिट टूल को खोलकर उस पर रिसर्च कर पाता तो शायद वह गॉडली जुगे क्रॉसबो को सामने से हमला करने की काबिलियत दे पाता। फिर अपनी टैंक सेक्ट हिडन वेपन टेक्निक के साथ स्पिरिट किंग को मारना पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीनियर टाइटन, अगर मुझे एक या 2 थर्ड रैंक सोल टूल रेज मिल जाएं तो मैं पक्का उनके रहस्यों को समझ सकता हूं और उस थर्ड रैंक स्पिरिट टूल को रिवर्स इंजीनियर कर सकता हूं। इस प्रोसेस में मैं स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने हिडन वेपन्स की पावर को काफी बढ़ा भी सकता हूं।
ये सुनकर टाइटैन ने माथा से कोड़ लिया। उसके और बूढ़े बकरे के बीच पहले जो अनबन हो गई थी, उसे डर था कि दूसरा उसे थर्ड रैंक स्पिरिट टूल नहीं बेचेगा। इसके अलावा जी वुमिंग के पिछले काम साफ तौर पर ओल्ड गॉड के लिए इज्जत से किए गए थे, जब वह थर्ड रैंक सोल टूल रेस देने के लिए राजी हुआ था। इसलिए चाहे कुछ भी हो, इस समय उसके लिए एक या दो थर्ड रैंक सोल टूल रेस खरीदने का कोई भी रास्ता लगभग पूरी तरह से बंद था। टाइटन की हिचकिचाहट और मुश्किल को देखकर तानसान ने तुरंत पाउडर शूटिंग शैडो के ब्लूप्रिंट निकाले, जो उसने 24 मूनलाइट ब्रिज से बनाए थे। सीनियर टाइटन, आप वो इंसान हैं जिनकी मेरे पापा और मैं सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। पाउडर शूटिंग शैडो के लिए इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट को मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझें। हालांकि पाउडर शूटिंग शैडो की कारीगरी गॉडली जोगे क्रॉसबो से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसकी पियर्सिंग पावर जोगे गॉडली क्रॉसबो से ज्यादा मजबूत है। सबसे जरूरी बात इसका सिलिंड्रिकल शेप है, जिससे इसे ले जाना आसान है। पाउडर शूटिंग शैडो, यह अच्छा नाम है, मुझे देखने दो। टाइटन ने बेसब्री से पीले पड़े कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट लिए। उन्हें ध्यान से देखने के बाद वह जोर से हंसा। हाँ, यंग मास्टर के डिजाइन सच में बहुत बढ़िया हैं। पहले साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली जोगे क्रॉसबो, और अब पाउडर शूटिंग शैडो। यंग मास्टर, क्या आपको कोई खंडहर मिला और उसमें से ये छिपे हुए हथियार मिले? तानसान मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। वह कभी भी बाहर वालों को यह नहीं बताता था कि वह एक ट्रांसमाइग्रेटर है। टैंगसेन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, कुछ ऐसा ही। मुझे ये हिडन वेपन्स टैंगसेक नाम के एक हिडन वेपन सेट से मिले हैं। क्योंकि मैंने उनके हिडन वेपन सीख लिए हैं, इसलिए मैं नेचुरली टैंगसेक का मेंबर हूं। सच कहूं तो सीनियर, जब मैंने अलग-अलग हिडन वेपन बनाना सीखना शुरू किया, तभी मुझे टैंगसेक की महानता समझ में आई। टैंगसेक के टॉप टियर हिडन वेपन एक टाइटल डुओ को भी तुरंत मार सकते हैं। टाइटन की पुतलियां फैल गईं जब वह तानसान को घूर रहा था, जो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। ऐसा लगता है कि इस मशहूर तान संप्रदाय की डोलुओ महाद्वीप के 10,000 साल के इतिहास में कोई मौजूदगी या इज्जत नहीं थी। यह इतने ताकतवर छिपे हुए हथियार कैसे बना सकता है? अगर सच में टॉप टियर के हिडन वेपन से जो किसी टाइटल डोलुओ को मार सकते थे, तो इस टैंगसेक को डोलुओ कॉन्टिनेंट के इतिहास में अपनी छाप छोड़नी चाहिए थी। लेकिन फिर उसने सोचा, डोलुओ कॉन्टिनेंट का 10,000 साल का इतिहास समुद्र जितना बड़ा था, और 10,000 साल पहले से ही एकांतप्रिय स्पिरिट मास्टर्स थे। शायद ये तानसेक ठीक वैसा ही एक शक्तिशाली एकांतप्रिय सेक्ट था। हिडन वेपन्स जो एक टाइटल डुओ को मार सकते हैं, किसी भी स्पिरिट टूल से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। क्या यंग मास्टर सच में इतना खतरनाक वेपन बना सकता है? टाइटन को छिपे हुए हथियारों की ताकत पर शक नहीं था, बल्कि इस बात पर शक था कि क्या तानसान सच में उन्हें बना सकता है। सामान कम है और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे अभी पक्का नहीं पता। अभी मेरे लिए टैंगसेक के ऐसे बेमिसाल हिडन वेपन्स बनाना बहुत मुश्किल है। तानसान ने मुश्किल का नाटक किया। उसके लिए यह अभी भी पता नहीं था कि टॉप टियर हिडन वेपन्स बनाने के लिए जरूरी कीमती मिनरल्स डोलुओ कॉन्टिनेंट पर मौजूद है या नहीं। इसके अलावा वह भी टाइटन को बस एक छोटा सा टेस्ट दे रहा था। वह इस राज को पूरी तरह से सामने नहीं ला सका कि वह टॉप टियर हिडन वेपन्स बना सकता है। वापस आते समय वह जी वुमिंग के बारे में जो कुछ भी जानता था, उसके बारे में ध्यान से सोच रहा था। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि टाइटल डुओ के बैकग्राउंड पर भरोसा किए बिना जी वुमिंग पहले से ही ब्रेकिंग क्लैन के साथ दोस्ताना रिश्ता बना रहा था। सबसे ज्यादा संभावना यह थी कि जी वुमिंग ब्रेकिंग क्लैन को एक फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल जैसा एक छोटा सेट बनाया जा सके। हालांकि यह विचार बस एक पल के लिए आया था, लेकिन इसने तानसान की इस दूसरी दुनिया में तान संप्रदाय को फिर से बनाने की इच्छा को और बढ़ा दिया। यंग मास्टर, सब कुछ धीरे-धीरे करना सबसे अच्छा है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि एक साल में सोल मास्टर टूर्नामेंट की तैयारी के लिए अपनी ताकत को बेहतर बनाएं। हालांकि मेरे पास अभी थर्ड रैंक सोल टूल रेस पाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हमारे स्ट्रेंथ क्लैन और दूसरे दो क्लैन के बीच के रिश्ते को कम मत समझना। जब समय आएगा तो क्या तुम्हें अभी चिंता है कि हम कुछ सोल टूल रेस नहीं पा सकेंगे? इस समय टाइटन की सोच पूरी तरह बदल गई थी। यंग मास्टर का भविष्य में आगे बढ़ना तय था और स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी हिडन वेपन्स को और बेहतर बना सकती थी, जिससे वे एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते थे। यंग मास्टर के मौजूदा विचारों और कामों के आधार पर तान संप्रदाय का बनना बस कुछ ही समय की बात थी। हालांकि टाइटन को क्लियर स्काई संप्रदाय से कई शिकायतें थी, लेकिन वह अपने गुरु और यंग मास्टर को लेकर बहुत आशावादी था। इस समय उसके मन में तान संप्रदाय में शामिल होने का विचार भी आया। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं सीनियर। टैंगसेन इस ट्रिप से काफी खुश था। हालांकि उसे अभी तक थर्ड रैंक सोल टूल रेस नहीं मिली थी, लेकिन वे पहले से ही उसकी जेब में थी। भविष्य में लो टू मिड टियर हिडन वेपन्स को स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर और टैंगसेक के सदस्यों को उनसे लेस करके टैंगसेक निश्चित रूप से इस दुनिया में अपनी पुरानी शान वापस पा लेगा। आधे महीने की असेंबली के बाद सभी 350 से ज्यादा थर्ड रैंक सोल टूल रेस को आखिरकार असेंबल कर लिया गया। जी वुमिंग ने खासतौर पर कंडक्शन इनर शेल और फॉर्मेशन कोर के जंक्शन पर एक छोटा सेल्फ डिस्ट्रक्ट एंटी टेम्पर डिवाइस छोड़ा था। अगर कोई थर्ड रैंक सोल टूल रे को तोड़ने की हिम्मत करता है, तो यह जरूर कोर फॉर्मेशन और कोर सोल पावर कंडक्शन पाथ के हिस्से को नष्ट कर देगा, और जो लोग नकल करने की कोशिश करेंगे, उनके पास कोई मौका नहीं बचेगा। आगे के मेंटेनेंस की बात करें तो जी वुमिंग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। थर्ड रैंक सोल टूल रे सोल पावर से चलता था। जब तक इस्तेमाल के दौरान सोल पावर इनपुट ओवरलोड नहीं होता, तब तक ये कम से कम 5 से 7 साल तक चलता था और स्पिरिट टूल के बाहरी शेल के कुछ हिस्से भी निकाले जा सकते थे। तभी यांग बुडी मेडिसिनल पिल की कई बोतलें पकड़े हुए आंगन में आए और बहुत खुश लग रहे थे। अलायंस मास्टर, पहले से ही टॉप ग्रेड मेडिसिनल हर्ब से रिफाइंड मेडिसिनल पिल तैयार हैं। ये सभी अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन असर वाली हैं। 159 जुबान शुई डेन, मैं दिखावा शुरू करने वाला हूं। जी वुमिंग ने 6 लंबी गर्दन वाली चीनी मिट्टी की बोतलें ली। ढक्कन खोलने से पहले ही उसे हल्की सी खुशबू महसूस हुई और उसी पल उसके शरीर के अंदर सोल पावर अजीब तरह से घूमने लगी। ये किस तरह की गोली है? इससे मुझे ऐसा अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? यांग बुडी को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने एक स्टॉपर खोला और लंबी गर्दन वाली चीनी मिट्टी की बोतल से बहुत ठंडी सफेद धुंध उठी, जिससे आसपास का तापमान कई डिग्री गिर गया। जैसे ही गोली उसके हाथ में डाली गई, उसका पूरा रूप सामने आ गया। गोली पूरी तरह से नीली और ट्रांसपेरेंट थी और उसके चारों ओर हल्की सफेद धुंध की एक परत फैली हुई थी। क्या ये रहस्यमयी पानी की गोली नहीं है? तुमने इसे बनाने में भी कामयाबी हासिल की। ये सुनकर यांग बुडी ने अपना सिर थपथपाया। अचानक उसे एहसास हुआ, अलायंस लीडर, रहस्यमयी पानी की गोली। मैंने गोली के लिए ये नाम क्यों नहीं सोचा? फिर यांग बुडी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जी वुमिंग को गोली की डिटेल्स बताई। अलायंस लीडर, ये रहस्यमयी वाटर पिल्स रिफाइनिंग में मेरी लेटेस्ट अचीवमेंट है। रहस्यमयी वाटर पिल में मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर 2 टेल्स नो सिल्कवर्म का इस्तेमाल होता है। साथ में कई ठंडे नेचर वाली मेडिसिनल हर्ब्स और 13 तरह के वाटर एलिमेंट्स और बीस्ट का एसेंस ब्लड भी होता है। इसका खास असर एक स्पिरिट मास्टर को अपनी सोल पावर को काफी बढ़ाने और शरीर को ठीक करने का असर पाने में मदद करता है। हालांकि एक स्पिरिट मास्टर को ये बहुत अच्छा असर तभी महसूस होता है जब वह पहली गोली लेता है। अगर वे दूसरी गोली लेते हैं तो उनकी सोल पावर नहीं बढ़ेगी और शरीर को ठीक करने का असर बहुत कमजोर हो जाएगा। ये बातें सुनकर जी वुमिंग का दिल सदमे से भर गया। अच्छा हुआ, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि असर भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसने स्पिरिट मास्टर्स की साधना को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। खुद से पूछिए, कॉन्टिनेंट पर हर जगह टाइटल डोलुओं की घटना 10,000 साल बाद क्यों दिखाई दी? क्या यह अलग-अलग अजीब गोलियों के जन्म और स्पिरिट मास्टर्स के गोलियां खाने की वजह से नहीं हुआ? अलायंस लीडर, इस रहस्यमयी पानी की गोली का एक खास साइड इफेक्ट भी है। एब्जॉर्ब होने के बाद तुरंत नहाना चाहिए, नहीं तो एब्जॉर्बर बहुत बदबूदार हो जाएगा। मैं इस चीज को इम्प्योरिटी एक्सल्शन फिनोमेना कहता हूं। ये सुनकर जी वुमिंग को और भी यकीन हो गया कि यह वही रहस्यमयी पानी की गोली थी। इसका साइड इफेक्ट भी बिल्कुल वैसा ही था। रहस्यमयी पानी की गोली को 10,000 साल बाद गोलियों की दुनिया में एक चमकता हुआ मोती कहा जा सकता है। सिर्फ ये बात कि यह बिना किसी साइड इफेक्ट के डिटॉक्सिफाई करती है, इसे ज्यादातर गोलियों से बेहतर बनाती है। क्या आपने स्पिरिट बीस्ट पर मेडिसिनल पावर टेस्ट की है? मैंने खाया है। अगर कोई इंसान भी इसे खा ले तो कोई अनजानी स्थिति नहीं होगी। यांग बुडी ने इसे एजोर वाइट माउस और 10,000 डे आयरन पिक जैसे स्पिरिट बीस्ट पर टेस्ट किया था और दवा से कोई परेशानी नहीं हुई थी। अच्छा, बहुत अच्छा। जी वुमिंग ने यांग बुडी की हथेली से रहस्यमयी पानी की गोली उठाई और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। एक ठंडी दवाई की शक्ति तेजी से उसके शरीर में फैल गई और धीरे-धीरे गर्म हो गई, जिससे उसके शरीर का हर हिस्सा उत्तेजित हो गया। बस एक पल में जी वुमिंग अचानक अपनी साधना अवस्था से जाग गए और उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा। काली अशुद्धता की एक भी बूंद नहीं देखी जा सकी। अलायंस लीडर, आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा है। रहस्यमयी वाटर पिल का बॉडी टेम्परिंग इफेक्ट आप पर कोई असर नहीं करता। लेकिन अलायंस लीडर, क्या अब आपकी सोल पावर बढ़ गई है? ये सच में बढ़ गया है, लेकिन मेरा सोल पावर लेवल अभी भी नहीं बदला है। ये सुनकर यांग बुडी जी वुमिंग से और भी हैरान हो गया। उसके हिसाब से गोली लेने के बाद जी वुमिंग, जो सोल किंग लेवल पर था, उसकी सोल पावर कम से कम एक लेवल पर जानी चाहिए थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सोल पावर में कोई साफ बढ़ोतरी नहीं हुई। इस बात का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि जी वुमिंग की पूरी ताकत उसकी उम्मीद से भी ज्यादा थी और उस रहस्यमयी पानी की गोली का असर उसके लिए लगभग बेकार था। सीनियर, अभी की रिफाइनिंग स्पीड से एक बोतल को रिफाइन करने में कितना समय लगता है? जी वुमिंग के सवाल का सामना करते हुए यांग बुडी ने फिर भी बहुत आत्मविश्वास के साथ बात की।
अलायंस लीडर, रहस्यमय पानी की गोली बनाने में मेरी अभी की काबिलियत को देखते हुए मैं एक बैच को सबसे तेजी से 12 दिनों में रिफाइन कर सकता हूं, जिसमें हर बैच में 3 गोलियां होंगी। अगर मैं ज्यादातर प्लान को सिस्टमैटिक रिफाइनिंग करने दूं तो बनने वाली गोलियों की संख्या कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उससे जुड़ी दवाइयों और स्पिरिट बीस्ट एसेंस का खून भी लगातार इस्तेमाल होता रहेगा, जिससे गोली बनाने की क्षमता पर इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। अभी ठंडी दवाई की ताकत को मिलाने के लिए ज्यादा वेव ग्लू नहीं बचा है। वेव ग्लू मामले के बारे में जी वुमिंग ने तुरंत फैसला लिया और साफ कहा, वेव ग्लू को दादाजी से मदद मांगकर संभाला जा सकता है। टाइटल डुलुओ के तौर पर उनकी स्पीड से वास्ट सिटी से ब्रेकिंग प्लान तक पहुंचने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। भाई डुगू से कहो कि जाकर इसे खरीद लें, वह एक टाइटल डुलुओ है, क्या यह उसके लिए थोड़ा नीचे की बात नहीं होगी? यांगबुडी ने जी वुमिंग के सुझाव के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। एक टाइटल डुलुओ को काम पर रखने वाले लड़के के तौर पर काम करने देना भगवान के तोहफों को बर्बाद करने जैसा ही था। लेकिन तभी आंगन के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, हा तुम बदमाश, क्या तुम फिर से मेरी पीठ पीछे बात कर रहे हो? आवाज दूर से पास आई जब डुगुबो ने दरवाजा खोला और अंदर आया। लंबी गर्दन वाली चीनी मिट्टी की बोतल से निकलने वाली दवा की ताकत को महसूस करने के बाद उसका ध्यान पूरी तरह से बोतल पर चला गया और उसने पूछा, भाई यांग, इस बोतल में क्या है? क्या ये कोई नया जहर हो सकता है जो तुमने खुद बनाया है? नहीं, ये यांगबुडी ने डुगुबो को रहस्यमय पानी की गोली के बारे में आम जानकारी देने के लिए बहुत छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया और वेव ग्लू की कमी के बारे में भी बताया। आप कहते हैं कि यह गोली बिना किसी साइड इफेक्ट के सोल पावर बढ़ा सकती है और स्पिरिट मास्टर की बॉडी को ठीक कर सकती है, लेकिन आप इसे बेहतर बनाने में इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपके पास वेव ग्लू नहीं है। ये बिल्कुल भी मुश्किल मामला नहीं है। ये सुनकर जी वुमिंग सिर्फ इसलिए विनम्र नहीं हुए क्योंकि डुगुबो एक बड़े थे, बल्कि उन्होंने सलाह दी, दादाजी आप और वेव ग्लू खरीदने के लिए वास्ट सिटी और कुछ बड़े तटीय शहरों में क्यों नहीं जाते? चलो पहले रहस्यमय पानी की गोलियों के पहले बैच को बेहतर बनाते हैं। वैसे भी एक टाइटल डुलुओ के तौर पर आपकी अभी की स्पीड से एक राउंड ट्रिप बहुत तेज होगी। डुगुबो को थोड़ा गुस्सा आया, मैं ये बुरा आदमी एक इज्जतदार टाइटल वाला डुलु हूं, फिर भी तुम बदमाश मेरे साथ एक काम वाले लड़के जैसा बर्ताव करते हो। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं समझते? दादाजी, क्या हमें हालात के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए? सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमें 1 या 2 सौ रहस्यमय पानी की गोलियों को ठीक करना होगा, बस सुरक्षित रहने के लिए। इसके अलावा वेव ग्लू का एक खास असर होता है, यह एक स्पिरिट मास्टर को रहस्यमय पानी की गोली की तरह अपने शरीर को लगातार ठीक करने में मदद कर सकता है और आखिर में अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने की हालत तक पहुंच सकता है। वाक्य का पहला आधा हिस्सा सुनकर डुगुबो और यांगबुडी अभी भी काफी शांत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने के बारे में सुना, वे शांत नहीं रह सके। अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करना स्पिरिट मास्टर्स के लिए सच में एक योग को तय करने वाली घटना थी। शरीर को मजबूत बनाने के लिए वेव ग्लू लेने से असल में स्पिरिट रिंग्स को अपने लेवल से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। आपका यह आइडिया कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है जो आपने बनाई हो, है ना? मैं तुम दोनों से झूठ कैसे बोल सकता हूं? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे पास अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने की पॉसिबिलिटी को साबित करने का एक बहुत आसान तरीका है। ये सुनकर दोनों और भी उलझन में पड़ गए। 160 सोल रिंग का कॉन्फ़िगरेशन डरावना है। जब मुझे अपनी पहली स्पिरिट रिंग मिली तो मैंने वेव ग्लू लेना शुरू कर दिया। जहां मेरी शारीरिक बनावट और बेहतर हुई, वहीं मेरी मार्शल सोल लिमिट भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। फिर जी वुमिंग के पैरों के नीचे एक के बाद एक 5 स्पिरिट रिंग पीले, बैंगनी, काले उभरे। जब चौथा स्पिरिट रिंग एक काला 10,000 साल का स्पिरिट रिंग सामने आया तो एक तरफ खड़े यांगबुडी को हैरानी और शक हुआ। हे भगवान, अलायंस लीडर की चौथी स्पिरिट रिंग असल में 10,000 साल की स्पिरिट रिंग है। क्या ये कोई स्पिरिट मास्टर कर सकता है? लेकिन दोबारा सोचने पर अलायंस लीडर के पास बहुत सारे इमोर्टल प्लांट्स थे। 1 या 2 इमोर्टल प्लांट्स खाने और फिर चौथी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना बहुत मुमकिन था। उसने उत्सुकता से पूछा, अलायंस लीडर, आपने अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के लिए जिस स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब किया था, वह असल में कितने साल का था? इससे पहले कि जी वुमिंग जवाब दे पाते, बहुत गर्व से भरे डुगुबो ने उनकी तरफ से समझाया, किड जी की चौथी स्पिरिट रिंग मैंने खुद खोजी थी। स्पिरिट रिंग 15,000 साल पुरानी थंडर रो हेलवाइन से आई है। ये यांगबुडी इतने हैरान हुए कि उनकी बोलती बंद हो गई। 10 सेकंड से ज्यादा समय बाद ही उन्होंने कहा, थंडर रो हेलवाइन एक टॉप टियर थंडर एट्रिब्यूट प्लांट स्पिरिट बीस्ट है और यह 15,000 साल पुराना है। इस लेवल और उनके स्पिरिट बीस्ट को आमतौर पर केवल कुछ थंडर एट्रिब्यूट स्पिरिट एम्परर्स या स्पिरिट सैंस ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, फिर भी उसने इसे अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के रूप में इस्तेमाल किया। बहुत ज्यादा ताकतवर। क्या ये भी वेव ग्लू का एक अतिरिक्त प्रभाव है? इस समय यांगबुडी की हैरान नजरों के नीचे जी वुमिंग के चारों ओर सोल पावर में उतार चढ़ाव फिर से बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे पीला दूसरा रिंग धीरे-धीरे फीका पड़ गया और एक चमकदार बैंगनी स्पिरिट रिंग में बदल गया। डुगुबो और यांगबुडी अब अपनी इमेज को स्थिर नहीं रख पा रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले रह गए जब उन्होंने जी वुमिंग के स्पिरिट रिंग के रंगों को देखा जो बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन इससे पहले कि वे शॉक महसूस कर पाते, जी वुमिंग की असली बैंगनी तीसरी रिंग भी धीरे-धीरे गहरे बैंगनी रंग की होने लगी। स्पिरिट रिंग से सोल पावर का एक तेज झोंका निकला। बैंगनी रंग की तीसरी रिंग पहले ही एक शुद्ध बेदाग स्याही काली 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग में बदल चुकी थी। ये क्या मैं कुछ देख रहा हूं? ये सीन देखकर यांगबुडी और डुगुबो को अचानक अपनी आंखों पर शक होने लगा। क्या सच में इस दुनिया में पीले बैंगनी काले रंग वाला कोई स्पिरिट किंग है? जी वुमिंग ने उन दो आदमियों को देखा जो सदमे में जम गए थे और बड़े आत्मविश्वास से कहा, दो सीनियर्स, यही मेरी असली ताकत है। अब क्या आपको अभी लगता है कि वेव ग्लू सिर्फ एक कम उत्तेजक दवा है? तुम बच्चे ने इसे बहुत गहराई से छिपाया है। तुमने मुझे धोखा देने की भी हिम्मत की। खुद को संभालते हुए डुगुबो जी वुमिंग के पास गए, उन्हें कोहनी से धक्का दिया और गुस्से से भरे चेहरे से कहा। यांगबुडी इस समय और भी ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने जल्दी से जी वुमिंग को अपने सामने खींचा और बहुत उत्सुकता से पूछा, अलायंस लीडर, आपको अपनी दूसरी और तीसरी स्पिरिट रिंग्स कैसे मिली? और उनकी सही उम्र आपको हम दोनों बुरे लोगों के बारे में डिटेल में बताना होगा। क्या वेव ग्लू का सच में इतना पावरफुल असर होता है? जी वुमिंग ने अपने सामने खड़े दो बुरे लोगों को देखा जो इतने खुश थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो और उन्होंने एक-एक करके अपने सवाल समझाए। ये कुछ ऐसा है, मेरी दूसरी स्पिरिट रिंग मेरे शरीर को पानी के प्रेशर से टैंपर करने, 3 साल तक वेव ग्लू लेने और दूसरे पारंपरिक तरीकों के साथ मेडिसिनल बात इस्तेमाल करने के बाद मिली। तभी मैंने 1500 साल से ज्यादा पुराने थंडर एट्रिब्यूट वाले स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब किया। जहां तक तीसरी स्पिरिट रिंग की बात है, मैं काफी लकी था। जब दो बुरे लोगों ने थंडर ड्रैगन मछली की बलि के बारे में सुना तो वे और भी हैरान हो गए। बलिदान कितना अजीब और सुंदर शब्द है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसे सौदे को स्वीकार करोगे। कोई हैरानी नहीं कि आपकी तीसरी स्पिरिट रिंग एक अद्भुत काले रंग में बदल गई। यह एक स्पिरिट बीस्ट सैक्रिफाइस की वजह से हुआ था। हालांकि आपका वाटर प्रेशर बॉडी टेम्परिंग मेथड सच में ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आम इंसान झेल सके। क्या सिर्फ वेव ग्लू लेना, मेडिसिनल बात में भीगना और रोजाना बॉडी टेम्परिंग की दूसरी टेक्निक सच में किसी को 1000 साल की दूसरी रिंग पाने में मदद कर सकती है? हालांकि जी वुमिंग की स्पिरिट रिंग की बनावट यांगबुडी के ठीक सामने थी, फिर भी उन्हें इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन यांगबुडी को अब यकीन हो गया था कि वेव ग्लू स्पिरिट रिंग की उम्र बढ़ा सकता है जिसे स्पिरिट मास्टर सोच सकता है। इस समय डुगुबो जितना ज्यादा जी वुमिंग को देखते उतना ही उन्हें वह पसंद आता। ये पहले से अलग था, जहां वह उन्हें एक शिष्य या दामाद की तरह पसंद करते थे, अब ऐसा लगता था जैसे वह उनका अपना बेटा हो, जिससे डुगुबो उन्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगे। कि जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके शरीर में कम से कम एक स्पिरिट बोन तो होगी ही जो आपके स्पिरिट रिंग्स के ऑरा को छिपा सकती है ना? हाँ, जी वुमिंग ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास एक सिमुलेशन टाइप स्पिरिट बोन है। डुगुबो ने बहुत खुशी से सिर हिलाया। उसने स्पिरिट बोन के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं मांगी। आखिर कहा जा सकता है कि उसने जी वुमिंग को बड़ा होते देखा था और स्थिर रहना जी वुमिंग की सबसे बड़ी खासियत थी। अगले ही पल जी वुमिंग फिर से बोले, मेरे अफेयर्स अभी सामने नहीं आने चाहिए, बस हम तीनों को पता होना ही काफी है। दादाजी, आप मेरी छोटी बहन को कभी नहीं बताना कि मैंने मार्शल सोल लिमिट तोड़ी है। नहीं तो अगर वह एक्साइटेड हो गई और फ्यूचर में हायर स्पिरिट रिंग्स एब्जॉर्ब करने का रिस्क लिया तो कोई एक्सीडेंट हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बेशक मुझे ये पता है, आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। डुगुबो अपनी पोती की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानते थे। वह मजबूत थी और हारना नहीं चाहती थी। अगर यानयान को पता होता कि उसके पति का स्पिरिट रिंग इतना शानदार है तो ये भविष्य में उसकी कल्टीवेशन माइंडसेट पर जरूर असर डालता। इस कारण से डुगुबो गंभीर दिखे और उन्हें जी वुमिंग को चेतावनी देनी पड़ी। बच्चे, इस मामले की सच्चाई तुम्हें खुद से बतानी चाहिए, लेकिन जब तक वह स्पिरिट सेंट या स्पिरिट डुलुओ तक नहीं पहुंच जाती तब तक तुम्हें उसे अपनी स्पिरिट रिंग्स का राज नहीं बताना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये सुनकर यांगबुडी और डुगुबो भी खुशी से हंस पड़े। वे दोनों जी वुमिंग के दिल में बसे जुनून को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही डुगुबो वेव ग्लू खरीदने के लिए तुरंत वेस्ट सिटी जाने की तैयारी कर रहा था, जी वुमिंग ने अपने 100 खजानों वाले थैले से ब्लू सिल्वर एम्पर निकाला। दादाजी, कृपया इस ब्लू सिल्वर ग्रास को पहले मेडिसिन गार्डन में लगाएं।
ये ब्लू सिल्वर ग्रास लिंगलिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दक्षिण की ओर जाते हुए वहां से गुजर रहा हूं, इसलिए मैं रास्ते में पड़ने वाले मेडिसिन गार्डन तक ब्लू सिल्वर ग्रास ले जाऊंगा। ब्लू सिल्वर एम्परर जीवोमिंग के हाथ में जो था उसके बारे में डुगुयान ने यान से पहले ही सुन लिया था। ब्लू सिल्वर ग्रास के बीच इस एम्परर में 100,000 साल के स्पिरिट बीस्ट बनने की क्षमता है। इसे आइस एंड फायर यिन यांग वेल में लगाने से इसकी ग्रोथ को काफी बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये भविष्य में और मजबूत होगा, उसे किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए ध्यान से देखना होगा। उसके बाद जीवोमिंग ने खुशी-खुशी ब्रेकिंग प्लान छोड़ दिया, जबकि यान गुरी ने कुछ ऐसे चेलों को लीड किया जिनमें मेडिसिन रिफाइनिंग का हाई टैलेंट था और वे दिन रात गोलियां रिफाइन करते थे। डुगुबो ने भी एक टाइटल वाले डोलुओं के तौर पर अपने फायदे का इस्तेमाल ब्रेकिंग प्लान और तटीय शहरों के बीच आने जाने के लिए किया और अपनी दौलत से बड़ी मात्रा में वेल ब्लू खरीदा। 161 दोनों महिलाओं ने चुपके से तियानशुई अकादमी जाने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद हेवन डू रॉयल एकेडमी के पीछे पहाड़ पर थोड़ा तेज, आप दोनों के बीच तालमेल अभी भी बहुत कमजोर है। जीवोमिंग डुगुयान के 6 लोगों के ग्रुप के हमलों से बचने के लिए अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। चाहे वह डुगुयान के कंट्रोल सिस्टम की स्पिरिट एबिलिटीज हो या फैमिली ब्रदर्स की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, कोई भी जीवोमिंग को फंसा नहीं सका। शिमो, स्टोन मिल, यांग योंग, तुम तीनों उसे पकड़ने के लिए जिम्मेदार हो। लिंगलिंग, हमें ठीक करो। जुकिंग, चलो वह मूव इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही डुगुयान ने ये कहा, सभी लोग तुरंत उसका मतलब समझ गए और जल्दी से 1-2-2-1 फॉर्मेशन बना लिया। 5वीं स्पिरिट एबिलिटी, रॉक डोमेन पॉइजन एरे। डुगुयान की 5वीं स्पिरिट एबिलिटी के एक्टिवेट होने के साथ ही सामने से ब्लॉक कर रही शिमो की तिकड़ी ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत स्पिरिट एबिलिटीज का इस्तेमाल किया। यांग योंग हमले के लिए जिम्मेदार था, जिससे जीवोमिंग को कहीं और देखने का समय नहीं मिला, जबकि शिमो और स्टोन मिल ने यांग योंग के बनाए मौके का फायदा उठाया। अपने शरीर पर काले कछुए के शेल का इस्तेमाल करके उन्होंने जीवोमिंग को फंसाने के लिए लड़ाई के बाहरी इलाके में तेजी से एक लगातार घूमने वाला काला कछुआ शेल एनर्जी बैरियर बनाया। एक सेकंड बाद ही डुगुयान चिल्लाया, पीछे हटना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हवा में लटके अनगिनत रॉक कोने से ऊपर से नीचे आए और सीधे नीचे जीवोमिंग की ओर बढ़े। इस समय जीवोमिंग ने हल्की सी हंसी निकाली। मुझे फंसाओगे? क्या तुम सच में सोचते हो कि एक इंसान की बलि देकर तुम मुझे फंसा सकते हो? मजाकिया। पहली स्पिरिट एबिलिटी, दूसरी स्पिरिट एबिलिटी। जीवोमिंग ने जल्दी से अपनी पहली 2 स्पिरिट एबिलिटीज का इस्तेमाल किया, जिससे ब्लैक टॉर्टोइस कंटेनमेंट एरे पूरी तरह टूट गया। शिमो और स्टोन मिल, जिन्हें पीछे हटना था, वे भी एरे के टूटने की शॉकवेव से उड़ गए। एक हॉरिजॉन्टल स्वीप से जीवोमिंग ने यांग योंग को डुगुयान की फिफ्थ स्पिरिट एबिलिटी की रेंज से बाहर कर दिया, ताकि उसकी फिफ्थ स्पिरिट एबिलिटी यांग योंग को अचानक होने वाला नुकसान न पहुंचा सके। फिर उसने अपनी छाती के सामने रखे ब्लड थंडर बैटल स्पीयर को तेजी से घुमाया। अपने शानदार फुटवर्क से उसने आने वाले कुछ रॉक कोन्स को आसानी से चकमा दे दिया। लेकिन जैसे ही जीवोमिंग आने वाले कुछ रॉक कोन्स को गिराने के लिए अपना भाला घुमा रहे थे, जू जुकिंग, जो पहले ही तेजी से गिरते रॉक कोन्स पर उतर चुके थे, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। थर्ड स्पिरिट एबिलिटी, नेदरवर्ल्ड एनिहिलेशन किल। एक पल में जू जुकिंग की आकृति अचानक जीवोमिंग के सामने से गायब हो गई और अंधेरे में छिप गई। जैसे ही एक बड़ा रॉक कोन नीचे गिरा, जू जुकिंग अचानक उड़ते हुए पत्थरों के बीच आ गई। उसके हाथ टाइगर क्लॉस में बदल गए थे और वह जीवोमिंग पर साइड से हमला कर दिया। छोटी बहन, अपनी फिफ्थ स्पिरिट एबिलिटी के धमाके से पैदा हुई पावर का इस्तेमाल करके जुकिंग की थर्ड स्पिरिट एबिलिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल करो और इस तरह मुझ पर पास से हमला करने का मकसद पूरा करो। बुरा नहीं है, आइडिया अच्छा है, लेकिन फिर भी काफी नहीं है। जीवोमिंग को सही मौका मिला, उसने अपने पैरों में ताकत इकट्ठा की और कूद गया। जू जुकिंग के हमले से बचते हुए वह मुड़ा और एक झटका मारा। ब्लड थंडर बैटल स्पीयर के लचीले शाफ्ट ने जू जुकिंग को दूर धकेल दिया। उसी समय जीवोमिंग ने ब्लू सिल्वर एम्परर के दाहिने पैर की हड्डी की उड़ने की क्षमता का इस्तेमाल किया। अपनी स्पीड बढ़ाते हुए उन्होंने मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया। छोटी बहन, तुम हार गई। सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर शिमो, स्टोन मिल और ये लिंगलिंग ने बहुत हैरानी से देखा कि जीवोमिंग अपना बैटल स्पीयर पकड़े हुए डुगुयान के पीछे आ गया। इस समय 6 में से कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर डुगुयान पर हमला होने के साथ जीवोमिंग के साथ उनका प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया। यान, तुम्हारे और जुकिंग के बीच का तालमेल काफी अच्छा था। अगर टाइमिंग थोड़ी और सटीक होती तो शायद मैं सच में इसके झांसे में आ जाता। डुगुयान जीवोमिंग की बात मानकर खुश थी, लेकिन वह उसकी अभी की ताकत देखकर और भी ज्यादा खुश थी। वुमिंग, तुम्हारी अभी की ताकत के साथ तुम पक्का ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में अकेले 7 लोगों का सामना कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि इस साल का सोल मास्टर टूर्नामेंट थोड़ा बोरिंग है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। नहीं, मैंने इस सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए 3 कमिटी मेंबर से पहले ही बात कर ली है। मैं टूर्नामेंट में टीम लीडर और मेंबर दोनों के तौर पर हिस्सा लूंगा। तो सोल मास्टर टूर्नामेंट की मेन ताकत अभी आप 6 लोग ही होंगे। ये सुनकर टीम के 6 सदस्यों ने हैरानी जताई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीवोमिंग इस तरह से सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। क्या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टीम लीडर के तौर पर आपके स्टेटस से सहमत है? बेशक वे सहमत हैं। एक टीम लीडर असल में एक सदस्य से ज्यादा अलग नहीं होता। जब तक ये सोल मास्टर टूर्नामेंट के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कुछ नहीं कह सकती। असल में हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम की पूरी ताकत को देखते हुए उन्हें अब किसी टीम लीडर की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा कौन सा टीचर उनका टीम लीडर बन सकता था? 3 कमेटी मेंबर, ये तो नामुमकिन था। लेकिन सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए अभी भी टीम लीडर की जरूरत थी जो टीम के रोजाना के छोटे मोटे कामों के लिए जिम्मेदार हो। इसलिए जीवोमिंग ये रोल सिर्फ एक साथ ही निभा सकते थे। जीवोमिंग को इतना कुछ देखकर डुगुयान ने गंभीरता से कहा, वुमिंग, सोल मास्टर टूर्नामेंट में आधे साल से भी कम समय बचा है। क्यों ना हम स्पार के लिए दूसरी एकेडमी ढूंढ लें? ये जीवोमिंग एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर पक्के तौर पर कहा, मैंने शुरू में तुम्हें ग्रेट स्पिरिट एरेना ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम्हारी अभी की ताकत को देखते हुए मुझे डर है कि ग्रेट स्पिरिट एरेना में चैलेंज करने के लिए तुम्हारी जैसी ताकत वाली बहुत कम स्पिरिट मास्टर टीमें बची हैं। फिर हम सिर्फ एक्सचेंज स्पैरिंग मैचों के लिए दूसरी एकेडमी में जा सकते हैं। इस समय ये लिंगलिंग ने डुगुयान की ओर देखा और दोनों महिलाएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। फिर ये लिंगलिंग बोली, बड़े भाई जी, पहले हमारी हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 हेवन वाटर एकेडमी टीम से हार गई थी। क्यों ना हम हेवन वाटर एकेडमी में स्पार करें? आपके वहां होने से आप यान को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाने में मदद कर सकते हैं। क्या हेवन वाटर एकेडमी? ये सुनकर दोनों औरतों ने जीवोमिंग की आंखों में दिखाई देने वाली झिझक और डरपोपन को देखने पर ध्यान दिया। वे और भी ज्यादा घमंडी हो गईं, क्योंकि वह बिंगर के बारे में साफ-साफ नहीं बता रहा था, इसलिए वह घबरा रहा था, है ना? बहुत देर हो चुकी थी। डुगुयान जीवोमिंग के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे मनाया, वुमिंग, बिंगर और बाकी मेरी अच्छी बहनें हैं। स्पैरिंग मैच में कोई भी जीते या हारे, वे हमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 स्पिरिट किंग्स 7 स्पिरिट एंसेस्टर्स को बुली करने जा रहे हैं। अगर बात फैल गई तो ये हेवन डू रॉयल एकेडमी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। जीवोमिंग को इस तरह देखकर डुगुयान और ये लिंगलिंग और भी ज्यादा नाराज हो गए। कितनी बुरी रेपुटेशन, वह इतना बेकार बहाना भी बना सकता है। अगर उन्हें पता नहीं होता कि शुई बिंगर और जीवोमिंग इसमें शामिल थे, तो शायद वे इस बहाने से हेवन वाटर एकेडमी छोड़ देते। इसके अलावा उन दोनों ने पहले ही शुई बिंगर से इस बारे में बात कर ली थी। जब जीवोमिंग वापस आएगा तो वे तीनों इस चंचल बदमाश को जरूर सजा देंगे। ये देखकर कि जीवोमिंग जाना नहीं चाहती, डुगुयान ने गुस्से में पूछा, वुमिंग, तुम हेवन वाटर एकेडमी जाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हेवन वाटर एकेडमी में कोई ऐसा राज छिपा हो जिसे बताया न जा सके? या तुम्हारा कोई है जो वहां है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार जीवोमिंग को डर की लहर महसूस हुई। 162 शुई बिंगर के साथ पुनर्मिलन। जीवोमिंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ डुगुयान और ये लिंगलिंग को देखा। इस समय वह उन 2 महिलाओं और शुई बिंगर को लेकर अजीब तरह से घबराया हुआ था। उसे जो पता था उसके अनुसार शुई बिंगर और डुगुयान ने पहले एक साथ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल में महारत हासिल कर ली थी, जिसका मतलब था कि दोनों के बीच रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। फिर भी जब से वह हेवन डू रॉयल एकेडमी लौटा, न तो डुगुयान और न ही ये लिंगलिंग ने कभी उसे शुई बिंगर का जिक्र किया। डुगुयान की पिछली पर्सनैलिटी के आधार पर उसने जरूर कुछ गुस्सा दिखाया होगा, जैसे एक पत्नी को अपनी मिस्ट्रेस के बारे में पता चलने पर होता है। लेकिन उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ गलत नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि जरूर कोई साजिश हुई होगी। हालांकि क्योंकि यह एक फैसला था जो उसने जीवोमिंग ने किया था, इसलिए उसे पार करना ही था, भले ही आगे जहर का गड्ढा हो। जीवोमिंग ने डुगुयान और ये लिंगलिंग को देखा, फिर टीम के बाकी 4 सदस्यों को देखा और बहुत मजबूत नजर से कहा, ठीक है, तो हम कल हेवन वाटर एकेडमी के लिए निकलेंगे और पूरी जीत का इस्तेमाल करके हेवन डू रॉयल एकेडमी की पिछली सभी हार को धो डालेंगे। बेशक जीवोमिंग का हेवन वाटर एकेडमी का ट्रिप पर्सनल और ऑफिशियल दोनों तरह के काम के लिए था। अगर वह शुई बिंगर की वजह से शुई फैमिली के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर पाए, तो भविष्य में शुई फैमिली को अपने साथ लाने से सेक्ट को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस तरह भविष्य में जब भी वह कॉन्टिनेंट घूमेगा, तो ब्रेकिंग प्लान और शुई परिवार के बीच आपसी सपोर्ट पर भरोसा करके वह किसी भी बुरी घटना का बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा।
हालांकि जी वुमिंग को नहीं पता था कि उसकी वजह से सोल हंटिंग ऑपरेशन आगे बढ़ेगा या शिकार के टारगेट और बढ़ेंगे, लेकिन रहस्यमय पानी की गोलियों, स्पिरिट टूल्स और जहर की मदद से शुई परिवार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना फायदेमंद होगा। भले ही ब्रेकिंग क्लैन सोल हंटिंग ऑपरेशन की लिस्ट में हो, क्लैन के सदस्य इन चीजों पर भरोसा करके जिंदा रह पाएंगे। यही असली वजह थी कि जी वुमिंग ने सिर्फ खुद को अलायंस लीडर कहने की हिम्मत की और ब्रेकिंग क्लैन को खुले तौर पर एक मीडियम साइज का सेट बनाने की हिम्मत नहीं की। आखिर स्पिरिट हॉल के टाइटल जुलूस की गिनती सिंगल डिजिट में नहीं होती थी। ये देखकर डुगुयान और ये लिंगलिंग ने खुशी के भाव दिखाए। फिर दोनों महिलाओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अकादमी के कैफेटेरिया की ओर चलते हुए कहा, दिन भर की ट्रेनिंग के बाद पार्टनर्स भूखे होंगे। आज रात यह मेरी ट्रीट है। चलो कैफेटेरिया की तीसरी मंजिल पर अच्छे खाने के लिए चलते हैं। धन्यवाद सिस्टर यान। सिस्टर यान बहुत उदार हैं। सिस्टर यान तो हम पोलाइट नहीं रहेंगे। मुझे सबसे महंगे सी ड्रैगन मिक्स राइस का एक हिस्सा ऑर्डर करना होगा। टीम के बाकी 4 सदस्य खुशी-खुशी पीछे-पीछे चले गए। जब डुगुयान चली गई तो वह जी वुमिंग को याद दिलाना नहीं भूली, जो धीरे-धीरे पीछे चल रहा था और सोच में डूबा हुआ था। वुमिंग, हेवन वाटर एकेडमी की हमारी ट्रिप से जुड़ी सारी छोटी-मोटी बातें तुम पर छोड़ दो। तुम्हें हमारा वाइस कैप्टन और टीम लीडर बनने के लिए किसने कहा? ठीक है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। जी वुमिंग ने सहजता से सहमति जताई, लेकिन डुगुयान और ये लिंगलिंग जो सबसे आगे चल रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जिससे ऐसा लगा जैसे उनका प्लान कामयाब हो गया हो। यान, अगर तुम ऐसा करती हो तो क्या होगा अगर जी वुमिंग बाद में तुम्हारे और सिस्टर बिंगर के बार-बार होने वाले हमलों का सामना नहीं कर पाएगी? डरने की क्या बात है? जी वुमिंग हमेशा लड़ाई के दौरान पीछे हटता रहा है। इस बार मैं उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर करना चाहता हूं और साथ ही इस बदबूदार आदमी को सबक सिखाना चाहता हूं। उसे यह समझाना चाहता हूं कि आधे अधूरे मन से काम करने का नतीजा अच्छा नहीं होता। इसके अलावा अगर वह गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है तो क्या उसे उतना ही दर्द होगा जितना बिंगर और मुझे उस समय हुआ था? क्या आप उसे भी सबक नहीं सिखाना चाहते? डुगुयान की बातें सुनकर ये लिंगलिंग भी हिचकिचाने लगी। बड़े भाई जी उसके साथ काफी अच्छे थे। अगर वह उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली अपराधी बन गई तो क्या होगा अगर उन्होंने बाद में उसे नजरअंदाज कर दिया? अगर शुई बिंगर और डुगुयान के डबल अटैक के कारण वो समय पर हीलिंग स्पिरिट स्किल नहीं कर पाए और बिग ब्रदर जी के शरीर में कुछ परमानेंट दिक्कतें आ गईं तो ये बहुत बुरा होगा। ये लिंगलिंग की भटकती आंखें और हैरान नजर देखकर डुगुयान तुरंत बोल पड़ा, लिंग चिंता मत करो, वह मेरा भी आदमी है। बिंगर और मेरी एक लिमिट होगी, हम तुम्हारे बिग ब्रदर जी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। यान, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोग तय करो कि क्या करना है। तियानशुई शहर हेवनडू मैदान के उत्तर में है, जो हेवनडू शहर से सिर्फ 130 दूर है। जी वुमिंग और उनका ग्रुप सिर्फ 3 दिन की यात्रा के बाद तियानशुई शहर पहुंचे। डुगुयान और ये लिंगलिंग, जिन्हें आमतौर पर शॉपिंग करना पसंद था, इस समय बहुत परेशान लग रहे थे। वुमिंग, जल्दी करो, हम हेवन वाटर एकेडमी से सिर्फ 2 ही दूर हैं। जितनी जल्दी हम वहां पहुंचेंगे उतनी जल्दी आराम कर पाएंगे। मुझे, लिंगलिंग और जुकिंग को देखो, हम थक गए हैं। तुम औरतें इतनी नाजुक कैसे हो सकती हो? हम गाड़ी में सवार हैं और मैं घोड़ों को चला रहा हूं। मैं तो थकने की शिकायत भी नहीं कर रहा, फिर भी तुम कर रही हो। इन 2 औरतों को देखकर, जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी और जिनके झूठ में बहुत सारी कमियां थीं, जी वुमिंग बिल्कुल बेबस होकर आगे बढ़ी। जैसे-जैसे वे सातों हेवन वाटर एकेडमी के करीब आते गए, आसपास सुंदरियों और महान युवा मास्टर्स की संख्या भी बढ़ती गई। जब उन्होंने पहली बार जी वुमिंग को देखा, अनगिनत खूबसूरत आंखें जी वुमिंग पर टिकी थीं और जैसे-जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वे भी घूम रही थीं। सफेद बाल, ठंडी और तेज पुतलियां और अमर जैसा सुंदर चेहरा, वह बस बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। हेवन डू रॉयल एकेडमी के इस नए स्टूडेंट का नाम क्या है? मैं तुरंत उसकी सारी जानकारी जानना चाहता हूं। वह मेरा है। कोई जाकर मेरे पापा से कहो कि हेवन डू रॉयल एकेडमी जाकर शादी का प्रपोजल दें। वह सिर्फ मेरा हो सकता है। अगर भविष्य में मुझे उसके पैर भी तोड़ने पड़े तो भी वह सिर्फ मेरा ही होगा। अनगिनत अमीर महिलाओं और यहां तक कि कुछ अमीर जवान पत्नियों ने भी जी वुमिंग को पहली बार देखते ही अपनी आंखों में लालच और इच्छा दिखाई और उन्होंने अपने नौकरों को उसके बारे में खास जानकारी पाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इस समय डुगुयान और ये लिंगलिंग सड़क के दोनों तरफ बुरी नियत वाली औरतों को देखकर खुद को चौकन्ना होने से नहीं रोक पाए। उन्होंने जी वुमिंग के बाएं और दाएं हाथ पकड़ लिए और इसका इस्तेमाल उन मामूली सुंदरियों को ये साबित करने के लिए किया जो जी वुमिंग के लुक्स की दीवानी थी कि जी वुमिंग को पहले ही ले जाया जा चुका था, इसलिए उन्हें उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब दूर से एक गहरे नीले पत्थर का गेट दिखाई दिया तो हेवन वाटर एकेडमी का पूरा रूप सामने आ गया। सिस्टर यान, सिस्टर लिंग, आप आखिरकार यहाँ आ गईं। शुई युए ने 3 या 400 मीटर दूर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जब तक कि उसकी नजर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ी जिसे वे पकड़े हुए थे। वह हैरान रह गई और अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या ये वही जीजा है जिसे मैंने 7 साल से नहीं देखा? वह बहुत ज्यादा हैंडसम है। कोई हैरानी नहीं कि बिंगर अक्सर इतना प्यार में पागल दिखता है। प्रॉब्लम की जड़ तो शुरू से ही थी। काश वह मेरा साला न होता। इस समय एक तरफ खड़ी लिशियान्यू भी जी वुमिंग को पहली बार देखकर उतनी ही हैरान थी। हालांकि उसने अनगिनत मर्द देखे थे, फिर भी उसने अपने तेज धड़कते दिल को काबू में रखा। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और बहुत खुश होकर बोली, हेवन डू रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे हेवन वाटर एकेडमी में स्वागत है। 163 पानी बर्फ परी जड़ी बूटी का उपहार आंटी जुबानी, बहुत समय हो गया मिलते हुए। जी वुमिंग ने उत्साह से लिजियान्यू का स्वागत किया, लेकिन लिजियान्यू थोड़ी परेशान लग रही थी। जी वुमिंग की अभी की हाइट और लुक को देखते हुए उसे आंटी कहना पक्का उसे बुरी दिखाएगा। जियाओ वुमिंग, मुझे आंटी कहने की आदत नहीं है। तुम्हें मुझे बड़ी बहन कहना चाहिए। बड़ी बहन। हेवन डू रॉयल एकेडमी का स्वागत करने के लिए जिम्मेदार तियानशुई टीम के सदस्य जी वुमिंग और बाकी लोगों के साथ सभी ने हैरानी से लिजियान्यू को देखा। एक 42 साल की महिला का एक 18 साल के आदमी से कहना कि वह उसे बड़ी बहन कहे, ये वरिष्ठता ढांचा पूरी तरह से गड़बड़ा जाना तय था। पास में खड़े डीन ने तुरंत बीच में कहा, बड़ी बहन का काम जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि बच्चों को हेवन वाटर एकेडमी में आराम करने दिया जाए ताकि वे कल के मुकाबले की तैयारी कर सकें। ठीक है, मुझे देखो, मैं उत्साहित हो गया और मुख्य उद्देश्य भूल गया। बच्चों, कृपया अंदर आओ। शुई बिंगर, जो आंसू भरी आंखों से जी वुमिंग को घूर रही थी, सीधे उसकी तरफ बढ़ी। जी वुमिंग ने थोड़ी अजीब सी आवाज में कहा, बिंगर, बहुत समय हो गया मिलते हुए। मैं बहुत, इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, शुई बिंगर, जिसे जी वुमिंग की बाहों में भागना चाहिए था, ने अचानक दिशा बदली और पास खड़े डुगुयान और ये लिंगलिंग को गले लगा लिया। यान, लिंगलिंग, हम तीनों बहनों ने बहुत समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। आज रात हमें तब तक पीना है जब तक हम थक न जाएं और तब तक वापस नहीं आना है जब तक हम नशे में न हो जाएं। जब शुई बिंगर बोल रही थी तो उसने जी वुमिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो तीनों बहनों के ठीक बीच में खड़ी थी। जी वुमिंग को उनकी बहनों वाली बातचीत के बीच एक बड़े लाइट बल्ब जैसा महसूस हुआ, अजीब और बहुत साफ। और हाँ, शिमो, स्टोन मिल, यांग योंग और जुकिंग, प्लीज अजनबी मत बनना। हेवन वाटर एकेडमी में हमारे टीचर आपके आने पर बहुत जोर देते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शुई बिंगर ने डुगुयान और ये लिंगलिंग का हाथ पकड़ा, जी वुमिंग को बाईपास किया और एकेडमी के अंदर की तरफ चली गई। शुरू से आखिर तक उसने जी वुमिंग को हवा की तरह ट्रीट किया, बिल्कुल अनदेखा। जी वुमिंग इस काम को लेकर काफी बेबस था। यह उसके अपने कामों का नतीजा था और शुई बिंगर के लिए उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल नॉर्मल था। हेवन वाटर एकेडमी के डीन लिजियान्यू और जी वुमिंग ग्रुप में सबसे पीछे चल रहे थे। शुई बिंगर के जी वुमिंग को अचानक नजरअंदाज करने के बारे में लिजियान्यू सिर्फ इतना ही बता पाए, वुमिंग, बिंगर असल में लगातार तुम्हारे बारे में सोच रही है। अगर तुम नहीं होते तो वह सिर्फ 6 या 7 साल में स्पिरिट ग्रैंड मास्टर से लेवल 40 सोल एंसेस्टर तक नहीं पहुंच पाती। वह बस बाहर वालों के लिए दिखावा कर रही है। ये सुनकर जी वुमिंग ने गंभीरता से कहा, लेवल 40 सोल एंसेस्टर? क्या उसे अपनी चौथी स्पिरिट रिंग मिल गई है? अभी नहीं। बिंगर ने कहा कि वह स्पार खत्म होने के बाद ही अपनी चौथी स्पिरिट रिंग लेगी। इस समय जी वुमिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, लगातार खुद से सोच रहे थे, ये बहुत बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया है। उस रात डुगुयान और दूसरों ने शुई बिंगर और उसके ग्रुप के साथ मिलकर बढ़िया वाइन के 5 या 6 जार पी लिए थे। हालांकि स्पिरिट एल्डर्स, स्पिरिट एंसेस्टर्स और स्पिरिट किंग्स के तौर पर उनकी ताकत को देखते हुए वे ज्यादा नशे में नहीं थे। लेकिन जैसे ही वेलकम पार्टी खत्म होने वाली थी, डुगुयान, ये लिंगलिंग और शुई बिंगर चुपचाप बाथरूम का बहाना बनाकर चले गए और डुगुयान और दूसरों के लिए चुपके से स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तैयार होकर डॉम में लौट आए। बिंगर, हमें एक दूसरे से मिले हुए 1 साल हो गया है। अब से 3 दिन बाद अपनी फ्रस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से निकालने के लिए हमें अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को थोड़ा और मजबूत करना होगा। हमारा प्लान सिंपल है, पहले हम ये करेंगे, फिर अच्छा यान, तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन लिंगलिंग को इस स्कीम के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई बात नहीं, मेरी सोल पावर तुम दोनों के लिए काफी होनी चाहिए। लेकिन ठीक इसी जरूरी पल में अचानक दरवाजे के बाहर कई बार दस्तक हुई। कौन है भाई? यह मैं हूं, जी वुमिंग। जी वुमिंग की आवाज सुनकर तीनों औरतें घबरा गईं। उन्हें डर था कि जी वुमिंग को उनके पहले से बने प्लान के बारे में पहले से पता चल गया होगा।
तुरंत डुगुयान ने चुपचाप ये लिंगलिंग से कहा कि वह डोंग की सारी लाइटें बंद कर दे, जबकि उसने बेसब्री वाला दिखावा किया और दरवाजे के बाहर जी वुमिंग से कहा, वुमिंग, हम पहले ही सो चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कल वापस आना। छोटी बहनों, मुझे पता है कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। बिंगर अंदर है और मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मुझे उसे लात मारकर खोलना पड़ेगा। मैं 3 तक गिनूंगा। 3, 2। जैसे ही जी वुमिंग 1 पर पहुंचे, डोंग का दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर से एक गोरा बेदाग छोटा हाथ बाहर निकला। एक खिंचाव के साथ उसने अस्थिर जी वुमिंग को अंदर खींच लिया। बहनों, इस बुरे आदमी को पीट-पीट कर मार डालो जो बिग ब्रदर जी का रूप धारण कर रहा है। घने अंधेरे में 3 जोड़ी हाथों ने रेत की बोरियों जितनी बड़ी 6 मुट्ठियों ने जी वुमिंग को बुरी तरह पीटा। उसने चाहे जो भी समझाया, तीनों औरतें मारती रहीं। अपना गुस्सा निकालने के लिए जी वुमिंग को पीटते हुए डुगुयान ने जानबूझकर उसे अचानक विरोध रोकने के लिए याद दिलाया, तुम बदमाश जो आधी रात को लड़कियों के हॉस्टल में घुसते हो। अगर तुमने हमारे साथ कुछ करने की हिम्मत की तो हम तुरंत मदद के लिए चिल्लाएंगे। और अगर मेरे दादाजी को ये पता चला तो तुम पक्का मर जाओगे। इसके तुरंत बाद 1 दर्जन से ज्यादा मुक्के खाने के बाद जी वुमिंग जोर से चिल्लाई, बस तुमने अपना मजा ले लिया। मुझे बिंगर से कुछ जरूरी बातें करनी है। इसके बाद जी वुमिंग ने अपनी समझ का इस्तेमाल करके एक अनजान हाथ को सही से पकड़ लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर उसने उस आदमी को अपनी बाहों में खींच लिया और कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस समय शुई बिंगर बहुत शर्मीली थी और उसकी आवाज और भी धीमी होती गई। जब तक जी वुमिंग कुछ कदम चलकर स्विच तक पहुंचकर और डोंग के अंदर लाइट जलाकर नहीं आया, तब तक उसकी बाहों में मौजूद शुई बिंगर और भी ज्यादा शर्मा नहीं गया था। वह लगातार अपने मुलायम गुलाबी हाथों से जी वुमिंग की छाती पर थपथपाती रही। अरे बदमाश, मुझे जल्दी छोड़ो। जी वुमिंग को शुई बिंगर का फायदा उठाते देख डुगुयान ने तुरंत उसे गुस्से से डांटा, बदबूदार वुमिंग, मेरी बहन को तुरंत जाने दो। जी वुमिंग ने अपना बायां हाथ छोड़ा, फिर खड़ी 3 महिलाओं की गुस्से भरी निगाहों के नीचे बैठ गए और गंभीरता से बोले, बिंगर आंटी जुबानियों के अनुसार तुम लेवल 40 सोल पावर हो और तुम्हें अभी तक अपनी चौथी स्पिरिट रिंग नहीं मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग के लिए जिस स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब किया था उसकी उम्र कितनी है। तीनों औरतों ने एक दूसरे को देखा तो जी वुमिंग के पास सच में बिंगर के साथ बात करने के लिए कुछ सीरियस बात थी। शुई बिंगर ने जवाब दिया, 1800 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट। मेरी तीसरी स्पिरिट रिंग की उम्र में क्या गड़बड़ है? ये कुछ भी नहीं है। हालांकि 1800 साल आपकी तीसरी स्पिरिट रिंग के लिए थोड़े कम है, लेकिन ये 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग के आपके एब्जॉर्प्शन पर असर नहीं डालेगा। क्या? ये सुनकर तीनों महिलाएं हैरानी से जी वुमिंग की ओर देखने लगीं। क्या बिंगर अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के लिए 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को सोख सकती है? हाँ, सही है, क्योंकि बिंगर साल भर जिंग जियाओ को ले रही है, इसलिए उसकी बॉडी पहले से ही उसके लेवल से ऊपर के रिंग्स को एब्जॉर्ब करने की जरूरतों को पूरा करती है। जैसे ही जी वुमिंग ने कहा, उसने अपने 100 खजानों वाले थैले से एक अमर पौधा और कई लाल तने और पत्ते निकाले। इनसे आपकी चौथी स्पिरिट रिंग सीधे उस 10,000 ईयर फीनिक्स बर्ड को एब्जॉर्ब कर पाएगी। 164 मार्शल सोल टूट गई, फीनिक्स फिर से जन्मा। ये औषधीय जड़ी बूटियां क्या हैं? क्या ये सच में मुझे स्पिरिट एंसेस्टर रैंक पर रहते हुए चौथी स्पिरिट रिंग को सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकती हैं? ये सुनकर जी वुमिंग ने कंफ्यूज शुई बिंगर को देखा और आगे समझाया, ये कुछ लाल तने और पत्तियां आपकी फीनिक्स पावर को बहुत ज्यादा शुद्ध कर देंगी, जिससे आपकी आइस फीनिक्स मार्शल सोल सच में एक टॉप टियर स्पिरिट के लेवल तक पहुंच जाएगी। जहां तक मेरे हाथ में इस दूसरे इमोर्टल प्लांट की बात है, इसे ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास कहते हैं। यह आपकी स्पिरिट को एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट दे सकता है। अगर इन दो इमोर्टल प्लांट्स को एक साथ लिया जाए तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपकी आइस फीनिक्स मार्शल सोल एक बार फिर इवॉल्व हो जाएगी। मेरी आइस फीनिक्स मार्शल सोल अभी भी इवॉल्व हो सकती है। और अल्टीमेट आइस असल में क्या है? शुई बिंगर ने जी वुमिंग को बड़ी उलझन से देखते हुए लगातार 2 सवाल पूछे। स्पिरिट एवोल्यूशन सिर्फ मेरा अंदाजा है। जहां तक अल्टीमेट आइस की बात है, आप इसे आइस एट्रीब्यूट का सबसे अच्छा हिस्सा समझ सकते हैं, जिसमें फ्रीज होने और सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक करने की काबिलियत होती है। शुई बिंगर के इन 2 अमर पौधों के इस्तेमाल के बारे में उसे सिर्फ 50% पक्का यकीन था कि उसकी आइस फीनिक्स मार्शल सोल इवॉल्व हो सकती है या नहीं। ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास पानी या बर्फ वाले स्पिरिट मास्टर्स के लिए सबसे सही थी। इसे लेना न सिर्फ उनके लिए नॉन टॉक्सिक था, बल्कि उसी गुण वाले स्पिरिट मास्टर्स के शरीर को भी काफी हद तक रिपेयर कर देता था। कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी से तोड़े गए तनों और पत्तियों में फीनिक्स पावर और हल्की आग की खूबी होती है। ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास के ठंडे जहर से बचने के लिए तनों और पत्तियों को खाना एक बेहतर बचाव का तरीका हो सकता है। इस बीच ये देखकर कि शुई बिंगर काफी देर से हिली नहीं थी, डुगुयान और ये लिंगलिंग ने तुरंत जी वुमिंग के हाथ से अमर पौधे छीन लिए और शुई बिंगर के हाथ में रख दिए और उसे मनाने की कोशिश की। बिंगर, लिंगलिंग और मैंने बहुत पहले इमोर्टल प्लांट्स ले लिए थे। नहीं तो मेरी ज़ेड फॉस्फो सर्पेंट मार्शल सोल इतनी आसानी से इंडोमेन पॉइजन ड्रैगन मार्शल सोल में कैसे बदल सकती थी? बिंगर, मेरे हाथ में 9 हॉट बेगोनिया को देखो। क्या यह मेरी पुरानी स्पिरिट से अलग नहीं दिख रही है? इस समय दोनों लड़कियां शुई बिंगर से भी ज्यादा परेशान थीं। दोनों को उम्मीद थी कि वह जी वुमिंग के दिए हुए अमर पौधों को जल्दी से सोख लेगी। जब तक शुई बिंगर की स्पिरिट फिर से इवॉल्व होती है, उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की पावर जरूर पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगी, जो जी वुमिंग को पीटने की उनकी बाकी योजना के लिए भी ज्यादा फायदेमंद होगा। इस समय ये लिंगलिंग के हाथ में लाल और सफेद रंग का लवसिक लॉन्गेविटी फूल देखकर शुई बिंगर को अपनी दोनों दोस्तों की चिंता के लिए और भी ज्यादा शुक्रगुजार महसूस हुआ। ठीक है, हमारे बहन जैसे रिश्ते को बनाए रखने और मजबूत होने के लिए मुझे उन्हें खाना होगा। शुई बिंगर ने अपना मन बना लिया। जैसे ही उसने अमर पौधे खाने के लिए उठाए, जी वुमिंग ने उसे याद दिलाने के लिए कहा, पहले उन लाल तनों और पत्तियों को खाओ, फिर ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास खाओ। ऑर्डर को बदला नहीं जा सकता। धन्यवाद बड़े भाई जी। इस समय शुई बिंगर ने आखिरकार जी वुमिंग से बात की। ऐसा लगा कि उनके बीच का रिश्ता काफी सुधर गया था। आपका स्वागत है, बस उन्हें यहीं एब्जॉर्ब कर लें। इस तरह मैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान किसी भी दिक्कत पर नजर रख पाऊंगा। ये सुनकर डुगुयान और ये लिंगलिंग ने गुस्से से जी वुमिंग को घूरा। क्या उन शब्दों का मतलब यह नहीं था कि वह शुई बिंगर के साथ करीबी रिश्ता चाहता था? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम बस बैठो और इंतजार करो। लिंगलिंग और मैं कमरे के अंदर उसकी रखवाली करेंगे। अगर बिंगर को कुछ हुआ तो हमें तुम्हें कॉल करने में देर नहीं होगी। याद रखना, तुम्हें झांकने की इजाजत नहीं है। हम दोनों हर समय तुम्हें देखते रहेंगे। जी वुमिंग ने तीनों लड़कियों को कमरे में वापस आते देखा। वह कुछ हैरान था। वह जी वुमिंग सच में बस इस बात को लेकर परेशान था कि शुई बिंगर को इमोर्टल प्लांट्स को एब्जॉर्ब करते समय किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उसका कोई और गंदा या घटिया इरादा नहीं था। कमरे में वापस आकर शुई बिंगर ने जी वुमिंग के कहने पर सबसे पहले कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर के डंठल और पत्ते खाए। 6 डंठल और पत्ते उसके पेट में जाने के बाद जलन और बहुत ज्यादा असहज महसूस होने लगा। उसे बहुत तकलीफ महसूस हुई। निकनेम, बिंगर का पूरा शरीर लाल है और वह बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। ऐसा क्यों है? डुगुयान ने कमरे के बाहर की ओर चिंता से चिल्लाया और थोड़ा सोचने के बाद जी वुमिंग ने जवाब दिया, ये कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर के तनों और पत्तियों में मौजूद आग का गुण है जो उसके अंदर मौजूद बर्फ के गुण से टकरा रहा है। ये फीनिक्स पावर के शुद्ध होने का भी संकेत है। बिंगर को धीरे-धीरे ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास खाने को कहें। जब फीनिक्स पावर शुद्ध हो रही होगी तो यह उसके दर्द को भी कम कर सकती है। मुश्किलों से गुजरे बिना इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता। भले ही कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर एक आग वाला पौधा था जिसमें फीनिक्स पावर थी, जी वुमिंग ने शुई बिंगर को पूरा पौधा निगलने नहीं दिया, जो उसके गुण का असली दुश्मन होता। उसकी स्पिरिट असल में एक आइस फीनिक्स थी। अगर उसके फीनिक्स ब्लड लाइन को थोड़ा और शुद्ध किया जाता तो आइस फीनिक्स मार्शल सोल की पावर और भी मजबूत हो जाती और वह ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास से मिली पावर को बेहतर तरीके से झेल पाती। बिंगर, धीरे-धीरे इस ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास को खाओ। हालांकि शुई बिंगर पहले ही ध्यान की हालत में आ चुकी थी, फिर भी वह बाहरी दुनिया की हलचल महसूस कर सकती थी। उसने डुगुयान के हाथ में रखी ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास को अपने मुंह में लिया और धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़ों में निगल लिया। जैसे ही ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास उसके पेट के निचले हिस्से तक पहुंची, उसके बहुत ठंडे औषधीय गुण तेजी से फैल गए और कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर के तनों और पत्तियों से पैदा होने वाली आग को पूरी तरह से ढक लिया और धीरे-धीरे दबा दिया, जब तक कि वह गायब नहीं हो गई। बाकी मेडिसिनल पावर उसकी सोल पावर के साथ बढ़ गई, तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई और धीरे-धीरे एब्जॉर्ब हो गई। इस समय कमरे के अंदर शुई बिंगर के पालथी मारकर बैठने पर उसे लगातार एक सफेद और बहुत ठंडी धुंध निकलने लगी। ठंडी धुंध से ढकी हुई उसके पूरे शरीर पर नीले सफेद बर्फ के क्रिस्टल बन गए। लिंगलिंग, कुछ भी गलत नहीं होगा, है ना? ठंड से कांपते हुए डुगुयान ने चिंतित होकर पूछा। ये लिंगलिंग ने जवाब दिया, यान सिस्टर बिंगर के चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखो। इससे साबित होता है कि वह अभी बिल्कुल ठीक है। तभी बर्फ बहुत तेजी से पूरे कमरे में फैलने लगी। खतरे का अंदाजा लगते ही जी वुमिंग ने तुरंत जमे हुए दरवाजे को तोड़ दिया। कमरे के अंदर की ठंडी हवा तेज हवा की तरह पूरे डॉर्मेट्री की तरफ फैल गई। जी वुमिंग ने तुरंत डुगुयान और ये लिंगलिंग को पकड़ लिया, जो लगभग जमकर मूर्तियों में बदल गए थे, और जल्दी से एम्परस लेइंग डोमेन को एक्टिवेट कर दिया। खून के रंग की हत्या की मंशा की एक बड़ी दीवार ने उन तीनों को घेर लिया, जो ठंडी हवा के बर्फ के कटाव को रोक रही थी। तुम दोनों औरतों, तुम्हारी चिंता ने तुम्हारे फैसले पर असर डाला और अब तुम इसके नतीजे भुगत रही हो। जी वुमिंग डुगुयान और ये लिंगलिंग को चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि वे काम रहे थे। क्या उन्होंने सच में सोचा था कि अल्टीमेट स्पिरिट का इवोल्यूशन प्रोसेस उनके
जैसा होगा। ये घटना आइस फीनिक्स मार्शल सोल के एवोल्यूशन की बस शुरुआत थी। आइस फीनिक्स के एवोल्यूशन से होने वाले असर की रेंज को कम करने के लिए उसने तुरंत शुई बिंगर के चारों ओर 4 फोर्थ ग्रेड सोल टूल शील्ड फॉर्मेशन बनाई, जिससे फॉर्मेशन के अंदर की ज्यादातर ठंडी हवा अलग हो गई। पूरी डॉर्मेट्री का टेंपरेचर धीरे-धीरे ठीक होने लगा। बड़े भाई जी, सिस्टर बिंगर की हालत कब तक रहेगी? जी वुमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये लिंगलिंग को क्या जवाब दे। अब सब कुछ बिंगर की किस्मत पर निर्भर था। थोड़ी देर बाद शुई बिंगर के पीछे आइस फीनिक्स अपने आप बाहर आ गया। गर्व से फीनिक्स की आवाज के बाद बूम, आइस फीनिक्स मार्शल सोल पूरी तरह से फट गया और बर्फ के क्रिस्टल की लकीरों में बदल गया जो शुई बिंगर के चारों ओर गिर गए। 165 जुआन शुआंग आइस फीनिक्स आत्मा के टूटने का दृश्य देखकर डुगुयान और ये लिंगलिंग दोनों के चेहरे पर डर का भाव आ गया। बिंगर की आत्मा ऐसे ही टूट गई। वुमिंग, उसे अमर पौधा देना पूरी तरह से उल्टा असर करने वाला था। स्पिरिट मास्टर के तौर पर उसका भविष्य खत्म हो गया है। हमें क्या करना चाहिए? बिंगर की आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी है। क्या आपसे वह अपाहिज नहीं हो जाएगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिंगर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। वुमिंग, तुम्हारे पास उसे बचाने का कोई तरीका होना चाहिए। दोनों लड़कियों के परेशान चेहरे देखकर वह खुद को रोक नहीं सका और अपना सिर बैठी हुई शुई बिंगर की ओर झुकाकर उन्हें मौजूदा हालात को अच्छी तरह देखने का इशारा किया। चिंता मत करो, बिंगर अभी ठीक है। वह अपने स्पिरिट एवोल्यूशन के आखिरी स्टेज से गुजर रही है। वह पूरे समय शुई बिंगर के बदलावों पर नजर रख रहा था, इसलिए उसे जाहिर है कि स्पिरिट टूटने की गहरी समझ थी, जिसकी चिंता दोनों लड़कियों को थी। शुई बिंगर के पीछे एक सक्शन फोर्स उसके चारों ओर बिखरे हुए सभी स्पिरिट आइस क्रिस्टल को खींचकर मिला रही थी, जबकि उसका शरीर नीली सफेद बर्फ से ढक गया था। इस समय शुई बिंगर एक बर्फ की मूर्ति की तरह थी, जो बर्फ के एक बड़े ठोस ब्लॉक के अंदर जमी हुई थी। बर्फ के पार कोई भी उसके पीछे की बहुत खास एनर्जी को धीरे-धीरे ठोस होते और फैलते हुए साफ देख सकता था। एक बहुत तेज फीनिक्स की चीख सुनाई दी और बर्फ का टुकड़ा जमा देने वाला शुई बिंगर फट गया। इसके साथ ही 4 सोल टूल डिफेंस फॉर्मेशन भी टूट गए। शुई बिंगर के पीछे से एक शुद्ध नीला शानदार फीनिक्स निकला, जिस पर कई सुनहरे पंख जड़े थे। उसके पवित्र और शानदार हाव भाव ने डुगुयान को सच में समर्पण और हैरानी का एहसास कराया। ये किस तरह की फीनिक्स टाइप स्पिरिट है? एक पल के लिए डुगुयान और ये लिंगलिंग ने शुई बिंगर के पीछे स्पिरिट को हैरानी से देखा। पास में जी वुमिंग को भी ठीक से पता नहीं था कि यह इवॉल्व आइस फीनिक्स मार्शल सोल कितनी ताकतवर है और उसने धीरे से कहा, इवॉल्व होने के बाद यह आइस फीनिक्स मार्शल सोल पक्का टॉप टियर स्पिरिट्स की कैटेगरी से आगे निकल गई है। ये कितनी स्ट्रांग है, इसका जवाब हमें बिंगर के जागने के बाद ही मिलेगा। तीनों की उम्मीद भरी नजरों के बीच शुई बिंगर ने अपनी आंखें खोली। अपने शरीर में बदलाव महसूस करते हुए वह उत्साह से डुगुयान की ओर दौड़ी और दोनों लड़कियों को बारी-बारी से गले लगाकर अपना शुक्रिया अदा किया। बिंगर, क्या तुम्हारी स्पिरिट के विकसित होने के बाद कोई बदलाव आया है? हमें इसके बारे में बताओ। डुगुयान की पूछताछ का सामना करते हुए शुई बिंगर ने कुछ भी नहीं छिपाया और खुशी से कहा, यान यान लिंगलिंग, मेरी स्पिरिट बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। मेरी पहली 3 स्पिरिट एबिलिटीज की पावर भी काफी बढ़ गई है। फिर उसने जी वुमिंग की तरफ देखा और आगे बताया, इसके अलावा मेरी स्पिरिट में न सिर्फ एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट है, जिसका जिक्र बिग ब्रदर जी ने पहले किया था, बल्कि उसे एक एक्स्ट्रा वाटर एट्रीब्यूट भी मिला है। बर्फ और पानी के दोहरे गुण एकदम सही मेल हैं। एक बार जब आप 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपकी सोल पावर सीधे रैंक 48 या 49 पर पहुंच जाती है। जी वुमिंग को शुई बिंगर की अभी की सोल पावर ग्रोथ के बारे में भी एक आम अंदाजा था और उन्होंने भविष्यवाणी की कि सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वह स्पिरिट किंग बन जाएगी। अपनी खुशी के बीच डुगुयान को अचानक एक गंभीर बात याद आई। उसने जी वुमिंग को गंभीरता से देखा और कहा, ऐसा क्यों है कि बिंगर अपनी स्पिरिट के विकसित होने के बाद 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को सोख सकती है, जबकि लिंगलिंग और मैंने भी अमर पौधे खाए, फिर भी हमारी चौथी स्पिरिट रिंग अभी भी 1000 साल की स्पिरिट रिंग है। इस पर जी वुमिंग ने शर्मिंदगी से मुस्कुरा दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने वेल ब्लू नहीं खाया, जबकि वह अपनी आत्मा के जागने के बाद से साल भर वेल ब्लू लेती रही है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, शुई बिंगर इतनी शर्मिंदा हुई कि वह गायब हो जाना चाहती थी। डुगुयान और ये लिंगलिंग को भी वेल ब्लू के असर के बारे में सोचकर बहुत शर्मा रही थी। खासकर बंद डॉर्मेट्री में उलझन भरा माहौल अपने चरम पर पहुंच गया था। बड़े भाई जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के इंसान होंगे। मैं एक अच्छा इंसान हूं। वेल ब्लू सच में एक स्पिरिट मास्टर को उनके लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स एब्जॉर्ब करने की काबिलियत देता है, लेकिन इसे दूसरे मददगार तरीकों के साथ मिलाना होगा। एक इमोर्टल प्लांट खाने से एब्जॉर्ब की जा सकने वाली स्पिरिट रिंग्स की उम्र भी काफी बढ़ जाती है। सिर्फ कई कंडीशन के कॉम्बिनेशन में ही एक स्पिरिट मास्टर 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के तौर पर एब्जॉर्ब कर सकता है। चौथी रिंग के तौर पर 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना शुई बिंगर के लिए सच में थोड़ा दिखावटी था, लेकिन उसकी अभी की स्पिरिट और फिजिकल ताकत को देखते हुए अगर वह ऐसा नहीं करती तो ये थोड़ा बेकार होता। इस समय शुई बिंगर ने जी वुमिंग और उसकी 2 बहनों को देखा, जो उसके बारे में बहुत चिंतित थी, और थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद बड़े भाई जी, लेकिन चौथी रिंग के लिए 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना बहुत चौंकाने वाला है। शुई परिवार के लिए और उससे भी ज्यादा मेरे रिश्तेदारों के लिए मैं सिर्फ 6,000 साल की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करके भी खुश हो जाऊंगा। स्पिरिट रिंग के बारे में उसके अपने विचार थे, उसके पीछे एक परिवार था और उसके सबसे करीबी रिश्तेदार थे। डुगुयान के उलट, जिसके पीछे एक टाइटल डोलुओ था, या लिंगलिंग के उलट, जिसे पूरे हेवन 2 इंपीरियल फैमिली का सपोर्ट था, उसका परिवार बस एक मामूली स्पिरिट एम्परर फैमिली था। अगर परिवार इसलिए खत्म हो गया क्योंकि किसी ने उसकी चौथी 10,000 साल की स्पिरिट रिंग पर लालच किया, तो वह शुई बिंगर पापी होगी। इसके अलावा अगर मुझे अपने लेवल से ज्यादा एब्जॉर्ब करना है, तो क्या 9,900 साल की रिंग और 10,000 साल की स्पिरिट रिंग के बीच पावर में सच में बहुत ज्यादा फर्क है। इसके अलावा 10,000 साल का स्पिरिट बीस फीनिक्स बर्ड अभी भी आइस सील के नीचे क्लैन में वापस है। ये देखकर जी वुमिंग ने इस मामले पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि डुगुयान और ये लिंगलिंग ने उत्सुकता से पूछा, बिंगर, अब जब तुम्हारी स्पिरिट और भी अच्छी हो गई है, तो इसका नाम बदल देना चाहिए। इसे प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स क्यों ना कहा जाए? प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स ये बहुत अच्छा नाम है, मुझे ये बहुत पसंद है। शुई बिंगर को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी आत्मा का नाम क्या है, लेकिन चूंकि उसकी बहनों ने ये नाम चुना था, इसलिए वह इस नाम को स्वीकार करने में खुश थी। वुमिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ और है? क्यों नहीं? डुगुयान ने जी वुमिंग को पीछे धकेला और डॉर्मेट्री के दरवाजे की ओर बढ़ गया। क्योंकि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तो जल्दी से चले जाओ। हम बहनों को अभी भी बहुत कुछ बात करनी है। मैंने अभी बिंगर की स्पिरिट को इवॉल्व करने में मदद की है और अब तुम मुझे बाहर निकालना चाहती हो, छोटी बहन। यह नहीं चलेगा, कम से कम मुझे यहीं रुककर पहले थोड़ी देर नैप ले लेना चाहिए। ये सुनकर डुगुयान, जो जी वुमिंग को बाहर धकेल रही थी, और भी शर्मा गई और उसका धक्का देने का जोर बढ़ गया। तुम क्या कह रहे हो? सो रहे हो? लिंगलिंग और मेरे साथ वाली डॉर्मेट्री में सो रहे हो? लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जी वुमिंग को डॉर्मेट्री से बाहर धकेल दिया गया। भागो! डुगुयान शर्माते हुए चिल्लाया और फिर एक धड़ की आवाज के साथ डॉर्मेट्री का दरवाजा बंद हो गया। जी वुमिंग बहुत बेबस महसूस करते हुए वहां से चला गया। 3 दिन बाद हेवन 2 एकेडमी का स्पिरिट ड्यूलिंग एरेना खचाखच भरा हुआ था। कई खूबसूरत फीमेल स्टूडेंट्स ने आने वाले सोल ड्यूलिंग कंपटीशन का बेसब्री से इंतजार करते हुए दर्शक स्टैंड पर जल्दी ही अपनी सीटें ले ली थी। जी वुमिंग ने हेवन 2 रॉयल एकेडमी टीम को सबसे पहले स्पिरिट ड्यूलिंग एरेना में लीड किया। मैच देख रही कई फीमेल स्टूडेंट्स जी वुमिंग के आने पर खुशी से चिल्ला उठी। 166 टीम में लड़ने का जोश। नहीं, ये 2 के खिलाफ 2 है। क्या ये सुंदर सफेद बालों वाला नौजवान हेवन 2 एकेडमी का वाइस कैप्टन जी वुमिंग है? वह कुछ साल पहले से ही एक स्पिरिट एंसेस्टर था। क्या उसकी कल्टीवेशन अब तक स्पिरिट किंग लेवल तक नहीं पहुंच गई है? हेवन 2 एकेडमी में अचानक 2 स्पिरिट किंग्स आ गए हैं। क्या बिंगर और बाकी लोग ये स्पैरिंग मैच जीत सकते हैं? वहां मौजूद कई खूबसूरत छात्राएं जी वुमिंग के रूप और उसकी रहस्यमयी शक्तिशाली ताकत को देखकर हैरान थी, लेकिन उन्हें अपनी ही अकादमी के टीम सदस्यों के बारे में शक था। इस समय हेवन वाटर एकेडमी के 7 सदस्य भी सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के बीच में चले गए। टीम के बीच में खड़े होकर शुई बिंगर ने जी वुमिंग को देखा, जो हेवन 2 रॉयल एकेडमी टीम में सबसे आगे थे। उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन डुगुयान की नजरों से मिलते ही उसके होठों पर एक बार फिर एक मतलब वाली मुस्कान आ गई। भले ही उसने मुझे कल रात एक इमोर्टल प्लांट दिया और मेरी स्पिरिट को इवॉल्व होने दिया, लेकिन आज उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसे किसने कहा कि इतने समय तक मुझसे कांटेक्ट न करे? ये बिग ब्रदर जी को मेरी इवॉल्व हुई स्पिरिट की असली ताकत दिखाने का भी एक अच्छा मौका है। एक पल में एक चीख के साथ गहरा फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स शुई बिंगर के पीछे से निकला, जिससे गुआंची से भी ज्यादा तेज ठंडक निकली। इस सीन ने वहां मौजूद सभी फीमेल स्टूडेंट्स को बहुत इमोशनल कर दिया और वे बहुत शॉक रह गईं। सिस्टर बिंगर की आइस फीनिक्स मार्शल सोल ऐसी कब हो गई? सुनहरे पंखों वाली आइस फीनिक्स मार्शल सोल और भी शानदार लगती है। ऑडियंस में बैठे लिजियान्यू और हेवन वाटर एकेडमी के कई टीचर भी शुई बिंगर की स्पिरिट में अचानक आए बदलाव से बहुत हैरान थे। जुआन युए, शुई बिंगर की आत्मा विकसित हो गई है। क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। शायद यह एक देरी से हुआ इवोल्यूशन है जो पहले फीनिक्स चिक को एब्जॉर्ब करने की वजह से हुआ था, जो बिंगर के साथ बहुत कंपैटिबल था। टीचरों ने एक दूसरे को देखा और सहमति में चुपचाप से हिलाया।
ऐसा लग रहा था कि यह समझने का यही एकमात्र तरीका था कि कोई आत्मा फिर से कैसे विकसित हो सकती है। ली जियान्यू को भी इस पर थोड़ा शक था। भले ही आइस फीनिक्स मार्शल सोल फीनिक्स बर्ड को दूसरी स्पिरिट रिंग के तौर पर एब्जॉर्ब करने के बाद इवॉल्व हुई हो, लेकिन इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसने इस बारे में ध्यान से सोचा, फीनिक्स बर्ड को एब्जॉर्ब करने से पहले बिंगर की फीनिक्स मार्शल सोल में काफी कमियां थी। फीनिक्स बर्ड को एब्जॉर्ब करके उसके ओरिजिन को फिर से भरने के बाद और तीसरी स्पिरिट रिंग के आइस क्रिस्टल बर्ड सोल बीस्ट होने के बाद ये समझा जा सकता था कि स्पिरिट अब सिर्फ बदली है। इस समय टीम के कैप्टन और कोर के तौर पर शुई बिंगर ने सबसे पहले बात की। शुई बिंगर मार्शल सोल प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स लेवल 40 3 रिंग सोल एंसेस्टर। स्नो डांस मार्शल सोल डेलिकेट डांस स्नो फोजिंग लेवल 41 4 रिंग सोल एंसेस्टर। यू हेयर मार्शल सोल कोरल बाराकुडा लेवल 41 4 रिंग सोल एंसेस्टर। सातों स्टूडेंट्स ने एक-एक करके अपनी स्पिरिट्स दिखाई। जीवोमिंग और हेवन डू रॉयल एकेडमी के बाकी 6 स्टूडेंट्स को सावधानी से देखते हुए डुगु यान और दूसरों ने भी बारी-बारी से अपनी स्पिरिट्स और स्पिरिट रिंग की बनावट दिखाई, जिससे हेवन वाटर एकेडमी की कई फीमेल स्टूडेंट्स हैरानी से चिल्ला उठी। हेवन डू रॉयल एकेडमी के लिए डुगु यान जैसा स्पिरिट किंग होना एक बात है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 और स्पिरिट पूर्वज होंगे। 2 स्पिरिट पूर्वज, 2 स्पिरिट राजा और अच्छी ताकत वाले 3 स्पिरिट एल्डर इस बार हेवन वाटर एकेडमी के जीतने के चांस बहुत कम हैं। अगर सिस्टर बिंगर और सिस्टर ज़ूबू की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल पहले स्पिरिट किंग लेवल से नीचे के 5 सदस्यों को हरा देती है, तो हेवन वाटर एकेडमी के पास अभी भी एक मौका है। अगर नहीं, तो हार पक्की है। इस बीच जी वुमिंग ने बिना कोई स्पिरिट रिंग दिखाए सिर्फ अपना ब्लड थंडर बैटल स्पीयर बुलाया। उस समय दोनों टीमें जो एक दूसरे के गले पर थीं और किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार थीं, अचानक जी वुमिंग के पीछे से आई एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। टीम फाइट बिंगर और दूसरों के साथ गलत है। पिछली बार हेवन डू रॉयल एकेडमी एक मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की वजह से हार गई थी। इस स्पैरिंग सेशन का हमारा मेन मकसद तुम्हारे आइस स्नो ड्रिफ्टिंग को हराना है। इसलिए फेनिक्स के लिए लिंग तुम और बिग ब्रदर वुमिंग बिंगर और स्नो डांस के मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को चैलेंज क्यों नहीं करते? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहन यान, हम सब आपकी बात सुनेंगे। जी वुमिंग को छोड़कर बाकी चारों सहमत हो गए। झिझक रहे यांग योंग ने भी ये देखकर ऐसा ही किया कि जू जुकिंग भी सहमत हो गए हैं। वह चुपचाप अपना सिर झुकाए हुए था। अलायंस लीडर जी वुमिंग का सामना करने में बहुत शर्मिंदा था, जो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। आप लोग, क्या ये टीम फाइट नहीं थी? ये 2 on 2 सोल ड्यूल में क्यों बदल गई? अगर मैं लड़ता हूं तो ये बिंगर और दूसरों के साथ भी गलत होगा। ये सुनकर डुगु यान ने जी वुमिंग की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और कमांडिंग टोन में बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल से हार चुके हैं। एक स्पिरिट किंग के तौर पर अपनी ताकत से क्या तुम उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को नहीं हरा सकते? अगर तुम्हें चोट भी लग जाए तो क्या यान तुम्हारे ठीक पीछे नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिछाए जाल में फंस गया हूं। तो मैं मैदान में उतरूंगा। लिंग, तुम्हें समय रहते मुझे ठीक करना होगा। उसने पहले से ही 2 नहीं 3 महिलाओं की योजना का अनुमान लगा लिया था और वर्तमान 2 पर 2 आत्मा द्वंद भी जी वुमिंग की अपेक्षाओं के भीतर था। साथ ही वह ये भी अनुभव करना चाहता था कि सिर्फ स्पिरिट एल्डर लेवल की ताकत वाले स्पिरिट एंसेस्टर और दूसरे लो लेवल स्पिरिट एंसेस्टर द्वारा किया गया मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कितना शक्तिशाली होगा। डुगु यान के अचानक 2 on 2 सोल ड्यूल के प्रस्ताव को देखते हुए वहां मौजूद हेवन वाटर एकेडमी के कई छात्र बहुत उत्साहित थे। आखिरकार वे हेवन वाटर एकेडमी से थे और जाहिर है कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी एकेडमी हेवन डू रॉयल एकेडमी से हार जाए, इसलिए वे जोर से चिल्लाए, 2 पर 2 आत्मा द्वंद, 2 पर 2 आत्मा द्वंद। ये देखकर कि स्टूडेंट्स 2 on 2 सोल ड्यूल का बहुत इंतजार कर रहे थे और उनके इमोशंस पीक पर पहुंच गए थे। हेवन वाटर एकेडमी के कई टीचर्स थोड़ी बातचीत के बाद इस बात पर मान गए। हेवन वाटर एकेडमी और हेवन डू रॉयल एकेडमी के दूसरे स्टूडेंट्स स्टेज से चले गए, जिससे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 4 लोग ही खड़े रह गए। लिंग, हर समय मेरे पीछे रहना। इससे पहले कि जी वुमिंग अपने निर्देश पूरे कर पाते, शुई बिंगर ने अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी आई सील उनकी ओर फेंक दी। पूरा सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म तुरंत पूरी तरह से जम गया। इससे पहले कि जी वुमिंग कुछ रिएक्ट कर पाते, वह ये लिंग बर्फ के बड़े-बड़े ब्लॉक में पूरी तरह से जम गए और कुछ देर के लिए कंट्रोल में आ गए। स्नो डांस, जब तक वह फंसा हुआ है, चलो पहले वह मूव करते हैं और उसे कम से कम समय में पूरी तरह हरा देते हैं। ठीक है। स्नो डांस ने शुई बिंगर के फैसले पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया। स्पिरिट किंग से निपटने के लिए उसे सफलतापूर्वक कंट्रोल करने के बाद उन्हें उसे एक बार में ही हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। नहीं तो अगर वे जी वुमिंग के रिएक्ट करने तक इंतजार करते तो नतीजे बिल्कुल अलग होते। दोनों औरतें अचानक हवा में उछली, पीठ सटाकर और उनके चारों हाथ जुड़े हुए थे। सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर बर्फ के टुकड़े और भी तेजी से बिखर गए। टेंपरेचर फिर से आधा हो गया और बर्फ तेजी से प्लेटफॉर्म के सामने तक फैल गई। इससे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद ज्यादातर स्टूडेंट्स ठंड से बुरी तरह कांपने लगे और वे सब प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी देखने वाली सीटों की तरफ भागे। 167 सोल मास्टर कंपटीशन शुरू होने वाला है और तानसेन चिंतित दिख रहा है। इस बीच जब पूरे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर सीन को शुई बिंगर और दूसरों ने कंट्रोल कर लिया, तो उन दोनों के पैरों के नीचे धीरे-धीरे प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स की एक एनर्जी बॉडी बन गई। बड़े भाई जी, मुझे माफ करना, लेकिन इस 2 on 2 सोल ड्यूल की जीत सिर्फ हमारी हेवन वाटर एकेडमी की हो सकती है। इस समय जी वुमिंग, जो अभी ठंड की रोक से आजाद हुआ था, ने पाया कि अल्टीमेट आइस से बने इस बर्फीले माहौल में उसकी सोल पावर तेजी से खत्म हो रही है। इसके अलावा उसके पीछे जमा हुआ ये लिंग था। अगर उसने आइस स्नो ड्रिफ्टिंग फ्यूजन स्किल के इस एडवांस्ड वर्जन को तुरंत ठीक नहीं किया, तो लिंग शायद घायल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ही था, इसलिए उसे जो असल में आइस स्नो ड्रिफ्टिंग की पावर का अनुभव करना चाहता था, पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। हवा और बारिश की रात 1000 मील की दूरी पर बहुत ज्यादा गहराई। जैसे ही गहरा फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स जी वुमिंग से टकराने वाला था और हवा में मौजूद शुई बिंगर चिंता में डूबा हुआ था, अचानक एक खूनी भाला सीधे नीचे उतरते हुए गहरे फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स की तरफ निकला। आसपास की हवा को भाले की तेज नोक ने चीर दिया। इस समय शुई बिंगर और बाकी लोगों के साथ-साथ दर्शकों में मौजूद भीड़ को भी ऐसा लगा जैसे हवा में दम घुट रहा हो। टकराना, जैसे ही प्रोफाउंड आइस फ्रॉस्ट फीनिक्स ब्लड थंडर बैटल स्पीयर के संपर्क में आया, फीनिक्स का सिर एक धमाके के साथ फट गया। इसके तुरंत बाद शरीर, पंख और पूंछ भी कई एनर्जी आइस क्रिस्टल में बदल गए और जमीन पर बिखर गए। थर्ड सेल्फ क्रिएटेड स्पिरिट स्किल की पावर खत्म होने के साथ-साथ शुई बिंगर और स्नो डांस को भी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स टूट गया, जिससे उनकी सोल पावर तुरंत खत्म हो गई। एक पल में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल धमाके के साथ गिर गई और शुई बिंगर और स्नो डांस एक ही समय में आसमान से गिर पड़े। जी वुमिंग ने मौके का फायदा उठाया, अपने पैर हल्के से हिलाए, ऊपर कूदा, अपने बाएं और दाएं हाथ से दोनों लड़कियों की कमर को पकड़ा और जमीन पर आराम से उतरा। बिंगर, स्नो डांस, क्या तुम दोनों ठीक हो? बिंगर बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये देखते हुए कि आइस स्नो ड्रिफ्टिंग आसानी से टूट सकती है, वह बहुत कंफ्यूज महसूस कर रही थी। आपने ये कैसे किया? भले ही अटैक पावर ज्यादा हो, लेकिन हमारे सबसे मजबूत अटैक को तोड़ते हुए कोई डैमेज न होना बिल्कुल नामुमकिन है। शुई बिंगर को जो शक हुआ, उससे वहां मौजूद सभी लोगों के दिल भी भर गए। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जी वुमिंग की अटैक स्पीड बहुत तेज थी और आसपास की हवा में तुरंत बदलाव आ गया था। वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक फेंके गए भाले का इतना शक्तिशाली हमला कैसे हो सकता है। क्या जी वुमिंग की ताकत सच में सिर्फ एक स्पिरिट किंग जितनी है? लेकिन ऑडियंस में मौजूद टीचर्स को एक गहरी बात समझ में आई। जी वुमिंग की तरफ उनकी नजरों में हैरानी दिख रही थी। बच्चे ने पहले जो खास भाला तकनीक दिखाई, वह पक्का खुद से बनाया हुआ सोल स्किल है। अगर यह सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल नहीं होता, तो हम स्पिरिट रिंग स्किल रिलीज होने पर स्पिरिट रिंग एनर्जी में उतार-चढ़ाव महसूस कर पाते, लेकिन उसमें वे तथाकथित स्पिरिट रिंग एनर्जी में उतार-चढ़ाव नहीं थे। शुरू से आखिर तक जी वुमिंग का कभी भी स्पिरिट रिंग स्किल रिलीज करने का इरादा नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का इस्तेमाल किया। हालांकि ये सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल बहुत ज्यादा है, असल में हमें घुटन महसूस कराती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल की सबसे बड़ी कमी इसका लीनियर अटैक है। एक बार जब बिंगर और बाकी लोग रिएक्ट करेंगे, तो सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल से बचना बहुत आसान होगा। कई टीचरों के अंदाजों के बीच आसपास की छात्राओं को भी सब समझ आ गया था। जी वुमिंग के लिए उनके हाव भाव में पहले की तारीफ के अलावा सिर्फ कट्टर जलन की भावना थी। यह एक सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल है, एक लेवल 50 स्पिरिट किंग जो एक बहुत शक्तिशाली सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल में भी माहिर है। भले ही उसके सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल में बड़ी लिमिटेशन हो, फिर भी यह साबित करता है कि उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। और कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में जब तक वह वहां है और बस ये सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल करता है, लगभग कोई भी स्टूडेंट उसे हरा नहीं पाएगा। कई स्टूडेंट्स की बातों का सामना करते हुए उनके विरोधी के तौर पर शुई बिंगर सब कुछ समझ गए। उन्होंने सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के नीचे डुगुयान और ये लिंग को कुछ निराशा के साथ देखा। इस समय डुगुयान भी घबरा गया था और जी वुमिंग के अचानक किए गए सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल से हैरान था। उन्होंने पहले जो प्लान बनाया था, वह भी इस समय पूरी तरह से फेल हो गया था। जी वुमिंग से निपटने के लिए उसके और शुई बिंगर के मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करना मुश्किल था, बहुत मुश्किल। हालांकि वे सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल की वजह से जी वुमिंग को सजा नहीं दे सकते थे, लेकिन इस समय डुगुयान, ये लिंग और शुई बिंगर जी वुमिंग के दिखाए टैलेंट की वजह से और भी
ज्यादा खुश थे, खासकर डुगुयान। जी वुमिंग ने अचानक जो सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल दिखाई थी, उसे देखकर उसे और भी ज्यादा लगा कि जी वुमिंग के दिल में अभी भी और भी अनकहे राज दबे होंगे। निकनेम, तुम्हारे पास और क्या राज हैं? जल्दी करो और मुझे सब कुछ बता दो। डुगुयान जितना ज्यादा जी वुमिंग को देखती, उसे उतना ही लगता कि जिस आदमी पर उसकी नजर है, वही खजाना है, जिसके अनगिनत राज हैं जिन्हें कभी पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सकता। चाहे वह वेल ब्लू हो या सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल, ये सभी जी वुमिंग की चीजें छिपाने की खासियत को दिखाते थे। कुछ गुस्से में डुगुयान का सामना करते हुए उसका एक्सप्रेशन धीरे-धीरे गंभीर हो गया। ये सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल भी बिंगर और दूसरों के साथ-साथ आपकी लिटिल सिस्टर की हिम्मत की वजह से है। अभी-अभी मुझे ये हाफ मूव सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल समझ में आया। मुझे, हम तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और फिर जी वुमिंग को कंफ्यूजन में देखा। क्या उसकी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल अभी-अभी समझ में आई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उनसे फिर से झूठ बोल रहा था? उनके अभी भी हैरान करने वाले हाव भाव देखकर जी वुमिंग ने तुरंत कहा, ठीक है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए कि मैंने सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल सीख ली है? अब से आधे साल बाद और कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट टूर्नामेंट में हम चैंपियनशिप जीतने के लिए और भी पक्के हो जाएंगे। तीनों लड़कियों ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। किसे पता था कि उसके पास दूसरा, तीसरा या चौथा सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल भी होगा। इसके बाद हेवन डू रॉयल अकादमी ने हेवन वाटर अकादमी के छात्रों के साथ कुछ टेक्निकल एक्सचेंज और वन ऑन वन स्पैरिंग मैच खेले। हेवन वाटर अकादमी में लगभग आधे महीने रहने के बाद जी वुमिंग अपनी टीम के 6 सदस्यों को लेकर हेवन डू सिटी लौट आए। उनके जाने से पहले शुई बिंगर ने खुद उन्हें तियांशुई सिटी के गेट के बाहर विदा किया। इस बीच जैसे-जैसे ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट का शेड्यूल पास आया, पूरे कॉन्टिनेंट की हाई लेवल स्पिरिट मास्टर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स अपने सोल पावर लेवल को बढ़ाने के लिए और ज्यादा उत्साहित और उत्सुक हो गए। टैंगसेन और ब्लू टाइडेंट अकेडमी के दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन अभी के टैंगसेन को हमेशा लगता था कि उसकी ताकत उसकी इच्छाशक्ति से कम पड़ रही है। वह घास पर पैर मोड़कर पालथी मारकर बैठता था। नहीं, ये नामुमकिन है। लगभग 1 साल हो गया है और मेरी सोल पावर सिर्फ लेवल 34 तक ही पहुंची है, जबकि बॉस दाई पहले ही लेवल 40 पार कर चुका है। अगर सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होता है तो मेरे अभी के सोल पावर लेवल के साथ सभी विरोधियों को हराना मुश्किल होगा। क्या मुझे क्लियर स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग डालनी चाहिए? जब तक मैं इसमें स्पिरिट रिंग डालता हूं, मेरी सोल पावर भी थोड़े समय में स्पिरिट एंसेस्टर लेवल तक बढ़ सकती है। उस समय मेरे पास कंपटीशन के दौरान आने वाली सभी खास स्थितियों से निपटने की ताकत भी होगी। 168 शियाओबू उन्हें दवा वाली जड़ी बूटियां देता है और 7 शैतानों की ताकत बढ़ जाती है। इस समय जब यू शियाओगांग ने माहोंगजुन और दूसरों के लिए रोजाना की ट्रेनिंग का प्लान बनाया, तो उसने तानसांग के परेशान चेहरे को देखा और पूछा, छोटे सैन, क्या हुआ? क्या तुम्हारी सोल पावर कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है? तानसांग को इस सवाल पर कोई शक नहीं था और उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, टीचर, ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है और हमारे श्रेक 7 डेविल्स में से सिर्फ बॉस दाई ही स्पिरिट एंसेस्टर लेवल तक पहुंचा है। हम में से बाकी 6 सिर्फ स्पिरिट लेवल पर हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली स्पिरिट मास्टर टीमों में कम से कम 3 स्पिरिट एंसेस्टर हैं। हमारे श्रेक 7 डेविल्स की ताकत के साथ मुझे डर है कि हम सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इवेंट है जो हर 5 साल में होता है। इसके अलावा ये सोल मास्टर टूर्नामेंट स्पिरिट हॉल होस्ट करता है, जो इसे अब तक का सबसे खास टूर्नामेंट बनाता है। उसे यानी टैंगसेन को हिस्सा लेना होगा और अच्छी रैंकिंग हासिल करनी होगी। सिर्फ इसी तरह वह अपने टीचर की पिछली बेइज्जती को धो सकता है। साथ ही उसे पक्का यकीन था कि उसके पिता कहीं न कहीं से उसके मैच जरूर देख रहे होंगे। इस सोल मास्टर टूर्नामेंट में सिर्फ जीत की इजाजत थी, हार की नहीं। हारने वाला टैंगसेन का शिष्य बनने के लायक नहीं है। वुफैंग, तुम लोग मॉन्स्टर हो। मोबाइल तुम में सबसे बड़ा है, लेकिन वह सिर्फ 17 साल का है। इसके अलावा तुम चाहो और टाइलॉन, सभी में स्पिरिट एल्डर की ताकत है और वे चुपचाप मिलकर काम करते हैं। भले ही विरोधी ज्यादा ताकतवर हो, तुम जीतने के लिए अपने फायदों का इस्तेमाल कर सकते हो। यू शियाओगांग तानसांग के पास गया, हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया और फिर बोला, छोटे सैन, बिना सोचे समझे ताकत बढ़ाने से स्पिरिट मास्टर के शरीर को बहुत नुकसान होगा। इसलिए तुम्हें खुद को छोटा समझने, खुद को और अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। सोल मास्टर टूर्नामेंट में स्पिरिट फाइट कभी भी किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती। इसके लिए पार्टनर्स को मजबूत दुश्मनों को हराने के लिए एक दिल और दिमाग से मिलकर काम करने की जरूरत होती है। तानसांग ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन फिर भी तैयार नहीं था। टीचर, मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास अभी भी थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैं अपने क्लियर स्काई हैमर में एक स्पिरिट रिंग जोड़ना चाहता हूं। भले ही यह सिर्फ एक ही हो, इससे न सिर्फ मेरी सोल पावर बढ़ेगी, बल्कि मैं पूरी सिचुएशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल भी कर पाऊंगा। नहीं, क्या तुम्हें अभी याद है कि तुम्हारे पिता और मैंने पहले क्या कहा था? ये सुनकर तानसांग ने थोड़ा सा हिलाया, जबकि यू शियाओगांग ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा, मैंने आपको पहले डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन ट्विन मार्शल सोल प्रोसेसर के लिए कल्टीवेशन का तरीका यह है कि पहली स्पिरिट के पूरा कल्टीवेशन से पहले आपको दूसरी स्पिरिट में नई स्पिरिट रिंग नहीं डालनी चाहिए। नहीं तो स्पिरिट कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, जिससे आपका शरीर फट जाएगा और मर जाएगा। 100 साल में जुड़वा आत्माओं वाले 3 से ज्यादा स्पिरिट मास्टर नहीं हुए हैं। उनमें से एक, जिसका आइडिया भी आपके जैसा ही था, उसकी मौत हो गई जब उसने अपनी दूसरी स्पिरिट में दूसरी स्पिरिट रिंग जोड़ी, तो उसका शरीर फट गया और वह मर गया। ये राज सुनकर तानसांग की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने जल्दी से पूछा, तो फिर दूसरे ट्विन मार्शल सोल प्रोसेसर का क्या हुआ? उनका क्या हुआ? दूसरे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सफलता मिली। वह स्पिरिट हॉल की वर्तमान सुप्रीम पोंटिफ बीबी डोंग है। बीबी डोंग का नाम सुनते ही यू शियाओगांग के दिल में एक अजीब सा अफसोस हुआ। उसने अपनी पहली स्पिरिट को टाइटल डुओ लेवल तक कल्ट करने के बाद ही अपनी दूसरी स्पिरिट में स्पिरिट रिंग से जोड़ी। और तुम्हारे पिता और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम टाइटल डुओ की साधना करने के बाद क्लियर स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग से जोड़ो और कॉन्टिनेंट पर सिर्फ 2 जुड़वां स्पिरिट मास्टर्स में से एक बनो, जिनके पास अभी 10,000 साल या 100,000 साल की रिंग्स हों। टैंगसांग ने यू शियाओगांग की बातों पर पूरा यकीन किया। उसकी नजर बहुत मजबूत थी, क्योंकि उसने अभी के लिए क्लियर स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग जोड़ने का आइडिया पूरी तरह से छोड़ दिया था और रोजाना की ट्रेनिंग में लग गया था। दोपहर तक जब लंबी दूरी की दौड़ के प्रोजेक्ट का पहला स्टेज पूरा हो गया और सब लोग झपकी लेने के लिए अपने कमरों में लौटने की तैयारी कर रहे थे, शियाओबू ने माहोंगजुन, ऑस्कर, टाइलॉन और बाकी 5 लोगों को कुल मिलाकर श्रेक 7 डेविल्स के मीटिंग रूम में बुलाया। शियाओबू, तुम्हारे पास ऐसा क्या सीक्रेट है कि तुम कहने से पहले हम सबको यहाँ इकट्ठा करने पड़ रहे हो? भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबको हैरान देखकर शियाओबू ने जल्दी से 9 लकड़ी के बक्से निकाले और एक-एक करके उनके ढक्कन खोले। एक तेज दवा वाली खुशबू फैली, जिससे सभी को ताजगी महसूस हुई। ये वो दवा वाली जड़ी बूटियां हैं जो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए छोड़ गए हैं। ये हमारे पार्टनर्स के काम आएंगी। छोटी सैन, तुम हम में से दवा के बारे में सबसे अच्छी जानती हो, इसलिए तुम्हें ही इन दवा वाली जड़ी बूटियों का इंतजाम करना चाहिए। शियाओबू ने 9 दवा वाली जड़ी बूटियां तानसांग को दी, फिर अजीब तरह से अपना शरीर घुमाया और इधर-उधर देखा और शर्मीले चेहरे से उनकी शुरुआत के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिश की। जब तानसांग ने इन औषधीय जड़ी बूटियों को देखा, तो उसकी आंखों में कभी न खत्म होने वाली रोशनी चमक उठी और वह बहुत हैरान होकर बोला, ये थर्ड ग्रेड जिनसिंग ट्विन लोड्स और मेडिसिनल हर्ब्स में टॉप ग्रेड स्नो सिल्क में है। तीसरे भाई, इन औषधीय जड़ी बूटियों का हमारे लिए क्या उपयोग है? माहोंगजुन ने तानसांग की तरफ देखा, जो पहली बार इस तरह की अजीब बेचैनी दिखा रहा था, और बहुत उत्सुकता से पूछा, ये दवा वाली जड़ी बूटियां हमारी कम सोल पावर की वजह से पैदा हुए गैप को पूरी तरह से भर सकती हैं। इनसे फैटी, तुम्हारी सोल पावर कम से कम 2 से 3 लेवल तक बढ़ सकती है। इनका मैरोक्लींजिंग का असर भी होता है और ये तुम्हारी आगे की साधना की स्पीड को बढ़ाएंगी। ये सचमुच एक अद्भुत खजाना है। शियाओबू, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ी हैं। तुम्हें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। हालांकि टैंगसांग सच में इन दवा वाली जड़ी बूटियों को चाहती थी, लेकिन ये खेती के रिसोर्स थे जो शियाओबू के माता-पिता ने उसके लिए छोड़े थे। अगर उसके रिसोर्स सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए इस्तेमाल किए गए तो ये कुछ हद तक गलत होगा। हाँ, शियाओबू, तीसरा भाई सही कह रहा है। मेरे सेट के पास इन जैसी बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां हैं। मैं अपने पिता से कुछ भेजने के लिए कह सकता हूं। निंगरोंगरोंग ने शियाओबू का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा दिया। हालांकि उनके 7 ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल की औषधीय जड़ी बूटियां उतनी कीमती नहीं थी जितनी शियाओबू लाई थी, फिर भी उनमें से कई ऐसी थी जिन्हें सोल पावर बढ़ाने के लिए खाया जा सकता था। एक बार जब मैंने उन्हें दे दिया, तो मैं उन्हें वापस कैसे ले सकता हूं? लिटिल सैन, क्योंकि तुम इन दवा वाली जड़ी बूटियों के नाम जानते हो, तो उन्हें हमारे पार्टनर्स को दे दो। जब हमारी सोल पावर बढ़ेगी, तभी हम सोल मास्टर टूर्नामेंट में चमक पाएंगे। ज़ियाओबू ने अपने गाल थोड़े फुला लिए और अपने पार्टनर की मेहरबानी को ठुकरा दिया। ये देखकर टैंगसांग ने उसे निराश करना बंद कर दिया। दवा वाली जड़ी बूटियों के गुणों के आधार पर उसने उनमें से 5 जड़ी बूटियां एक करके निंगरोंगरोंग और दूसरों को बांट दी। क्योंकि दाई मोबाइल स्पिरिट हंटिंग पर निकला था, इसलिए एक और जड़ी बूटी उसके लिए रख ली गई। तानसांग बाकी तीनों को वापस शियाओबू के पास ले आया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, शियाओबू पहले बोल पड़ा, भाई, ये 3 दवा वाली जड़ी बूटियां मेरे ज्यादा काम की नहीं है। तुम हमारे श्रेक 7 डेविल्स का कोर हो। तुम्हारा इन्हें लेना हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। शियाओबू, तुम्हें पाकर बहुत अच्छा लगा। इस समय तानसांग ज़ियाओबू के बिना स्वार्थ के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ।
उसने मन ही मन कसम खाई कि उसे स्पिरिट एंसेस्टर तक पहुंचना होगा, एक शक्तिशाली स्पिरिट रिंग जोड़नी होगी और सोल मास्टर टूर्नामेंट में सभी विरोधियों को हराना होगा। वह ज़ियाओबू की दयालुता को कभी बेकार नहीं जाने देगा। भाई तान सांग की बातों से ज़ियाओबू का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे बहुत शर्म महसूस हुई। औषधीय जड़ी बूटियां मिलने के बाद सभी लोग एक-एक करके पालथी मारकर बैठ गए और जड़ी बूटियों का सेवन करके उनकी औषधीय शक्ति को सोखने लगे। उनकी आत्मा की शक्ति भी तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही 5 महीने बीत गए और पूरा हेवन डू सिटी और भी ज्यादा चहल-पहल वाला हो गया। हेवन डू कंपटीशन जोन की सभी स्पिरिट मास्टर टीमें हेवन डू सिटी में आ गई थी। हेवन डू प्लाजा, जो हेवन डू शहर के बीच में सबसे बड़ा प्लाजा है, वहां हेवन डू साम्राज्य के ज्यादातर स्पिरिट मास्टर एलिट इकट्ठा हुए थे। सम्राट ज़ू ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। उनके बाईं ओर प्लेटिनम बिशप सालास और दाईं ओर निंगफैंगजी एक कीमती डंडा पकड़े हुए थे। 169 क्या तान सांग की हमेशा रहने वाली चौथी अंगूठी। अनाउंसर फ्लाइंग डिस्क पर सवार होकर हेवन डू प्लाजा के ऊपर चक्कर लगाते हुए जोर से बोल रहा था, आइए हेवन डू डिवीजन की हर एकेडमी की रिप्रेजेंटेटिव टीमों का स्टेज पर स्वागत करें। आइए हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जी वुमिंग की लीडरशिप में हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 के सदस्य सबसे पहले हेवन डू प्लाजा में घुसे। एक पल में कई आम लोगों की नजरें उन सातों पर टिक गईं। हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 एक सीधे टीम है जो सीधे फाइनल में पहुंच सकती है। वे दूसरी एकेडमी के साथ क्वालीफायर में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? भाई तुम थोड़ा आउट ऑफ द लूप हो। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 की ओवरऑल ताकत कितनी मजबूत है? 2 स्पिरिट किंग्स और 5 स्पिरिट एंसेस्टर्स, इतनी मजबूत टीम के साथ उन्हें सीड करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी राय में इस साल के सोल मास्टर टूर्नामेंट का चैंपियन हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 होना चाहिए। अब जी वुमिंग की मदद से शिमो, स्टोन मिल और जू जू किंग, जो आधे साल पहले भी स्पिरिट एल्डर थे, सभी को स्पिरिट एंसेस्टर बना दिया गया था। स्टोन मिल भाइयों की सोल पावर शुरू में कम नहीं थी और 2 रहस्यमय पानी की गोलियों के असर से वे एक के बाद एक स्पिरिट एल्डर रैंक पार करते गए। ज़ुज़ुकी की बात करें, जिसका सोल पावर लेवल पूरी टीम में सबसे कम था, एक रहस्यमय वाटर पिल और वाटर इमोर्टल ज़ेड मसल बोन से बनी वाटर इमोर्टल पिल खाने के बाद उसकी सोल पावर लेवल 34 से बढ़कर लेवल 43 हो गई, जिससे वह टीम की 5वीं रैंक वाली मेंबर बन गई। हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 और 2 की एक के बाद एक एंट्री के बाद 5 ग्रेट एलिमेंटल एकेडमी टीमें अगली थी। इन 5 में एलिफेंट आर्मर एकेडमी को छोड़कर बाकी 4 एलिमेंटल एकेडमी, जो पहले से पावर हाउस थी, उनके मेंबर्स में बहुत ज्यादा ताकत थी और हर टीम में कम से कम 4 या उससे ज्यादा स्पिरिट एंसेस्टर थे। लेकिन जैसे ही अनाउंसर ने एकेडमी की एंट्री का इंट्रोडक्शन दिया, हरे रंग से ढकी और एडवर्टाइजमेंट से सजी एक टीम ने जोकरों की तरह जोरदार एंट्री की। तान सान और दूसरों को पास से देखने वाले हर राहगीर के चेहरे पर नफरत और मजाक के भाव थे। ये किस अकादमी की रिप्रेजेंटेटिव टीम है? सब ऐसे ही हरे भरे हैं, जिसे ज्यादा नहीं पता वो सोचेगा कि ये बस कुछ नाकाबिल माली हैं जो नंबर बना रहे हैं। बहुत बदसूरत। एकेडमी और स्टूडेंट्स दोनों का एस्थेटिक्स प्रॉब्लम वाला है। ऑडियंस को श्रेक का मजाक उड़ाते हुए सुनकर दाई मुबाई बहुत गुस्सा हो गया। अगर वह ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेने वाला होता तो वह सबसे पहले जाकर उन लोगों को पीटना पसंद करता। तीसरे भाई ऊपर देखो, मेन सीट पर हेवन डू एम्पायर के एम्परर ज़ू बैठे हैं। बाईं ओर स्पिरिट हॉल के प्लेटिनम बिशप सालास हैं और दाईं ओर मेरे पिता हैं, जिनसे आप पहले ही मिल चुके हैं। निंगरोंगरोंग ने उत्साह से हेवन डू डिवीजन के 3 सबसे सम्मानित लोगों के साथ साथ पूरे हेवन डू कंपटीशन जोन का परिचय तान सान और दूसरों से कराया। जैसे ही टैंग सान ने बड़ी स्क्रीन पर सालास को देखा, उसकी भौहें तंग गईं, उसकी मुट्ठियां भींच गईं और गुस्से की आग अपने आप भड़क उठी। मेरी मां की मौत और मेरे पिता और मेरी यह हालत सब स्पिरिट हॉल की वजह से है। अगर वे नहीं होते तो हमारा परिवार बेफिक्र जिंदगी जी सकता था। हेवन डू प्लाजा के ऊपर बैठे सम्राट ज़ू ने नीचे जी वुमिंग के नेतृत्व वाली हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 पर पूरा ध्यान दिया और निंगफैंगजी से कहा, स्कूल मास्टर निंग, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी टीम है जिससे आपको बहुत उम्मीदें हैं? महाराज, हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 के अलावा मैं एक और टीम को भी पसंद करता हूं, लेकिन अभी के लिए मुझे इसे सीक्रेट रखने की इजाजत दें। ओह, सम्राट ज़ू ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही हेवन डू डिवीजन में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों ने अपनी एंट्री पूरी की, अनाउंसर ने जोर से चिल्लाया, आइए हम हेवन डू एम्पायर के महाराज ज़ू को सोल मास्टर टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी में भाषण देने के लिए बुलाएं। जैसे ही अनाउंसर ने बोलना खत्म किया, सम्राट ज़ू हाथ में माइक्रोफोन लिए ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सबके सामने खड़े हो गए और जोर से सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने की घोषणा की। दोपहर में अलग-अलग टीमों ने लॉटरी निकालनी शुरू की और एक के बाद एक कंपटीशन का शेड्यूल जारी किया गया। जी वुमिंग की लीडरशिप वाली हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम ने एक अनजान और कमजोर टीम निकाली। मैच शुरू होने से पहले ही जी वुमिंग का सामना कर रही कमजोर टीम ने हार मान ली। बस इसी तरह हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 ने आसानी से क्वालीफायर में जीत हासिल कर ली। लेकिन तान सान ने लॉर्ड ड्राइंग के दौरान हेवन डू रॉयल एकेडमी का चित्र बनाया। निंगरोंगरोंग, माहोंगजुन और बाकी सभी इस बात से बहुत घबरा गए थे। प्लीज इसे हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 न बनने दें, प्लीज ऐसा न करें। अचानक सालास ने सोने की किनारी वाले 2 टोकन जमीन पर फेंक दिए। माहोंगजुन और दूसरों ने उन्हें साफ-साफ देखा तो उनके घबराए हुए और डरे हुए दिलों को आखिरकार राहत मिली। खुशकिस्मती से ये सिर्फ हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 है। जैसे जैसे समय बीता, जल्द ही दोपहर हो गई। पहले 4 सोल ड्यूलिंग कंपटीशन एक के बाद एक खत्म हो गए और 5वां मैच श्रेक एकेडमी टीम और हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 के बीच था। उन सातों को इस लड़ाई के लिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ महसूस हुआ। जहां तक हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 की बात है, वे 1 या 2 साल पहले ही श्रेक एकेडमी से हार चुके थे और अब वे फिर से उन्हीं लोगों का सामना कर रहे थे। बॉस दाई, मेरी स्पिरिट एबिलिटी के साथ बाद में कोऑर्डिनेट करना। चलो 1 मिनट के अंदर लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, श्रेक जीतेगा। श्रेक टीम 7 और हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 ने लगभग एक ही समय पर सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। टैंग सेन, है ना, हम पहले लापरवाह थे, जिससे तुम्हारी जैसी कमजोर एकेडमी टीम जीत गई। लेकिन इस बार हम तुम्हें पक्का हरा देंगे और तुम्हारे सोल मास्टर टूर्नामेंट के सपने को जल्दी खत्म कर देंगे। हम देखेंगे। माहोंगजुन को हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 के रहस्यमय कॉन्फिडेंस से काफी नफरत हुई। ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट क्वालीफायर का 5वां मैच श्रेक एकेडमी बनाम हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2। लड़ाई शुरू हो गई है। जैसे ही अनाउंसर ने बोलना खत्म किया, टीम में सबसे आगे खड़े दाई मुबाई ने गंभीरता से कहा, भाइयों आत्माओं को छोड़ दो। श्रेक टीम के 7 सदस्यों ने अपने अपने स्पिरिट रिंग दिखाए, जो सभी स्टैंडर्ड कॉन्फिगरेशन के थे। लेकिन टीम के बीच में टैंग सेन के पैरों के नीचे धीरे-धीरे एक हल्की काली चौथी स्पिरिट रिंग निकली। ये देखकर सभी लोग खड़े हो गए और सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर टैंग सेन को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग। ज़ू भी इस समय बहुत हैरान था। उसके लिए तान सान की 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग बस इतनी सी थी, क्योंकि वह इस लेवल तक पहुंचने वाला अकेला नहीं था। जी वुमिंग की चौथी स्पिरिट रिंग भी 10,000 साल की स्पिरिट रिंग थी। इस बीच ऑडियंस में बैठे जी वुमिंग के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। आइस एंड फायर, यान वेल और 3 अमर पौधों की बढ़ोतरी के बिना तान सान को 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग कैसे मिली? असल में टैंग सेन की चौथी स्पिरिट रिंग ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में एक केव डेमन स्पाइडर से आई थी। अगर ब्लू सिल्वर किंग की मदद न होती तो उसकी अभी की फिजिकल कंडीशन को देखते हुए उसके लिए एक केव डेमन स्पाइडर स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब करना नामुमकिन होता, जो अभी 10,000 साल का हुआ था। जब हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 अभी भी सदमे से हैरान थी, तब टैंग सेन ने मौके का फायदा उठाया। उसके पैरों के नीचे काली स्पिरिट रिंग उसके हाथों के कंट्रोल में घूमने लगी। चौथी स्पिरिट एबिलिटी ब्लू सिल्वर प्रिजन। जमीन से अनगिनत नीली लाल ब्लू सिल्वर ग्रास बेलें निकली और एक साथ 3 मीटर ऊंचे ब्लू सिल्वर ग्रास पिंजरे बन गए, जिनमें तुरंत रिएक्ट करने वाली हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 को कैद कर लिया गया। 170, मैं समझाता हूं। मैं उन रीडर से सॉरी कहना चाहता हूं जो अब तक अपडेट्स को फॉलो कर रहे थे। आज मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं एक दिन की छुट्टी ले रहा हूं। अपडेट्स कल फिर से शुरू होंगे और मैं इस मौके का इस्तेमाल आने वाले प्लॉट के लिए अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी करूंगा। पिछले कुछ दिनों से लिखते समय मैं थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी ज्यादा ही भर गई है। किताब के आंकड़े दिन ब दिन गिरते देखकर मेरा दिल बहुत भारी हो गया है। ऐसा ज्यादातर इसलिए है क्योंकि कहानी शुरू में बहुत तेजी से आगे बढ़ी, जिससे मिड टर्म सोल मास्टर टूर्नामेंट थोड़ा बोरिंग हो गया। इसके अलावा मैंने शुरुआती स्टेज में प्रोटैगनिस्ट को बहुत ज्यादा चीट दिए, इसलिए सोल मास्टर टूर्नामेंट में ज्यादा हाइलाइट्स नहीं है। यह असल में बस जबरदस्त जीत है। लेकिन मैं इसे कैसे कहूं, मैंने सोल मास्टर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद के प्लॉट का ज्यादातर कॉन्सेप्ट पहले ही बना लिया है। बाद के स्टेज बहुत दिलचस्प होंगे, लेकिन इस किताब के शुरुआती हिस्सों में कुछ बुरी बातों की वजह से पढ़ने वालों को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कोई मदद नहीं है। उन शुरुआती कमियों को ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। जो रीडर्स अभी भी इस बुक को पढ़ रहे हैं, मैं जल्द से जल्द सोल मास्टर टूर्नामेंट खत्म करके आगे की कहानी पर आगे बढ़ूंगा। अगर आप पढ़ना जारी रख सके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो भी कोई बात नहीं, यह मेरी राइटिंग की प्रॉब्लम है। 171 एज सेंट यूनिकॉर्न को एब्जॉर्ब करना। जी वुमिंग, जो पीछे चल रहा था, उसने 2 जानवरों का शर्मनाक सीन देखने के लिए गुफा में अंदर जाने का फैसला नहीं किया। वह काफी पारंपरिक विचारों वाला आदमी था और ऐसा घटिया काम कभी नहीं करेगा। वह गुफा के बाहर ही रहा, दीवार से टिककर अंदर की हलचल सुनता रहा।
आखिर उसके पिछले साइज को देखते हुए मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न एक 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट था और फीमेल ये लिंगलिंग की चौथी स्पिरिट रिंग के लिए सही थी। ये कहा जा सकता है कि जिस पल से उसने इन दो स्पिरिट बीस्ट का पीछा करने का फैसला किया, ये रियल हीलिंग टाइप स्पिरिट बीस्ट पहले से ही उसकी मुट्ठी में थे, वह उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बूम बूम बूम, गुफा के अंदर हलचल एक रोलर कोस्टर की तरह थी, तीव्र लेकिन लयबद्ध। आधे घंटे के बाद अंदर की तेज हलचल आखिरकार बंद हो गई। हंसी। इस समय फीमेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न की आवाज तेजी और गुस्से से भरी थी, जो पहले कोर्टशिप के दौरान की गई आवाज से बहुत अलग थी। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ गुफा की दीवार पर ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर लगा हो और गुफा के ऊपर से सीधे लटके पत्थर के स्पाइक गिर गए। अंदर हुए हंगामे से जी बूमिंग तुरंत अलर्ट हो गया। क्या इन दो स्पिरिट बीस्ट के बीच का हंगामा थोड़ा ज्यादा हो रहा है? अगर उस फीमेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न को मार दिया गया तो अच्छा नहीं होगा। जी बूमिंग की मेंटल एनर्जी तेजी से गुफा में फैल गई। एक पल में पूरे पहाड़ की बनावट और गुफा के अंदर सभी जीवों के शरीर के तापमान से बना एक खास नजारा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने देखा कि एक छोटा सा घोड़े जैसा स्पिरिट बीस्ट धीरे-धीरे जमीन से उठ रहा है और अपने सामने खड़े एज और सेंट यूनिकॉर्न को बहुत गुस्से से देख रहा है जिसने उस पर हमला किया था। उसके पंख फड़फड़ाए और सोल पावर की एक तेज लहर मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न की ओर बढ़ी। ये देखकर कि चीजें ठीक नहीं है, मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और गुफा के एंट्रेंस की ओर उड़ गया। एक बीस्ट आगे भागा जबकि दूसरा पागलों की तरह पीछे भागा। वह अपनी एकमात्र अटैक टाइप स्किल दिखा रहा था जिसमें वह माहिर था। ये नजारा देखकर जी बूमिंग ने बहुत गुस्से में पत्थर की दीवार पर अपना मुक्का मारा। यह मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न जानता था कि मीटिंग के बाद ये जरूर मर जाएगा, फिर भी इसका मन बिना जिम्मेदारी लिए मीटिंग करने का था। ये सच में एक घटिया बीस्ट है। दो स्पिरिट बीस्ट को गुफा से बाहर होते हुए देखकर जी बूमिंग ने अपनी ब्लड थंडर बैटल स्पीयर मार्शल सोल को बुलाया। सी वेव स्ट्रेंज एम्पर क्रायो वाटनिंग सीकल। एक पल में 60 मीटर के दायरे में समय रुक सा गया। टूटे हुए पत्थर हवा में तैरने लगे और जी बूमिंग तेजी से दो एज और सेंट यूनिकॉर्न के सामने उड़ गया। जैसे ही नर यूनिकॉर्न ने उसे लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, खूनी भाला सीधे उसके घोड़े के सिर पर लगा। धमाका। मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न का होश गड़बड़ा गया और उसका शरीर भी हिलने लगा। जैसे ही पीछे खड़ी फीमेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न जी बूमिंग की थर्ड सेल्फ क्रिएटेड स्पिरिट स्किल की रुकावटों से आजाद होने वाली थी, फीमेल यूनिकॉर्न पर भी वही स्ट्राइकिंग मूव इस्तेमाल किया गया। जैसे ही तीसरे सेल्फ क्रिएटेड स्पिरिट स्किल का असर खत्म हुआ, दोनों एज और सेंट यूनिकॉर्न धड़ की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े और कोमा में चले गए। पा, तुम गैर जिम्मेदार कमीने, अगर तुम 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट नहीं होते तो मैं तुम्हें पहले लिंगलिंग की स्पिरिट रिंग पहनाता। हालांकि ये लिंगलिंग ने अब येनिंग हॉटब्रोकन रेड ले लिया था, लेकिन उसने लंबे समय तक बॉडी टेम्परिंग ट्रेनिंग नहीं ली थी। अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के लिए 10,000 साल की स्पिरिट रिंग लेना अभी भी बहुत सुरक्षित नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि वह सिर्फ एक सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर थी। जी बूमिंग वहीं खड़े होकर दो बेहोश स्पिरिट बीस्ट को देख रहे थे। ट्रांसपोर्ट के दौरान सेफ्टी पक्का करने के लिए जी बूमिंग ने दो एज और सेंट यूनिकॉर्न्स को नींद लाने वाली भारी गोलियां खिला दी। फिर उसने उन्हें अपने सौ खजाने वाले पाउच में रखा और तेजी से डुगुबो की जगह की ओर उड़ गया। उड़ते समय वह लगातार अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करके 100 खजाने वाले पाउच के अंदर की स्थिति को देख रहा था। उसे डर था कि अगले ही सेकंड 100 खजाने वाले पाउच में इमोर्टल प्लांट्स की वजह से दोनों स्पिरिट बीस्ट पूरी तरह से जाग जाएंगे, जो परेशानी वाली बात होगी। किस्मत से ये सब सिर्फ एक झूठा अलार्म था। जब जी बूमिंग वापस भागा तो उस 50,000 साल की अंधेरी रात के राक्षसी तेंदुए के नेतृत्व में कई स्पिरिट बीस्ट जहरीले धुएं के बाहर थे, गुस्से में दहाड़ रहे थे और किसी भी समय अंदर घुसने के लिए तैयार थे। ऐसा लगता है कि डुगुबो ने 1700 साल से ज्यादा पुरानी उस अंधेरी रात के राक्षसी बाग को पहले ही पकड़ लिया है। इमोशनल होकर आह भरने के बाद जी बूमिंग जहरीले धुंध के किनारे से उड़कर कई स्पिरिट बीस्ट के सामने आ गया। वहां मौजूद उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाए। इस समय जी बूमिंग की वापसी देखकर डुगुबो ने परेशान भीड़ से चिल्लाकर कहा कि जी वापस आ गया है। जब जी बूमिंग हरी धुंध से बाहर निकले तो डुगुयान खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाए। बच्चे जी, अगर तुम वापस नहीं आते तो ये दोनों छोटे पूर्वज तुम्हें ढूंढने निकल पड़ते। मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा गिफ्ट लाया हूं, लिंगलिंग। जी बूमिंग के हाथ हिलाने से एक बड़ा और एक छोटा एज और सेंट यूनिकॉर्न सबके सामने आ गया। इन दो एज और सेंट यूनिकॉर्न को मैंने बेहोश कर दिया है। लिंगलिंग, जल्दी से इस फीमेल एज और सेंट यूनिकॉर्न को एक आखिरी झटका दो और इसे अपनी चौथी स्पिरिट रिंग बनने दो। ठीक है। सबकी उम्मीद भरी नजरों के नीचे ये लिंगलिंग ने अपनी कमर के अंदर से खंजर निकाला और कुछ हिचकिचाहट के साथ उसकी गर्दन में घोंप दिया। फीमेल एज और सेंट यूनिकॉर्न का शरीर कुछ बार हिला और फिर चुप हो गया। फीमेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न के नीचे से एक गहरे बैंगनी रंग का स्पिरिट रिंग निकलने लगा। ये लिंगलिंग ने अपने बगल में अपनी मां को देखा और फिर जी बूमिंग और दूसरों को देखा। वह खुशी से झूम उठी। वह पालथी मारकर बैठ गई और एज और सेंट यूनिकॉर्न के स्पिरिट रिंग को सोखने लगी। जब ज़ुज़ुकी और ये लिंगलिंग दोनों अपनी स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे तो जी बूमिंग ने कहा, आंटी, ये मैं अभी के लिए ब्रेकिंग प्लान को इस 10,000 साल के हीलिंग टाइप स्पिरिट बीस्ट की देखभाल करने दूंगा। अगर लिंगलिंग भविष्य में स्पिरिट किंग बन जाती है तो वह इस स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। ऐसा लगता है कि मेरे ये परिवार ने जो आप पर मेहरबानी की है उसे इस जीवन में कभी चुकाया नहीं जा सकता। ये वही अपने सामने वाले बच्चे को बहुत मानती थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसने ये परिवार की लंबे समय से परेशान करने वाली मार्शल सोल प्रॉब्लम को पूरी तरह से हल कर दिया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि लिंगलिंग के लिए उसकी देखभाल का लेवल पहले से ही आम दोस्तों से कहीं ज्यादा था। ये साफ था कि लिंगलिंग उसके दिल में थी और उसकी मां होने के नाते वह अपनी बेटी की भावनाओं को कैसे नहीं जान सकती थी। ये कहा जा सकता है कि वह ये वही इस पति को पाकर बहुत खुश थी। इस समय जी बूमिंग भी ये वही का सामना करते हुए कुछ हद तक बेबस महसूस कर रहा था। ये लिंगलिंग की स्पिरिट का इवोल्यूशन पूरा होने के बाद उसने सोचा था कि क्या वह ये वही की 9 हॉट बेगोनिया में भी बदलाव ला सकता है। लेकिन उसके हाथ में अभी जो 12 अमर जड़ी बूटियां थीं, उनमें से किसी में भी 9 हॉट बेगोनिया के विकास की 100% गारंटी देने की काबिलियत नहीं थी। इनजेड डिवाइन बांस के पास एक निश्चित मौका था, लेकिन उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। अगर 9 हॉट बेगोनिया विकसित नहीं हुआ तो वह इनजेड डिवाइन बांस चला जाएगा। बेशक अगर यान गुडी उसे दी गई कुछ टॉप ग्रेड मेडिसिनल जड़ी बूटियों को गोलियों में बदल सकता है तो उसे गोलियों को रिफाइन करने के लिए एक इमोर्टल प्लांट का इस्तेमाल करने देना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उस समय वही भी को एक अमर पौधे से बनी गोली लेने दे सकता था, भले ही वह काम न करे। वही पूरा अमर पौधा पूरी तरह से नहीं खोएगा। 172 स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में सोल बीस्ट दंगा थोड़ी देर बाद ज़ुज़ुकी के सिर के ऊपर मंडराता हुआ बैंगनी स्पिरिट रिंग धीरे धीरे नीचे उतरा और उसकी स्पिरिट का पूरा हिस्सा बन गया। उसने अपनी आंखें खोली और डुगुयान उत्सुकता से उसके पास दौड़ा और बोला, ज़ुकिंग, तुम्हारी थर्ड स्पिरिट एबिलिटी क्या है? मेरी तीसरी स्पिरिट एबिलिटी, मैंने इसे नेदरवर्ल्ड एनिहिलेशन के नाम दिया है। मेरे पंजे नाइट डेमन टाइगर की तरह टाइगर के पंजों की एक जोड़ी में बदल जाते हैं और नाइट डेमन टाइगर की तरह मैं एनवायरनमेंट में गायब हो सकता हूं। इसके अलावा मेरा अटैक और स्पीड दोनों 25% बढ़ जाते हैं। ज़ुज़ुकी ने ग्रुप की तरफ देखा जो बहुत एक्साइटेड थे। उसके अभी के लेवल के हिसाब से ऐसी एम्प्लीफिकेशन टाइप स्पिरिट एबिलिटी होना पहले से ही काफी अच्छा था। बुरा नहीं है, हालांकि यह किजी की स्पिरिट एबिलिटी जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन इस तरह की एम्प्लीफिकेशन टाइप एबिलिटी पाना अभी आपके लिए पूरी तरह से काफी है। डुगुबो भी खुश था कि ज़ुज़ुकी को इतनी बढ़िया स्पिरिट एबिलिटी इफेक्ट मिली थी। आखिर एम्प्लीफिकेशन के अलावा ये कंसीलिंग ट्रैक्स जैसी एक एबिलिटी भी देता था। इससे सोल ड्यूरिंग कंपटीशन में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। अगर वह आर्मी में शामिल होती तो वही परफेक्ट स्काउट होती। लेकिन जैसे ही वे ज़ुज़ुकी को मिली स्पिरिट एबिलिटी का जश्न मना रहे थे, स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट कोर एरिया के बाहरी इलाके में दो अलग-अलग दिशाओं में 84,000 साल के स्पिरिट बीस्ट अचानक जाग गए। उन्हें लंबे समय से एज और सेंट यूनिकॉर्न की वापसी का कोई संकेत नहीं मिला था। गर्जन लगभग एक साथ 4 जोरदार दहाड़ें सुनाई दी। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के लगभग आधे हिस्से में मौजूद स्पिरिट बीस्ट बेचैन होने लगे और एक साथ अलग-अलग स्पिरिट बीस्ट के इलाकों में हमला करने लगे। उनका सामना जिन भी इंसानों से हुआ वे वहीं मारे गए। धीरे-धीरे एक बड़ा बीस्ट टाइप बन रहा था। इस समय डुगुबो, जो जहरीले धुंध के बाहर की स्थिति पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार थे, गंभीर चेहरे वाले थे। महामहिम, क्या जहरीले धुंध के बाहर कुछ हुआ है? सच में कुछ बड़ा हुआ है। कई स्पिरिट बीस्ट ने स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में इंसानों पर बिना सोचे समझे हमला करना शुरू कर दिया है। पहले ही 4 स्पिरिट हंटिंग स्क्वाड स्पिरिट बीस्ट के मुंह में मारे जा चुके हैं। डुगुबो ने जमीन पर बेहोश मेल एज और सेक्रेट यूनिकॉर्न को देखा और तुरंत कुछ समझ गए। स्पिरिट बीस्ट का अचानक गुस्सा पक्का इन दो एज और सेंट यूनिकॉर्न से जुड़ा है। मेरा अंदाजा है कि जल्द ही इन दो एज और सेंट यूनिकॉर्न के स्पिरिट बीस्ट बॉडीगार्ड बड़ी संख्या में 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट लेकर यहां पहुंचेंगे। जैसे ही लिंगलिंग अपनी चौथी स्पिरिट रिंग सोख लेगी, हमें स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट को तुरंत छोड़ देना चाहिए ताकि हम इतने बड़े बीस्ट टाइप में बह न जाएं। लेकिन जैसे ही डुगुबो ने बोलना खत्म किया, जहरीले धुंध के बाहर नाइट डेमन टाइगर ने कोर एरिया के बाहरी इलाकों की तरफ कई लंबी चीखें लगाईं, जैसे उसे पहले ही दोषियों का पता चल गया हो। कोर एरिया के बाहरी इलाके में मौजूद 50,000 साल के लेवल से ऊपर के कई स्पिरिट बीस्ट ने अपनी बहुत तेज सेंसरी काबिलियत पर भरोसा करते हुए नाइट डेमन टाइगर की आवाजें तुरंत सुन ली।
50,000 साल से ज्यादा लेवल के कई स्पिरिट बीस्ट ने तुरंत सैकड़ों दूसरे स्पिरिट बीस्ट को आगे बढ़ाया और जी वुमिंग और दूसरों की तरफ जबरदस्त तेजी से दौड़ पड़े। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम सबको पहले यहाँ से निकाल लेता और स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बाहरी एरिया में पहुंचने तक इंतजार करता। अब मुझे डर है कि हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि जहरीली धुंध एक रुकावट की तरह काम कर रही थी, जिसमें 100,000 साल का स्पिरिट बीस्ट भी जल्दबाजी में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वे स्पिरिट बीस्ट खासकर 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं थे। वे जहरीली धुंध के बाहर जरूर कड़ी नजर रखेंगे और सबसे इंतजार करेंगे। इसके अलावा स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर स्पिरिट बीस्ट जहरीले धुंध के बाहर बढ़ती संख्या में इकट्ठा होते थे, जितने ज्यादा होते उनसे निपटना उतना ही मुश्किल होता। आखिरकार 2 या 3 मिनट के बाद ये लिंगलिंग ने एजोर सेंट यूनिकॉर्न की स्पिरिट रिंग को सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब कर लिया। ये देखकर कि ये लिंगलिंग आखिरकार एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया से जाग गई थी, डुगुबो ने गंभीरता से कहा, किड जी तुम लड़कियों को लेकर पहले स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर निकलो, मैं पीछे से आऊंगा। ठीक है। इस समय जी वुमिंग को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत डुगुबो की सलाह मानी, डुगुयान और दूसरों को स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके की ओर ले गए, जबकि डुगुबो उनके ठीक पीछे चले और किसी भी समय पीछे से हमला करने वाले किसी भी स्पिरिट बीस्ट को मार डाला। अच्छी बात यह है कि आधे घंटे के अच्छे तालमेल और मदद के बाद वे 6 लोग स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट से सक्सेसफुली निकल गए। इस बीच स्पिरिट मास्टर्स जो स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में घुसने वाले थे, उन्होंने अंदर का शोर सुना और वहीं रुक गए और पीछे हट गए। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में एक और बीस्ट टाइप क्यों आया है? हम हंटिंग स्क्वाड कैसे गुजारा करेंगे? किसी स्पिरिट मास्टर ने जरूर किसी बहुत कीमती स्पिरिट बीस्ट को उकसाया होगा, जिससे स्पिरिट बीस्ट इतने हिंसक बीस्ट टाइप में बदल गए। बेहतर होगा कि मैं उस स्पिरिट मास्टर का नाम ना पता करूं, वरना मैं उसे जरूर अपनी बात कह दूंगा। इस समय एक गाड़ी में सवार होकर और स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट से पहले ही बहुत दूर जी वुमिंग और बाकी 5 ने आखिरकार राहत की सांस ली। यार, अगर लिंगलिंग थोड़ी देर से जागा होता तो हम सच में 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के घेरे में फंस गए होते। मुझे भी इतने सारे 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट की घेराबंदी से निकलने का ज्यादा भरोसा नहीं होता, खासकर जब उनमें से 10 से ज्यादा 50,000 साल से ज्यादा के लेवल के हों। हाँ, किस्मत से हम लकी थे, वरना अगर हम बच भी पाते तो कम से कम 1 या 2 महीने या उससे भी ज्यादा समय लग जाता। जी वुमिंग मान गए, लेकिन अगले ही सेकंड में उन्होंने अचानक कहा, दादाजी आपको पहले यानयान और बाकी लोगों को हेवनडू सिटी वापस ले जाना चाहिए। मुझे अभी भी सीनियर यानगुडी के साथ कुछ मामले निपटाने हैं और मैं इस मेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न को ब्रेकिंग प्लान में छोड़ दूंगा। ठीक है, जियालिंग पास में घुसने के बाद आप निकल सकते हैं। बस याद रखना कि हर चीज में सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए। डुगुबो जी वुमिंग को कुछ भी करने से नहीं रोकता था। इसके अलावा उसकी अभी की ताकत के आधार पर उसके इस पोते ससुर को अब उसकी सुरक्षा की खास जरूरत नहीं थी। यानयान और दूसरों को वापस भेजने के बाद उसके लिए खुद ब्रेकिंग प्लान में जाना कोई नुकसान नहीं होगा। ये भाई यान के साथ पॉइजन पाथ पर अपनी गहरी रिसर्च जारी रखने का एक अच्छा मौका होगा। जैसे जैसे दिन बीते गए, जियालिंग पास में घुसने के बाद जी वुमिंग ग्रुप से अलग हो गए। वह फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज में ब्रेकिंग प्लान के नए क्लैन ग्राउंड की ओर उड़ गए। फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज सनसेट फॉरेस्ट के उत्तर में थी और दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। 2-3 दिन उन्हें और घोड़े की सवारी करने के बाद जी वुमिंग आखिरकार फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज में एक गॉज पर पहुंचे। गॉज के नीचे जहरीली धुंध की एक परत है जो दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए पहली रुकावट का काम कर सकती है। बुरा नहीं है, जी वुमिंग एक बहुत मोटी लोहे की चेन पर कूदा और पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। हालांकि लोहे की चेन वाला रास्ता छोटा था, लेकिन इसे बाहरी दुश्मनों का सामना करने का एक अच्छा तरीका माना जा सकता था। कोई कह सकता है कि ब्रेकिंग प्लान के नए क्लैन ग्राउंड अगर जहर की धुंध वाली रुकावट न होती तो स्टाइल में लगभग क्लियर स्काई सेट जैसे ही होते। नमस्ते अलायंस लीडर, फॉलिंग लीफ सिटी में दुकान के लिए जिम्मेदार कबीले के लोगों ने यानगुडी को जी वुमिंग के मैसेज के बारे में पहले ही बता दिया था। इस समय यानगुडी ब्रेकिंग कबीले के बड़ों को लीड कर रहे थे और जी वुमिंग के आने का स्वागत करने के लिए नए कबीले के मैदान के एंट्रेंस पर खड़े थे। 1.173 तानसान अपने छिपे हुए हथियारों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता था। ऐसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग प्लीज खड़े हो जाएं। यानगुडी के नेतृत्व में जी वुमिंग ब्रेकिंग प्लान के नए इलाके में चले गए। उनके बगल में यानगुडी ने बात की, सेक्ट मास्टर, मेरे ब्रेकिंग प्लान का नया इलाका पहले से काफी अलग है। पहाड़ के नीचे हमारे पास 100 इंसेक्ट पॉइजन मिस्ट है, जिसे ब्रदर डू और मैंने बनाया है, जो हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके बाद हमारे पास क्लैन के स्टैंडर्ड वेपनरी के तौर पर आपके दिए हुए थर्ड रैंक सोल टूल रेज हैं। हमारे कबीले के मैदानों के इलाके को मिलाकर इसे अजय और बचाव के लिए आसान लेकिन हमला करने के लिए मुश्किल कहा जा सकता है। इसके अलावा हमारे कबीले ने फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज में दर्जनों एकड़ दवाइयों के खेत उगाए हैं। आधे साल से भी कम समय में हमारे कबीले को जरूर अपनी पहली अच्छी खासी इनकम मिलेगी। यानगुडी की रिपोर्ट सुनते हुए जब जी वुमिंग ने कबीले के मैदान का लेआउट देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। अच्छा सीनियर यांग, आपके साथ मैं यहाँ आराम से हूँ। जी वुमिंग ने तुरंत 100 खजानों की थैली से एजोर सेंट यूनिकॉर्न को बाहर निकाला। यानगुडी और यान परिवार के बड़े बुजुर्ग बेहोश एजोर सेंट पॉइजन यूनिकॉर्न को जमीन पर पड़ा देखकर बहुत हैरान हुए। सेक्ट मास्टर, यह असल में एक जिंदा एजोर सेंट यूनिकॉर्न है। मुझे याद है तब मेरे कबीले ने 2 साल तक इसे ढूंढा था, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सोचिए कि आज इसे सेक्ट मास्टर पकड़ लेगा और इसके साइज को देखते हुए यही 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट है। यानगुडी ने अपने सामने एजोर सेंट यूनिकॉर्न को जलती हुई नजरों से देखा। यह एजोर सेंट यूनिकॉर्न बहुत ही दुर्लभ टॉप टियर हीलिंग स्पिरिट बीस्ट में से एक था। ये कहा जा सकता है कि इसका पूरा शरीर एक खजाना था, चाहे वह उसका फर हो या उसकी लाट, दोनों ही ब्रेकिंग प्लान के मेडिसिन रिफाइनिंग के रास्ते के लिए जरूरी औषधीय जड़ी बूटियां थी। खास तौर पर इसके अंदर बहने वाला स्पिरिट बीस्ट ब्लड, जिसमें हल्की हीलिंग सोल पावर थी, सभी मेडिसिनल जड़ी बूटियों को मिलाने और गोलियों की पूरी मेडिसिनल ताकत को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा पदार्थ था। ये 10,000 ईयर एजोर सेंट यूनिकॉर्न भी कुछ ऐसा था जो मेरे दादाजी और मुझे संयोग से मिला था। ये स्पिरिट बीस्ट लिंगलिंग की ये फैमिली से 5वीं स्पिरिट रिंग है। मुझे ये भी पता है कि हमारे ग्रुप को इस तरह के हीलिंग एट्रीब्यूट वाले स्पिरिट बीस्ट की बहुत जरूरत है। इसलिए जब तक ये लिंगलिंग लेवल 50 तक नहीं पहुंच जाती, ये स्पिरिट बीस्ट सीनियर यान के पास है। हालांकि एक बात है, इसे मरने मत देना। ये सुनकर यानगुडी पहले ही एजोर सेंट यूनिकॉर्न के पास गया और उसके शरीर को अपने हाथों से धीरे से सहलाने लगा। उसकी बढ़ती हुई एनर्जी ने उसे और भी एक्साइटेड कर दिया। सेक्ट मास्टर, इससे आपने मुझे जो प्रीमियम मेडिसिनल जड़ी बूटियां दी थी, उन्हें गोलियों में बदलने का सक्सेस रेट 40% बढ़ जाएगा और बनने वाली गोलियों की क्वांटिटी दोगुनी या तिगुनी भी हो सकती है। दोस्तों, इस 10,000 साल पुराने एजोर सेंट यूनिकॉर्न को मेरे मेडिसिन गार्डन में ले जाओ और इसकी अच्छी तरह से रखवाली करो। थोड़ी देर बाद पहाड़ के नीचे फॉलिंग स्टार सिटी से कुछ कबीले के लोग मालगाड़ियों पर बैठकर एक के बाद एक टोकरे सामान को गॉज की ओर खींचते हुए आ रहे थे। यंग मास्टर, पहले हमारे 4 सिंगल एट्रीब्यूट प्लान हर 4 साल में एक बार मिलते थे। ये बूढ़ा बकरा सबसे जिद्दी था, हेवन टू एम्पायर में आने से मना कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार अपनी टूटी फूटी जगह छोड़ने को तैयार होगा। हम उससे बात करने के लिए कुछ हथियार बनाने का यह मौका ले सकते हैं। लेकिन उस समय ओल्ड मास्टर के शामिल होने से ओल्ड गोड का ब्रेकिंग प्लान भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। उन्होंने अपने लगभग आधे क्लैन के लोगों को खो दिया था। क्योंकि इस बार यंग मास्टर मेरे साथ आ रहा है, इसलिए तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम ओल्ड मास्टर के बेटे हो। नहीं तो ओल्ड गोड के मिजाज को देखते हुए वह पक्का दुश्मन बन जाएगा। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि टाइटन था, जो स्ट्रेंथ क्लैन का मेंबर और ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के डिवाइन क्राफ्ट्समैन में से एक था। उसके बगल में तानसेन बैठा था, जो नीले कपड़े और नीले बाल पहने हुए था, कमर पर 24 मूनलाइट ब्रिज पहने हुए था और उसका लुक बहुत अनोखा था। बस आधे महीने पहले जब टेंसेन और दूसरे लोग ब्लू टाइलेंट एकेडमी में शामिल हुए तो स्कूल का नाम बदलकर शेक कर दिया गया। जियाओबू की बहुत खूबसूरत पर तुरंत ओरिजिनल ब्लू टाइलेंट एकेडमी के ताइलोंग का ध्यान गया। जब उसका पीछा नहीं छूटा तो उसने टेंसेन के साथ लड़ाई शुरू कर दी। ओरिजिनल कहानी की तरह छोटे वाले के हारने के बाद बुरा आया। जब टेंसेन का सामना लेवल 85 टाइटन से हुआ तो उसने अपनी क्लियर स्काई हैमर मार्शल सोल निकाली, जिससे टाइटन ने उसे मास्टर मान लिया। उसी समय जब ब्रेकिंग प्लान ने स्ट्रेंथ क्लैन को थर्ड रैंक सोल टूल रेस के लिए अलग-अलग पार्ट्स के बैच बनाने का काम दिया तो टेंसेन ने इन मैकेनिज्म टाइप हथियारों को देखा जो टेंसेन हिडन वेपन्स जैसे थे। इस वजह से टाइटन टेंसेन को ब्रेकिंग प्लान में ले आया। मैं अपने पिता का जिक्र क्यों नहीं कर सकता? गाड़ी के आगे बैठा तानसेन पूरी तरह उलझन में था। उसके पिता एक गांव में बस एक छोटे से लोहार थे। वह ब्रेकिंग प्लान से कोई गहरी नफरत नहीं कर सकता था। क्योंकि मास्टर ने तुम्हें ये बातें नहीं बताई, इसका मतलब है कि वह नहीं चाहते कि तुम्हें पता चले, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें बस याद रखना है, बूढ़े बकरे के सामने कभी भी मास्टर का नाम मत लेना।
तानसान सिर्फ सहमति में सिर हिला सका, क्योंकि टाइटान और स्कूल मास्टर निंगो से इन राजों की डिटेल्स बताने को तैयार नहीं थे, इसलिए वह भविष्य में अपने पिता से मिलने पर ही उनसे खास बातें पूछ सकता था। वह हमेशा अपने पिता पर विश्वास करता था, अगर उसके पिता ने कुछ गलत भी किया हो तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब वह स्पिरिट टूल के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक था, जो कोई छिपा हुआ हथियार नहीं था, फिर भी उसे बहुत मिलता जुलता था। ये कितना पावरफुल था? उनके टीचर के अनुसार स्टोरेज सोल टूल्स के अलावा गॉडली जुगे क्रॉसबो जैसे अटैकिंग स्पिरिट टूल्स कॉन्टिनेंट पर बहुत कम मिलते थे, और अगर मिलते भी थे तो उनकी पावर ज्यादा नहीं थी। तो ब्रेकिंग क्लैन इन स्पिरिट टूल्स को बैच में इक्विप करने के लिए इतनी मेहनत और पैसा क्यों खर्च करेगा? फिर भी उसे जांच करनी थी। अगर इन स्पिरिट टूल्स की ताकत काफी ज्यादा थी तो शायद वह इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गॉडली जुगे क्रॉसबो को और बेहतर बना सकता था। क्लान लीडर टाइटन, हम आ गए हैं। प्लीज आप जो भी करें आगे उस पॉइजन बैरियर के पास न जाएं। ये पॉइजन हमारे क्लैन लीडर का बनाया हुआ एक नया बहुत जानलेवा टॉक्सिन है। अगर कोई टाइटल डुलुओ भी आता है तो एक पल की लापरवाही उन्हें खूनी पानी के तालाब में बदल देगी। एक कबीले के आदमी ने गाड़ी से कूदकर उन्हें प्यार से चेतावनी दी, थोड़ा इंतजार करो, कोई हमें ग्रीट करने के लिए बाहर आएगा। अपने सामने बिना तले हरे हरे जहरीले बैरियर को देखकर टाइटन खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं सका। क्या बूढ़े बकरे की हिम्मत उम्र बढ़ने के साथ कम हो गई है? अपने ही कबीले के सामने जहरीली धुंध की यह परत फैलाकर क्या वह स्पिरिट हॉल से बच रहा है? लेकिन जैसे ही तानसान ने जहरीले धुंध को देखा और उसे निकलने वाली हल्की खुशबू को सूंघा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। टैंक सैक के शिष्य और टैंक सैक के जहर एक्सपर्ट होने के बावजूद वह इस जहर का हल नहीं निकाल सका। अगर कोई टाइटल वाला डोलू सच में घुस आता तो उसके हिसाब से वह टाइटल वाला डोलू पक्का 4 मिनट के अंदर मर जाता। थोड़ी देर बाद यानगुडी जहरीले धुंध से बाहर आया और टाइटन को मुस्कुराते हुए देखा। बूढ़े ओरंगुटान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद इस डिलीवरी के लिए आओगे। बूढ़े बकरी, पिछली बार मिलने के बाद से हमने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। अब जब तुम्हारा पूरा खानदान हेवन डू में चला गया है तो मैं कैसे नहीं आ सकता कि मैं तुम्हें देखूं। टाइटन भी बहुत खुश लग रहे थे। बोलते बोलते उनकी नजर यानगुडी के पास जीवोमिंग पर गई। जब उन्होंने जीवोमिंग को देखा तो वे भी चौंक गए। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि योंगरा वैसा दिखेगा। उसे सच में ये बेमिसाल लुक विरासत में मिला है। वह बहुत हैंडसम है। बस ये सफेद बाल उसे थोड़ा बुरा दिखाते हैं। ये देखकर यानगुडी ने जल्दी से उसे समझाया। बूढ़े ओरंगुटान, तुम्हारी आंखें कहां देख रही हैं? ये बच्चा योंगरा नहीं है, बल्कि मेरे एक अच्छे दोस्त का पोता है। 174, ये साहित्यिक चोरी है, एक शर्मनाक काम है। ये सुनकर जीवोमिंग तुरंत बोला, मेरा नाम जीवोमिंग है। आज मैं अपने दादाजी के कहने पर कुछ मामले निपटाने के लिए ब्रेकिंग क्लैन में आया हूं। जीवोमिंग, टाइटन और तानसान ने अपने सामने गर्व से खड़े उस खूबसूरत नौजवान को देखा, उनका दिल बहुत हिल गया। ये जीवोमिंग था जिसे हेवन डू रॉयल एकेडमी का नंबर 1 जीनियस माना जाता था। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि जीवोमिंग हेवन डू रॉयल एकेडमी में वापस आ गए हैं। आज आपको देखकर आप सच में अपनी रेपुटेशन पर खरे उतरे हैं। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि जीवोमिंग हेवन डू रॉयल एकेडमी में वापस आ गए हैं। आज आपको देखकर आप सच में अपनी रेपुटेशन पर खरे उतरे हैं। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि बूढ़े बकरे, तुम्हारी उस बूढ़े जहर से दोस्ती है। इस समय टाइटन ने जीवोमिंग से स्पिरिट किंग लेवल सोल पावर में उतार चढ़ाव महसूस किया और जलन महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये वही दामाद था जिस पर टाइटल डुलुओ ने नजर रखी थी, इतनी कम उम्र में स्पिरिट किंग लेवल तक पहुंचना। लेकिन तानसान को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसके सामने खड़ी जीवोमिंग दुगु यान की प्रेमिका थी, जिससे उसे थोड़ा गुस्सा आया। फिर भी उसने बहुत विनम्रता से बात की। तानसान सीनियर यानगुडी को नमस्ते करते हैं। नमस्ते भाई जी। तानसान, तुम्हारा सरनेम तांग है। टैंग सरनेम सुनकर यानगुडी गुस्से से टैंग सेन को घूरने लगा। टाइटन ने जल्दी से मामले को शांत करने की कोशिश की। बूढ़े बकरे, तुम बहुत आगे जा रहे हो। टैंग सेन का सरनेम सिर्फ टैंग है और उसकी स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्रास है। उसका तुम्हारे दुश्मन से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर यानगुडी का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। बच्चे, मुझे माफ करना, मैं लापरवाह हो रहा था। जीवोमिंग का भी सच सामने लाने का कोई इरादा नहीं था। रेकलेस हस्बैंड की मरी हुई पत्नी डोलुओ के अंधेरे में छिपे होने के डर के अलावा ब्रेकिंग क्लैन और स्ट्रेंथ क्लैन के बीच का रिश्ता भी था। हालांकि टाइटन के नेतृत्व वाला स्ट्रेंथ क्लैन बहुत ज्यादा दबदबा था और उसे उनके बारे में अच्छा इंप्रेशन नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेकिंग क्लैन और स्ट्रेंथ क्लैन के बीच रिश्ता बहुत अच्छा था। अगर वह तानसान की पहचान उजागर कर दे, ये पक्का उसे विलेन बना देगा जिसने दो कबीलों के बीच के करीबी रिश्ते को खत्म कर दिया। उस लेवल के साथ यानगुडी अब उसके साथ पहले जैसी ईमानदारी से पेश नहीं आएगा और जिस सेट को बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी उसकी नींव गिर जाएगी। बेशक एक और बात थी, स्ट्रेंथ क्लैन पूरे हेवन डू एम्पायर में सिस्टमैटिक हथियार बनाने के लिए सबसे अच्छा परिवार था, जो ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के बाद दूसरे नंबर पर था। अभी भी स्पिरिट टूल के बाहरी और अंदरूनी शेल का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन उन्हीं पर निर्भर था। सीनियर, आप बहुत दयालु हैं। इस समय टैंग सेन खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। खुशकिस्मती से उसने अपने पिता का नाम नहीं लिया था, वरना इस सीनियर की पर्सनैलिटी को देखते हुए वह पक्का उस पर हमला कर देता। थोड़ी देर बाद जब सब लोग जहरीले धुंध से गुजरे तो ब्रेकिंग क्लैन का आर्किटेक्चरल स्टाइल देखकर टाइटन इमोशनल हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में मैं अतीत जैसा ही कोई दृश्य देखूंगा। बूढ़े ओरंगुटान, उन लोगों ने हमें छोड़ दिया और हमारे कबीले के लोगों की दुखद मौत का कारण बने, फिर भी तुम उनके लिए अपनी भावनाएं संजोए हुए हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हें चले जाना चाहिए। मेरा ब्रेकिंग कबीला उन लोगों को देख नहीं सकता। यानगुडी भी टाइटन की अचानक पुरानी यादों से बहुत निराश थे। अगर उन्हें क्लियर स्काई सेट का लेआउट और कुल मिलाकर बचाव के तरीके ठीक नहीं लगे होते तो उन्होंने बहुत पहले ही किसी से बेहतर डिजाइन करवा लिया होता। इस समय जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, टाइटन ने किनारे से पूछा, बूढ़े बकरे, मुझे हैरानी है कि तुम क्यों चाहते हो कि हमारा स्ट्रेंथ क्लैन तुम्हें इतने सारे सोल टूल पार्ट्स बनाने में मदद करे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ब्रेकिंग क्लैन ने कुछ खोई हुई सोल टूल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है? मेरे कबीले ने सोल टूल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं की है, हमने बस एक या दो स्पिरिट टूल्स को बेहतर बनाया है। उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से ही किसी की जान बचाने के लिए काफी है। यानगुडी ने अपने पुराने दोस्त को सोल टूल रे के बारे में ज्यादा खास जानकारी नहीं दी। आखिर सोल टूल रे को अलायंस लीडर ने खुद बनाया था और यह स्पिरिट मास्टर की दुनिया में मजबूती से खड़े रहने के लिए ब्रेकिंग क्लैन का ट्रम्प कार्ड था। खासकर इसकी पावर के साथ ये किसी स्पिरिट या बिना तैयारी वाले स्पिरिट एंसेस्टर को सीधे मार सकता है और इसके लिए वह थोड़ी सी सोल पावर खर्च कर सकता है। इससे थर्ड रैंक सोल टूल रे किसी भी सोल मास्टर सेट के लिए एक स्टैंडर्ड जरूरत बन गई। टाइटन ने उत्सुकता से पूछा, ओह सच में, क्या कोई तैयार स्पिरिट टूल है जिसे मैं देख सकूं? यह बेशक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवोमिंग से सिर हिलाने के बाद यानगुडी ने अपने स्टोरेज सोल टूल से एक सुनहरी गोल्ड ढाल निकाली जो हथेली के लगभग आधे साइज की थी और टाइटन को दे दी। ये वह स्पिरिट टूल है जिस पर मेरा कबीला निर्भर करता है। इतना छोटा, मुझे डर है कि 10वीं रैंक या उससे ऊपर का सोल मास्टर भी इसे सीधे तोड़ सकता है। टाइटन ने अपने बड़े दाहिने हाथ से थर्ड रैंक सोल टूल रे उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसके बगल में टैंग सैन, जिसकी पर्पल डेमन आई बहुत पहले माइक्रोस्कोपिक दायरे में पहुंच चुकी थी, स्पिरिट टूल को देखकर बहुत हैरान हुआ जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और कहा, सीनियर यान को इतना छोटा मैकेनिकल प्रिसिजन वेपन कहां से मिला? टैंग सैन ने थर्ड रैंक सोल टूल ले लिया। जितना ज्यादा उसने उसे देखा उसे बहुत ही शानदार लगा। हालांकि वह अंदर का स्ट्रक्चर नहीं देख सका, लेकिन एक हथियार का इतना छोटा होना उसकी कारीगरी की गहराई दिखाता है। बदकिस्मती से कोई चीज जितनी छोटी होती थी उसकी ताकत उतनी ही कमजोर होती थी। मुझे सिर्फ मेडिसिन रिफाइनिंग के बारे में पता है और इन स्पिरिट टूल्स को नहीं समझता। असल में ये स्पिरिट टूल्स के जी के हाथों से आते हैं। डिटेल्स के लिए इस बच्चे से पूछो। यानगुडी ने जीवोमिंग की तरफ इशारा किया। जीवोमिंग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बल्कि अपना हाथ बढ़ाकर थर्ड रैंक सोल टूल रे की वापसी का इशारा किया। उसने तुरंत उसमें सोल पावर डाल दी। एक पल में छोटी गोल्ड शील्ड तेजी से वाइब्रेट हुई और फिर कई बार फैल गई। बड़ी शील्ड से 350 सेंटीमीटर लंबी कैनन बैरल निकली। टैंग सैन ने जीवोमिंग के हाथ में बड़े हुए थर्ड रैंक सोल टूल रे को खाली नजरों से देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि स्पिरिट टूल में उन हिडन वेपन से नकल के एलिमेंट्स हैं जिन्हें उसने पहले ही बता दिया था। उसने जल्दी से कहा, ये नामुमकिन है। क्या तुम्हारा ये स्पिरिट टूल मेरे साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली जुगे क्रॉसबो का इस्तेमाल करके मॉडिफाई किया गया नया हथियार है? ये प्लेजरिज्म है, बहुत शर्मनाक काम है। तुम्हारी चीजों की चोरी किसने की? यह एक स्पिरिट टूल है जिसे मैंने लंबे समय तक मॉडिफिकेशन के बाद हासिल किया है। और वो चीजें क्या हैं जिन्हें तुमने साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली जुगे क्रॉसबो कहा? मैंने तो उनके बारे में कभी सुना भी नहीं है। जीवोमिंग टैंग सैन के अचानक झूठे आरोप से बिल्कुल चुप रह गए। वह और टैंग सैन आज ही मिले थे, फिर भी टैंग सैन ने दावा किया कि उन्होंने उनका काम कॉपी किया है। जीवोमिंग ने मोटी चमड़ी वाले लोग देखे थे, लेकिन इतना बेशर्म कभी नहीं देखा था। तुरंत टैंग सैन ने साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली जुगे क्रॉसबो निकाला और उन्हें अपनी हथेली में रख लिया। किस्मत से गॉडली जुगे क्रॉसबो ने अपना रूप नहीं बदला, लेकिन एक बटन दबाने के बाद साइलेंट स्लीप डार्ट 3 बार मुड़ा और फैला और आयरन शीट का आकार ले लिया। ये साइलेंट स्लीप डार्ट है जिसे मैंने खुद बनाया है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हालांकि आपके स्पिरिट टूल जैसा नहीं है, लेकिन इसमें काफी समानता है।
175 10,000 गोल्ड सोल कॉइन का सेट। उन्हें पैसे का बहुत शौक है। यान गुडी तानसान के पहले से किए गए हमले से बहुत नाराज था। अरे बदमाश, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि इस कॉन्टिनेंट पर किसी हथियार का स्ट्रक्चर तुम्हारे साइलेंट स्लीप डार्ट जैसा है तो वह तुमसे कॉपी किया गया होगा। कॉन्टिनेंट के हजारों सालों के इतिहास में भले ही बहुत सारी स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी खो गई हो, लेकिन इसका तुम्हारे साइलेंट स्लीप डार्ट से पक्का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पुराने ओरंगुटान के लिए इस तरह का स्पिरिट टूल चाहिए तो भी हम आपको रिसर्च के लिए एक सेट देने को तैयार हैं, लेकिन आपके लिए टैंगसेन ऐसा चेहरा दिखाना सच में घिनौना है। इस समय टाइटन ने यान गुडी के चेहरे पर धीरे-धीरे गुस्सा देखा और तुरंत समझाया, इस बच्चे को स्पिरिट टूल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए उसने ऐसी गलत बातें कही। बूढ़े बकरे, मैंने खुद इस बच्चे के हाथों में गॉडली जुगे क्रॉसबो और साइलेंट स्लीप डार्ट की ताकत देखी है। स्पिरिट एंसेस्टर से पहले भी ये दो तरह के हिडन वेपन्स काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात बदलते हुए यान गुडी ने टाइटन का दिया हुआ गॉडली जुगे क्रॉसबो ले लिया। उस पर मुश्किल से नजर डालने के बाद उसने नफरत से जुगे गॉडली क्रॉसबो वापस कर दिया। यह जुगे गॉडली क्रॉसबो के जी के बनाए थर्ड रैंक सोल टूल जितना काम का नहीं है। जिसने स्पिरिट टूल नहीं देखा है उसके लिए ये सच में एक चालाक चीज है, लेकिन हमारे लिए यह न तो यहाँ है और न ही वहाँ। हालांकि गॉडली जुगे क्रॉसबो अपने फायरिंग के मकसद को पूरा करने के लिए सटीक बनावट और अलग-अलग हिस्सों के तालमेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन उनके अपने अलायंस लीडर के बनाए स्पिरिट टूल को जल्दी से फायरिंग पूरी करने के लिए सिर्फ सोल पावर के इनपुट की जरूरत होती है। वह यान गुडी सच में इस जुगे गॉडली क्रॉसबो को इस्तेमाल करने की आदत नहीं डाल पा रहा था। यान गुडी के मन की बातों से अनजान टैंगसेन ने इस दुनिया में आने के बाद से अपने सबसे गर्व वाले हिडन वेपन्स काम को देखा। ये स्कूल मास्टर निंग की नजर में बहुत पॉपुलर था, तो इसे यान गुडी के सामने कचरे की तरह क्यों फेंक दिया गया। खासकर जी वुमिंग के प्रति उनका रवैया ये लगभग उतना ही सम्मानजनक था जितना एक संप्रदाय का सदस्य किसी संप्रदाय के गुरु को देखकर करता है। टाइटन भी यान गुडी के किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति इतने पक्षपाती होने से काफी नाखुश थे। बस एक छोटा सा स्पिरिट टूल क्या इसकी पावर सच में गॉडली जुगे क्रॉसबो से तुलना कर सकती है। उन्हें पक्का यकीन था कि ओल्ड मास्टर की साधना में यंग लॉर्ड के बनाए हिडन वेपन्स छोटे स्पिरिट टूल से जरूर ज्यादा ताकतवर होंगे। बूढ़े बकरी, क्योंकि हम दोनों स्पिरिट टूल्स और हिडन वेपन्स पर बहुत बहस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों बच्चों को इन दो वेपन्स की खास पावर को टेस्ट करने के लिए कोई जगह ढूंढने दें। कैसा रहेगा बच्चे जी, आप क्या सोचते हैं? ये सुनकर जी वुमिंग ने खुशी से कहा, ठीक है तो चलो एक कंपटीशन करते हैं। वह ये भी देखना चाहता था कि उसके बनाए हुए थर्ड रैंक सोल टूल के बेहतर वर्जन और जुगे गॉडली क्रॉसबो में से कौन ज्यादा पावरफुल है। जल्द ही टैंगसेन और जी वुमिंग एक साथ मार्शल आर्ट्स फील्ड के एक तरफ पहुंचे। दोनों ने सीधे आगे देखा और लगभग एक ही समय पर दो बहुत अलग आवाजें सुनाई दी। 50 मीटर दूर 50 सेंटीमीटर मोटे ग्रेनाइट स्लैब पर शूटिंग के दो अलग-अलग नतीजे दिखे। एक छेद 16 छेदों का एक समूह था, जबकि दूसरा छेद लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास का एक बड़ा छेद था। इसके अलावा इससे पैदा होने वाली शक्ति यही नहीं रुकी। 30 मीटर पीछे उसी मोटाई के दो और ग्रेनाइट स्लैब भी गोली से उड़ गए। ये देखकर टाइटान और तानसान दोनों डर गए। ये बहुत छोटा स्पिरिट टूल इतनी ताकत से कैसे फट सकता है? इसकी रेंज असल में 130 मीटर तक है। टैंगसेन को अभी यकीन नहीं हुआ। ध्यान से देखने के लिए दौड़कर जाने के बाद वह भी इस सटीक और बहुत छोटे थर्ड रैंक सोल टूल को देखकर हैरान रह गया, जिसमें साइलेंट स्लीप डार्ट की फोल्डिंग, सिकुड़ने और फैलने की क्षमताएं थी। इस थर्ड रैंक सोल टूल की पावर के हिसाब से पावर अटैक टाइप सोल एंसेस्टर पर सीधे हमला करना पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर जुगे गॉडली क्रॉसबो किसी स्पिरिट एंसेस्टर पर सीधे हमला करता है तो मुश्किल बहुत ज्यादा होगी। हालांकि तानसान जल्दी ही अपने सरप्राइज से उबर गया और खुद को दिलासा दिया। मेरा गॉडली जुगे क्रॉसबो असल में एक हिडन वेपन है, एक ऐसा वेपन जो परछाई से फायर किया जाता है। भले ही इसकी पावर इस थर्ड रैंक सोल टूल से थोड़ी कम हो, टैंक्स हिडन वेपन टेक्निक से यह पावर अटैक टाइप सोल एंसेस्टर के खिलाफ भी वही असर डाल सकता है। एक दिव्य कारीगर होने के नाते टाइटन को स्वाभाविक रूप से नए हथियारों का ज्यादा जुनून था। खासकर जी वुमिंग द्वारा बनाए गए थर्ड रैंक सोल टूल की शक्ति को देखने के बाद उसकी इसके लिए इच्छा और भी बढ़ गई। बूढ़े बकरी, क्या तुम्हारे ब्रेकिंग प्लान के पास ये तैयार थर्ड रैंक सोल टूल और हैं? मैं अपने स्ट्रेंथ क्लैन मेंबर्स को इक्विप करने के लिए 1 या 200 सेट खरीदने का प्लान बना रहा हूं। बूढ़े ओरंगुटान, यह मेरे ब्रेकिंग प्लान का मेन हथियार है। हमारे दोनों क्लैन के बीच दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मेरा क्लैन इन्हें बैच में नहीं बेचेगा। इसके अलावा यह मामला मुझे अकेले तय नहीं करना है, ये कि जी पर निर्भर करता है। अगर वह मान जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। टाइटन के प्रपोजल के बारे में यान गुडी को नहीं लगा कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। आखिर ब्रेकिंग क्लैन और स्ट्रेंथ क्लैन के बीच का रिश्ता वही था। लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले बताया था, ये थर्ड रैंक सोल टूल उनके ब्रेकिंग क्लैन के लिए भविष्य में स्पिरिट हॉल का विरोध करने के लिए एक तुरुक का था। अगर इसे बैच में बेचा जाता और अगर किसी को इसमें कोई कमजोरी मिल जाती तो थर्ड रैंक सोल टूल के साथ उनका जो फायदा था वह पूरी तरह से खत्म हो जाता। टाइटन भी यान गुडी की चिंता को समझते थे, इसलिए उन्होंने जी वुमिंग से पूछा, बच्चे क्या तुम ये थर्ड रैंक सोल टूल बेचते हो? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद जी वुमिंग ने एक शब्द कहा, बेचो। हर सेट में कितने सोने के सिक्के हैं? 10,000 सोने के सिक्के। ये सुनकर टाइटन भी उसकी बताई कीमत से हैरान रह गया। क्या 10,000 सोने के सिक्के? मैंने जो सामान डिलीवर किया था उसके लिए भी सामान और लेबर का खर्च मिलाकर सिर्फ 10,000 सोने के सिक्कों से थोड़ा ज्यादा था। और तुम सच में हर सेट के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन चाहते हो? ये तो लूट है। टाइटन ने यान गुडी के लिए अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की, नहीं तो वह जरूर उसे अच्छी तरह पूछताछ करता। वह खरीदना चाहता था और ये लड़का बेचना चाहता था, तो कीमत इतनी ज्यादा क्यों होगी? जी वुमिंग ने टाइटन का गुस्से वाला रूप देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने तरीके से समझाया, आज कॉन्टिनेंट में इस तरह की पावर वाले स्पिरिट टूल्स मौजूद हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पहले ही खत्म हो चुकी है। मेरा थर्ड रैंक सोल टूल ब्रेकिंग प्लान के सर्वाइवल से जुड़ा है। अगर इसे बेचना है तो कीमत इतनी ही है। शुरू में उसने अपने बनाए स्पिरिट टूल्स को बेचने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन यान गुडी की खातिर उसने बिना मन के कुछ बेच दिए। ज्यादा कीमत मिलना आम बात थी। तानसान जी वुमिंग की इस हरकत से हैरान थे कि वह कितने चालाक थे। उन्होंने इस व्यक्ति को एक नई परिभाषा भी दी, लालची। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना गॉडली जुगे क्रॉसबो 7 ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल को बेचा तो एक सेट सिर्फ 1000 सोने के सिक्कों का था। फिर भी जी वुमिंग अपना 10,000 में बेच रहे थे। वह पैसे के लिए पागल होगा। ऊपर से देखने पर ऐसा लगा कि वह बेचना चाहता है, लेकिन असल में उसने जानबूझकर कीमत बढ़ाई ताकि खरीदार पीछे हट जाए। ये कहना ही होगा कि जी वुमिंग एक पाखंडी था। अगर जी वुमिंग तान संप्रदाय के जमाने में होता तो वह इस पाखंडी को बहुत पहले ही मार डालता। 176 उसकी पहचान उजागर हो गई है और यान गुडी का हत्या का इरादा जाग गया है। जैसे ही टाइटन अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल करके यान गुडी को कीमत कम करने के लिए मनाने की तैयारी कर रहा था, तानसान ने सीधे वह बैंक कार्ड निकाल लिया जो निंग फैंगजी ने उसे हिडन वेपन्स ऑर्डर के लिए दिया था। सीनियर टाइटन को पहले दिए गए 300,000 गोल्ड सोल कॉइन को छोड़कर इस कार्ड में अभी भी 700,000 गोल्ड सोल कॉइन है। सीनियर टाइटन, मुझे अभी इस पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसे पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। 700,000 से 70 थर्ड रैंक सोल टूल खरीदे जा सकते हैं। नहीं लिटिल सैन, मैं ताकत वाले कबीले का मुखिया एक बच्चे का पैसा कैसे ले सकता हूं? अब मुझे लगता है कि तुम्हारे हिडन वेपन्स स्पिरिट टूल से कहीं ज्यादा काम के हैं। टाइटन तानसान के काम से बहुत खुश हुए। यंग लॉर्ड सच में दयालु थे और उनका स्वभाव और यंग मास्टर जैसा ही था। दोनों ही दोस्ती और नेकी को महत्व देने वाले लोग थे। टाइटन ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा, वह उतना ही ज्यादा इमोशनल होता गया और उसकी भावनाएं और ज्यादा परेशान होती गईं। अनजाने में वह असल में तानसान की तरफ जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गया, अपने हाथों को सैल्यूट की तरह बनाया और कहा, धन्यवाद यंग लॉर्ड। ओल्ड ओरंगुटान, तुमने सच में एक बच्चे को यंग लॉर्ड कहा था? यान गुडी, जो पहले उनके यूनियन से खुश थे, इस नजारे को देखकर बहुत हैरान हुए। ताकत वाले कबीले के मुखिया का घुटनों के बल बैठकर किसी को यंग लॉर्ड कहने वाला सीन उनके दिमाग में बार-बार घूम रहा था। धप यान गुडी ने अपना पैर पटका, जिससे जमीन फट गई। अब तक उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसने गाली दी, कोई हैरानी नहीं कि मुझे लगा कि वह किसी जैसा दिखता है। टैंग सरनेम और तुम्हें ओल्ड ओरंगुटान को इस तरह झुकाने के काबिल बनाने के साथ वह जरूर टैंग हाउ का बेटा होगा। ओल्ड ओरंगुटान, तुमने तो उसकी पहचान छिपाने में भी उसकी मदद की थी। तुम दोनों बाहर निकलो। मेरा ब्रेकिंग प्लान क्लियर स्काई सेट का स्वागत नहीं करता और हम निश्चित रूप से टैंग हाउ से जुड़े किसी भी व्यक्ति का स्वागत नहीं करते। चले जाओ। इस समय यान गुडी की सोल पावर उसके चारों ओर फैल गई और उसने अपने हाथ में सोल ब्रेकिंग स्पीयर पकड़ लिया और गुस्से से बोला। टाइटन को आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी पिछली हरकतें कितनी गंभीर थीं। वह तुरंत धीरे से आगे बढ़ा और उसे मनाने के लिए अपना हाथ उठाया। बूढ़े बकरे, मुझे पता है कि तुम्हारे ब्रेकिंग कबीले को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सब पुरानी पीढ़ी के साथ बीती बातें हैं। इसका टैंग सैन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसीलिए क्योंकि इसका उसे कोई लेना देना नहीं है, तांग हाउ का बेटा तानसान अभी मेरे सामने खड़ा हो सकता है। ये सुनकर तानसान खुद को रोक नहीं सका। सीनियर यान, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरे पिता ने आपको कैसे नाराज किया?
आप मेरे पिता की बातों में क्यों उलझे रहते हैं? क्यों? तुमने क्या कहा? यांग बूढ़ी बोलते-बोलते और ज्यादा परेशान हो गया और उसने सोल ब्रेकिंग स्पीयर की नोक सीधे टैंग सेन की तरफ कर दी। लगता है तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता। ऐसे में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे पिता टैंग हाउ ने तुम्हारी मां की वजह से स्पिरिट हॉल को नाराज कर दिया था। तुम्हारे पिता के पीछे का सेक्ट क्लियर स्काई सेक्ट ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और हम 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैंस को छोड़ दिया। मेरे ब्रेकिंग क्लैन ने इस वजह से अपने आधे से ज्यादा मेंबर्स खो दिए और 1 दशक से ज्यादा समय से हम चींटियों की तरह जी रहे हैं, मुश्किल से जिंदा हैं। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पिता जैसा आदमी मरने के लायक है? उनकी और क्लियर स्काई सेक्ट की वजह से ही मेरे ब्रेकिंग क्लैन को इतनी बुरी हालत झेलनी पड़ी। जैसे ही यांग बूढ़ी अपनी बात जारी रखने वाले थे, एक तरफ खड़े टाइटान ने अपने बंदर जैसे फेफड़ों से धार लगाई। बस करो, वह तो अभी बच्चा है। तुम उसे इतनी नफरत के बारे में क्यों बता रहे हो? बूढ़े ओरंगुटान, जब क्लियर स्काई सेक्ट ने हमें छोड़ दिया तो तुम्हारे स्ट्रेंथ क्लैन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तुम नेचुरली उस टैंग हाउ के लिए बायस्ड हो सकते हो, इस हद तक कि तुम अब भी उसे मास्टर कहने की अपनी आदत नहीं बदल सकते। मैं तुमसे पूछता हूं, जब से हमारे 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैन को छोड़ दिया गया है, क्या तुम अभी क्लियर स्काई सेक्ट में लौटने के बारे में सोच रहे हो? यांग बूढ़ी के सवाल पर टाइटान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं। तो फिर आज तक आपने उन्हें बुलाने का अपना तरीका क्यों नहीं बदला? आप उनके बेटे को यंग लॉर्ड कहते हैं, तो आपको जरूर उन्हें मास्टर कहना चाहिए। यांग बूढ़ी के सवाल से टाइटन पूरी तरह से हैरान रह गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि ब्रेकिंग क्लैन की ज्यादातर इंडस्ट्री हेवन दूसरी में थी। क्लियर स्काई सेक्ट के एकांत में जाने के बाद उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और उन्हें क्लियर स्काई सेक्ट से मिले फायदे भी याद थे। क्या अवाक, मैंने सही निशाना लगाया है? बूढ़े बकरी, बस बहुत हो गया। हाओ ए भी एक वफादार आदमी है। आखिर में इस सब का इल्जाम स्पिरिट हॉल पर ही जाना चाहिए। अगर वे बहुत ज्यादा लालची नहीं होते तो हाओ ए उनसे कैसे लड़ पाता? जब तानसान ने दोनों बड़ों की बातें सुनी, हालांकि उसने सिर्फ आम बातें सुनी और ज्यादा डिटेल्स नहीं सुनी, तो ये साफ था कि उसके पिता गलत नहीं थे। हालांकि क्लियर स्काई सेक्ट का 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैंस को छोड़ना वाकई में प्रॉब्लम वाली बात थी, लेकिन असल में ये रिश्ता तोड़ने का फैसला था, क्योंकि क्लियर स्काई सेक्ट 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैंस को शामिल नहीं करना चाहता था। इसका असली कारण स्पिरिट हॉल का अपनी मां की किसी चीज के लिए लालच था, जिसकी वजह से आखिरकार ब्रेकिंग क्लैन की हालत हुई। बूढ़े ओरंगुटान, तुमने आखिरकार अपने दिल की बात कह ही दी। अब हमारे बीच कहने के लिए और कुछ नहीं है। जब तक मैं खुद को हमला करने से रोक सकता हूं, यहां से निकल जाओ। ये देखकर टाइटान को भी बहुत गुस्सा आया। पिछली पीढ़ी की गलतियों का खामियाजा आने वाली पीढ़ी को क्यों भुगतना पड़ रहा है? युवा स्वामी, चूंकि बूढ़ा बकरा मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, इसलिए चलो चलते हैं। टाइटान ने अपनी आस्तीन का एक झटका देकर मुड़कर तानसान को उसी रास्ते से वापस ले लिया जिस रास्ते से वे आए थे और गुस्से में लोक्सिंग माउंटेन रेंज को छोड़कर चले गए। जैसे जैसे उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ, यांग बूढ़ी ने आखिरकार अपने बगल में जी वुमिंग को देखा। अलायंस लीडर, मैंने आपके सामने खुद को बेवकूफ बना लिया है। ये ठीक है, ये सब जायज है। ब्रेकिंग क्लैन की क्लियर स्काई सेक्ट के लिए नफरत ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ बातों से रातों रात आसानी से सुलझाया जा सके। जी वुमिंग यांग बूढ़ी के बर्ताव से हैरान नहीं थे। बाकी 3 कबीलों के साथ उनके रिश्ते को देखते हुए तानसान को न मारना पहले से ही तानहाओ को काफी इज्जत दे रहा था। अफसोस की बात ये थी कि इस घटना के बाद स्ट्रेंथ क्लैन और ब्रेकिंग क्लैन के बीच का रिश्ता लगभग टूट गया था। इससे स्पिरिट टूल शेल्स और अंदर के नक्काशी वाले पार्ट्स का प्रोडक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता। उन्हें बनवाने के लिए उसे गेंगक्सन सिटी तक लंबा रास्ता तय करना पड़ता। हालांकि पहले से तैयार 3 बैच के अनुसार पार्ट्स के पूरे 500 बॉक्स या अस्थायी रूप से कम 260 थर्ड रैंक सोल टूल रेस को असेंबल करने के लिए पर्याप्त था, जो पूरे ब्रेकिंग क्लैन को इक्विप करने के लिए पर्याप्त था। हालात देखकर जी वुमिंग ने तुरंत 7 अमर जड़ी बूटियां निकाली, जिनमें 8 पंखुड़ियों वाला अमर ऑर्किड, धधका कुबानी जियाओशू और इंसेक्ट डिवाइन बांस शामिल थे। यांग बूढ़ी, जो नाराज था, उसने इतने सारे अमर पौधे और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। वह पूरी हैरानी से जी वुमिंग के पास गया। अलायंस लीडर, ये सभी बहुत कीमती अमर पौधे हैं जो 100 सालों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस जीवन में इन अमर पौधों का इस्तेमाल मेडिसिन रिफाइनिंग के लिए कर सका तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। जी वुमिंग ने बिना कुछ कहे कहा, सिर्फ इसके बारे में मत सोचो। ये सब टॉप टियर मेडिसिनल मटेरियल है जिनसे तुम गोलियां बना सकते हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक आपको यकीन न हो जाए कि आप उनके दवा वाले गुणों का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक उन्हें गोलियों में न बदलें ताकि ये अमर पौधे बर्बाद न हो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यांग बूढ़ी का दिमाग पहले से ही अमर पौधों में डूबा हुआ था और उसने बस यूं ही जी वुमिंग की रिक्वेस्ट मान ली। अलायंस लीडर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं छुट्टी लेकर दवा को रिफाइन करने जाऊंगा। जब वह खुशी-खुशी कई अमर पौधों वाले मेडिसिनल गार्डन की ओर चल रहा था, तो जी वुमिंग, जिसे अचानक नजरअंदाज कर दिया गया था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। यांग बूढ़ी सच में कीमिया का दीवाना था। एक बार जब उसके पास दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां आ गईं, तो उसने दूसरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ दवा को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। इसके लिए जी वुमिंग ने एक और जड़ी बूटी निकाली जो पूरी तरह से बैंगनी थी। फूल के सिरे पर 5 या 6 छोटे पीले फल थे जो क्रिस्टल जैसे दिखते थे और पूरे पौधे से एक ताजा दवा वाली खुशबू आ रही थी। रुको, मुझे एक और बहुत जानी-पहचानी दवाई की खुशबू क्यों आ रही है? यांग बूढ़ी घुमा, उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह बड़ी हो गईं और वह जी वुमिंग के हाथ में रखी चीज को ध्यान से देख रहा था। ये इथेरियल खुशबू वाला किलो इमोर्टल प्रोडक्ट है, एक बेमिसाल औषधीय जड़ी बूटी जो दुनिया के सभी टॉक्सिन को रोक सकती है। एक पल में उसके हाथों में पकड़ी हुई दवा वाली जड़ी बूटियां यांग बूढ़ी की नजरों में बेकार हो गईं। अमर पौधे फिर से मिल सकते हैं, लेकिन जहर से लड़ने वाली जड़ी बूटी जैसे कि इथेरियल खुशबू वाला किलो अमर प्रोडक्ट बहुत कम मिलता है। अगर उसे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो भी यांग बूढ़ी जरा भी नाराज नहीं होगा। इस समय उसका मन पहले से ही उस सीन की कल्पना कर रहा था जब वह अपने बाएं हाथ में खुशबू वाला किलो इमोर्टल प्रोडक्ट पकड़े हुए दवा की भट्टी के सामने पागलों की तरह गोलियां बना रहा था और वह जीत की खुशी में हंस पड़ा। सीनियर यांग, जी वुमिंग ने कई बार आवाज लगाई लेकिन मुस्कुराते हुए यांग बूढ़ी को रोक नहीं पाए। उन्होंने सीधे अपना पैर आगे बढ़ाया और यांग बूढ़ी के दाहिने पैर के बाहरी हिस्से पर जोर से मारा। यांग बूढ़ी दर्द से चौंक कर जाग गए। अपने सामने जी वुमिंग को देखकर गुस्सा होने के बजाय उन्होंने चाहत से भरे चेहरे से कहा, अलायंस लीडर, क्या गोलियों को रिफाइन करने के लिए इथेरियल खुशबू वाले किलो इमोर्टल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना थोड़ा बेकार नहीं होगा? यह एक ऐसी चीज है जो सभी जहरों से इम्यून है और इसमें जहर को रोकने का बहुत असरदार असर है। इसे मुझे क्यों नहीं देते? भविष्य में मैं कोई भी गोली रिफाइन करूं, मेरा सक्सेस रेट कम से कम 89% होगा। यह असल में आपको दिया गया एक सबसे बड़ा अमर पौधा था ताकि भविष्य में जब आप दवा को बेहतर बनाएं तो आपको दवा के जहर के फैलने की समस्या से परेशान न होना पड़े। ये सुनकर यांग बूढ़ी उत्साह से जी वुमिंग के सामने आधे घुटनों पर बैठ गए। अलायंस लीडर, मैं यांग बूढ़ी ब्रेकिंग क्लैन के प्रति आपकी बड़ी मेहरबानी को अपने दिल में रखूंगा। भविष्य में मेरा ब्रेकिंग क्लैन अलायंस लीडर की उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतरेगा और बेहतर गोलियां और जहर बनाने की पूरी कोशिश करेगा। यांग बूढ़ी को जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठा देखकर जी वुमिंग समझ गया कि ब्रेकिंग क्लैन अब जरूर उसके प्रति ज्यादा वफादार होगा। उन्होंने यांग बूढ़ी को उठने में मदद की और गंभीरता से उनके दूसरे हाथ में किलो ट्यूलिप रख दिया। क्योंकि हम एक ही सोच के हैं, इसलिए मैं अपने नीचे काम करने वालों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। जब ब्रेकिंग क्लैन डेवलप होगा तभी भविष्य का सेट बेहतर बन पाएगा। धन्यवाद अलायंस लीडर। यांग बूढ़ी ने जी वुमिंग को देखा जो उनसे 40 या 50 साल छोटे थे। उनकी आंखों में गर्म आंसू थे। उनके दिल में धीरे-धीरे सम्मान की एक अनोखी भावना उभरी। जाओ, जितनी जल्दी हो सके अमर पौधों का इस्तेमाल करके तैयार गोलियों के एक बैच को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ठीक है। यांग बूढ़ी बहुत खुश होकर मेडिसिनल गार्डन की ओर चल पड़े और दोनों हाथों में जिंदा और प्यारी खुशबू वाला किलो इमोर्टल प्रोडक्ट ध्यान से पकड़े हुए थे। इस बीच जी वुमिंग ने सभी सोल टूल पार्ट्स को सेक्ट मास्टर्स कोर्टयार्ड में शिफ्ट करवा दिया जहां वह रहता था। उसने पिछले सालों में बनाए गए सोल टूल फॉर्मेशन को निकाले और एक-एक करके स्पिरिट टूल्स को असेंबल करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा करना बहुत थकाने वाला होता, लेकिन यह जरूरी था। सिर्फ इसी तरह वह ये पक्का कर सकता था कि सोल टूल रेस की टेक्नोलॉजी बाहरी लोगों को न मिले। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने इसे ब्रेकिंग क्लैन को क्यों नहीं सिखाया, तो उन्होंने पहले यांग बूढ़ी से इस बारे में बात की थी। इस समय ब्रेकिंग क्लैन सिर्फ दवा को रिफाइन करने के लिए जिम्मेदार था। भविष्य में जब संप्रदाय बन जाएगा और वे शिष्यों को ट्रेनिंग देंगे तो वह असल हालात के आधार पर डिटेल में सिखाएंगे। 177 टैंग सेन ने टाइटन को एक छिपा हुआ संदेश दिया। इस समय टाइटन, जो अपनी यात्रा के आधे रास्ते पर थे, गंभीर लग रहे थे। यांग बूढ़ी ने पहले जो कहा था वह उनके दिमाग में बहुत देर तक गूंजता रहा। क्या मैं टाइटन सच में कुछ गलत कर सकता हूं? क्लियर स्काई सेक्ट ने सच में 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैंस को छोड़ दिया था, लेकिन इसका मास्टर से कोई लेना देना नहीं है। मास्टर को क्लियर स्काई सेक्ट के रोल से भी हटा दिया गया था। इसके तुरंत बाद टाइटन ने अपने बगल में तानसान को देखा और अपने मन की बातों को लेकर और भी पक्का हो गया। स्ट्रेंथ क्लैन गलत नहीं है। टाइटन ने जो कुछ भी किया है वह बेमिसाल है। यंग लॉर्ड एक ट्विन स्पिरिट मास्टर है जो सदी में एक दुर्लभ टैलेंट है और जिसके पास अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स हैं। ओल्ड गोड का प्रेजुडिस सच में बहुत ज्यादा है। 2 साल में क्लैन गैदरिंग में मैं उसे सही सलाह दूंगा। इस बीच टैंग सेन के मन में कुछ और ही ख्याल आ रहे थे। जब से उसने थर्ड रैंक सोल टूल रे की ताकत देखी थी, वह लगातार इस
स्पिरिट टूल के बारे में सोच रहा था जो गॉडली ज़ुगे क्रॉसबो को टक्कर दे सके। अगर वह स्पिरिट टूल को खोलकर उसकी स्टडी कर पाता तो वह गॉडली ज़ुगे क्रॉसबो को सामने से हमला करने की काबिलियत दे पाता। अपनी 10 हिडन वेपन टेक्निक के साथ स्पिरिट किंग को मारना पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीनियर टाइटन, अगर मुझे एक या दो थर्ड रैंक सोल टूल रेज मिल जाएं तो मैं जरूर उनके रहस्यों को समझ सकता हूं और उस थर्ड रैंक स्पिरिट टूल को रिवर्स इंजीनियर कर सकता हूं। साथ ही मैं स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने हिडन वेपन्स की पावर को काफी बढ़ा सकता हूं। ये सुनकर टाइटन ने माथा से खोल लिया। उसके और बूढ़े बकरे के बीच जो अनबन हो गई थी, उसे डर था कि वह आदमी उसे ये थर्ड रैंक स्पिरिट टूल नहीं बेचेगा। और जी वुमिंग के पिछले काम साफ तौर पर ओल्ड गॉड के लिए इज्जत से किए गए थे जब वह थर्ड रैंक सोल टूल देने के लिए राजी हुआ था। इसलिए उसके लिए एक या दो थर्ड रैंक सोल टूल खरीदने का कोई भी रास्ता लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था। टाइटन की हिचकिचाहट और मुश्किल को देखकर तानसान ने तुरंत पाउडर शूटिंग शैडो के ब्लूप्रिंट निकाले जो उसने 24 मूनलाइट ब्रिज से बनाए थे। सीनियर टाइटन, आप वो इंसान हैं जिनकी मेरे पापा और मैं सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। पाउडर शूटिंग शैडो के लिए कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट आपके लिए एक तोहफा है। हालांकि इस पाउडर शूटिंग शैडो को बनाने का प्रोसेस गॉडली ज़ुगे क्रॉसबो से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी ज़ुगे गॉडली क्रॉसबो से भी ज्यादा मजबूत है। सबसे जरूरी बात इसका सिलिंड्रिकल शेप है जिससे इसे ले जाना आसान हो जाता है। पाउडर शूटिंग शैडो, यह अच्छा नाम है, मुझे देखने दो। टाइटन ने बेसब्री से पीले पड़े कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट लिए और उन्हें ध्यान से देखने के बाद वह जोर से हंस पड़े। हाँ, यंग लॉर्ड के डिजाइन सच में बहुत शानदार हैं। पहले साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली ज़ुगे क्रॉसबो और अब पाउडर शूटिंग शैडो। यंग लॉर्ड, क्या आपको कुछ खंडहर मिले और क्या आपने अंदर से ये हिडन वेपन डिजाइन हासिल किए? तानसान बिना कुछ कहे मुस्कुराया। इस बात के बारे में कि वह एक ट्रांसमाइग्रेटर था, वह कभी भी बाहरी लोगों से इस बारे में बात नहीं करेगा। टेंसेन ने थोड़ा सा हिलाया और कहा, कुछ ऐसा ही। मुझे ये हिडन वेपन्स टेंसेक नाम के एक हिडन वेपन सेट से मिले हैं। चूंकि मैंने उनके हिडन वेपन सीख लिए हैं, इसलिए मैं नेचुरली टेंसेक का मेंबर हूं। सच कहूं तो सीनियर, जब मैंने अलग-अलग हिडन वेपन बनाना सीखना शुरू किया, तभी मुझे टेंसेक की महानता समझ में आई। टेंसेक के टॉप टियर हिडन वेपन एक टाइटल डुओ को भी तुरंत मार सकते हैं। टाइटन की पुतलियां फैल गईं जब वह तानसान को ध्यान से देख रहा था, जो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। ऐसा लगता है कि इस मशहूर तान संप्रदाय की डोलुओ महाद्वीप के 10,000 साल के इतिहास में कोई मौजूदगी या इज्जत नहीं थी। यह इतने ताकतवर छिपे हुए हथियार कैसे बना सकता है? अगर सच में टॉप टियर के हिडन वेपन्स होते जो एक टाइटल डोलुओ को मार सकते थे, तो इस टेंसेक को डोलुओ कॉन्टिनेंट के इतिहास पर अपनी छाप छोड़नी चाहिए थी। लेकिन दोबारा सोचने पर डोलुओ कॉन्टिनेंट का 10,000 साल का इतिहास समुद्र जितना बड़ा था और 10,000 साल पहले के स्पिरिट मास्टर्स थे जो अकेले रहते थे। शायद ये तानसेक ठीक वैसा ही एक ताकतवर अकेले रहने वाला सेक था। हिडन वेपन्स जो एक टाइटल डुओ को मार सकते हैं, किसी भी स्पिरिट टूल से ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्या यंग लॉर्ड सच में ऐसा जानलेवा वेपन बना सकता है? टाइटन को छिपे हुए हथियारों की ताकत पर शक नहीं था, बल्कि इस बात पर शक था कि क्या तानसान सच में उन्हें बना सकता है। सामान कम है और मुझे अभी कुछ चीजों के लिए पक्का भरोसा नहीं है। अभी मेरे लिए टेंसेक के इन बेमिसाल छिपे हुए हथियारों को बनाना बहुत मुश्किल है। टेंसेन ने मुश्किल का नाटक किया। उसके लिए यह अभी भी पता नहीं था कि टॉप टियर हिडन वेपन्स बनाने के लिए जरूरी कीमती मिनरल्स डुओ कॉन्टिनेंट पर मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा वह भी सिर्फ टाइटन को फायदों का स्वाद चखा रहा था और इस राज को पूरी तरह से सामने नहीं ला सका कि वह टॉप टियर हिडन वेपन्स बना सकता है। वापस आते समय वह जी वुमिंग के बारे में जो कुछ भी जानता था उसके बारे में ध्यान से सोच रहा था और उसे यह जानकर हैरानी हुई कि जी वुमिंग पहले से ही ब्रेकिंग क्लैन के साथ दोस्ताना रिश्ता बना रहा था, बिना किसी टाइटल डुओ के बैकग्राउंड पर भरोसा किए। सबसे ज्यादा संभावना ये थी कि जी वुमिंग ब्रेकिंग क्लैन को एक फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल जैसा एक छोटा सेट बनाया जा सके। हालांकि यह विचार बस एक पल के लिए आया था, लेकिन इसने तानसान की इस दूसरी दुनिया में तान संप्रदाय को फिर से बनाने की इच्छा को और भी तेज कर दिया। यंग लॉर्ड, सब कुछ धीरे-धीरे करना ठीक है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि एक साल में सोल मास्टर टूर्नामेंट की तैयारी के लिए अपनी ताकत को बेहतर बनाना है। और हालांकि मेरे पास अभी थर्ड रैंक सोल टूल ले पाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हमारे स्ट्रेंथ क्लैन और दूसरे दो क्लैन के बीच के रिश्ते को कम मत समझना। जब समय आएगा तो क्या तुम्हें अभी डर है कि हम कुछ सोल टूल ले नहीं पा सकेंगे? इस समय टाइटन की सोच पूरी तरह बदल गई थी। यंग लॉर्ड का भविष्य में आगे बढ़ना तय था और स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी हिडन वेपन्स को भी बेहतर बना सकती थी, जिससे वे एकदम नई ऊंचाई पर पहुंच सकते थे। यंग लॉर्ड के अभी के विचारों और कामों को देखते हुए तानसेक का बनना बस कुछ ही समय की बात थी। हालांकि टाइटन को क्लियर स्काई सेक से कई शिकायतें थी, लेकिन वह मास्टर और यंग लॉर्ड को लेकर बहुत उम्मीद रखता था। अब भी उसके मन में तानसेक में शामिल होने का विचार आ चुका था। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं सीनियर। टेंसेन इस ट्रिप से बहुत खुश था। हालांकि उसे थर्ड रैंक सोल टूल नहीं मिली थी, लेकिन वे थर्ड रैंक सोल टूल पहले से ही उसके जितनी अच्छी थी। भविष्य में लो टू मिड हिडन वेपन्स को स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर और टेंसेक के सदस्यों को इक्विप करके टेंसेक निश्चित रूप से इस दुनिया में अपनी पुरानी शान वापस पा लेगा। आधे महीने की असेंबली के बाद सभी 350 से ज्यादा थर्ड रैंक सोल टूल पूरी तरह से असेंबल हो गए। जी वुमिंग ने खास तौर पर कंडक्टिव इनर शेल और फॉर्मेशन कोर के जंक्शन पर एक छोटा सेल्फ डिस्ट्रक्ट एंटी टेम्पर डिवाइस छोड़ा था। जब तक कोई थर्ड रैंक सोल टूल को अलग करने की हिम्मत करता, यह जरूर कोर फॉर्मेशन और कोर स्पिरिट पावर कंडक्शन पाथवे के हिस्से को नष्ट कर देगा और जो लोग नकल करने की कोशिश करेंगे उनके पास कोई मौका नहीं बचेगा। आगे के मेंटेनेंस के मामलों के बारे में जी वुमिंग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। थर्ड रैंक सोल टूल सोल पावर से चलता था, जब तक इस्तेमाल के दौरान सोल पावर इनपुट ओवरलोड नहीं होता। थर्ड रैंक सोल टूल कम से कम 5 से 7 साल तक चलता था और स्पिरिट टूल शेल के कुछ हिस्से भी निकाले जा सकते थे। तभी यान बुरी गोलियों की कई बोतलें पकड़े हुए आंगन में आया। वह बहुत खुश लग रहा था। अलायंस लीडर, टॉप ग्रेड मेडिसिनल हर्ब से रिफाइन की गई गोलियां तैयार हैं। ये सभी अच्छी क्वालिटी और बहुत असरदार हैं। 178 जुबान शुई डेंट, मैं दिखावा शुरू करने वाला हूं। जी वुमिंग ने 6 लंबी गर्दन वाली चीनी मिट्टी की बोतलें लीं। ढक्कन खोलने से पहले ही उसे हल्की सी खुशबू महसूस हुई और उसके शरीर के अंदर सोल पावर अजीब तरह से घूमने लगी। ये किस तरह की गोली है? यह मुझे ऐसा अनोखा एहसास क्यों दे रही है? यान बुरी को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने एक स्टॉपर खोला और लंबी गर्दन वाली चीनी मिट्टी की बोतल से बहुत ठंडी सफेद धुंध का एक झोंका उठा, जिससे आसपास का तापमान कई डिग्री गिर गया। जैसे ही गोली उसके हाथ में डाली गई, उसका पूरा रूप सामने आ गया। गोली पूरी तरह से नीली और ट्रांसपेरेंट थी और उसकी सतह पर सफेद धुंध की एक पतली परत थी। ये वो रहस्यमयी पानी की गोली नहीं है? तुमने इसे भी बना लिया? ये सुनकर यान बुरी को अचानक एहसास हुआ और उसने अपना सिर थपथपाया। अलायंस लीडर, रहस्यमयी पानी की गोली? मैंने ये नाम क्यों नहीं सोचा? इसके बाद यान बुरी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जी वुमिंग को गोली की डिटेल्स बताई। अलायंस लीडर, इन कुछ रहस्यमयी पानी की गोलियों को गोली बनाने में मेरी सबसे नई कामयाबी कहा जा सकता है। इस रहस्यमयी पानी की गोली में मुख्य सामग्री के तौर पर 2 ऑन्स स्नो सिल्कवन का इस्तेमाल होता है, साथ में कई ठंडे स्वभाव वाली औषधियां, जड़ी बूटियां और 13 तरह के पानी वाले सोल बीस्ट का एसेंस ब्लड भी होता है। इसका खास असर एक स्पिरिट मास्टर को अपनी सोल पावर को काफी बढ़ाने और शरीर को शांत करने का असर पाने में मदद करता है। हालांकि एक स्पिरिट मास्टर को ये बेहतरीन नतीजे पहली गोली लेने पर ही मिलते हैं। दूसरी गोली लेने से सोल पावर नहीं बढ़ेगी और शरीर को शांत करने का असर बहुत कमजोर हो जाएगा। ये बातें सुनकर जी वुमिंग का दिल सदमे से भर गया। ये बहुत बढ़िया था, उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि असर भी एक जैसा होगा। इससे स्पिरिट मास्टर्स की साधना असल में एक नए लेवल पर पहुंच गई। 10,000 साल बाद कॉन्टिनेंट पर टाइटल डुओ की घटना हर जगह क्यों हुई? क्या ये ठीक अलग-अलग अजीब गोलियों के जन्म और दवा लेने वाले स्पिरिट मास्टर्स की वजह से नहीं हुआ? अलायंस लीडर, इस रहस्यमयी पानी की गोली का एक खास साइड इफेक्ट भी है। सोखने के बाद तुरंत नहाना चाहिए, नहीं तो इस्तेमाल करने वाले के शरीर से बहुत बदबू आएगी। मैं इस चीज को गंदगी निकालने वाली चीज कहता हूं। ये सुनकर जी वुमिंग को और भी यकीन हो गया कि यह वही रहस्यमयी पानी की गोली थी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी बिल्कुल वैसा ही था। रहस्यमयी पानी की गोली को 10,000 साल बाद गोलियों की दुनिया में एक चमकता हुआ मोती कहा जा सकता है। सिर्फ ये बात कि यह बिना किसी साइड इफेक्ट के डिटॉक्स करती है, इसे ज्यादातर गोलियों से बेहतर बनाती है। क्या आपने स्पिरिट बीस्ट पर औषधीय शक्ति का परीक्षण किया है? मैंने खाया है। अगर कोई इंसान भी इसे खा ले तो कोई अनजानी दिक्कत नहीं होगी। यान बुरी ने इसे एजोर वाइट माउस और 10,000 डे आयरन पिग दोनों पर टेस्ट किया था और दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छा। जी वुमिंग ने यान बुरी की हथेली से रहस्यमयी पानी की गोली उठाई और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। एक ठंडी दवाई की शक्ति तेजी से उसके शरीर में फैल गई और धीरे-धीरे गर्म हो गई, जिससे उसके शरीर का हर हिस्सा उत्तेजित हो गया। कुछ ही पलों में जी वुमिंग अचानक अपनी साधना की अवस्था से जाग गए। उनके शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा, काली गंदगी की एक भी बूंद नहीं दिखी। अलायंस लीडर, आपकी शारीरिक बनावट बहुत ज्यादा मजबूत है। रहस्यमयी पानी की गोली का शरीर को ठीक करने वाला असर आपके लिए बेकार है। लेकिन अलायंस लीडर, क्या अब आपकी सोल पावर बढ़ गई है? ये वास्तव में बढ़ गया है, लेकिन मेरी सोल पावर रैंक अभी भी नहीं बदली है। ये सुनकर यान बुरी जी वुमिंग से और भी हैरान हो गया।
उसके हिसाब से गोली लेने के बाद सोल किंग लेवल पर जी वुमिंग की सोल पावर कम से कम एक रैंक बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रैंक में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। इस बात का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि जी वुमिंग की पूरी ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, यहाँ तक कि उस रहस्यमय पानी की गोली का असर उस पर लगभग न के बराबर था। सीनियर, अभी की रिफाइनिंग स्पीड से एक बोतल पूरी होने में कितना टाइम लगता है? जी वुमिंग के सवाल पर यान गुडी ने हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस के साथ बात की। अलायंस लीडर, रहस्यमय पानी की गोली बनाने में मेरी अभी की काबिलियत के हिसाब से एक बैच को खत्म करने में ज्यादा से ज्यादा 12 दिन लगते हैं। हर बैच में 3 गोलियां होती हैं। अगर मैं ज्यादातर प्लान में से सिस्टमैटिक रिफाइनिंग करवा लूं तो बनने वाली गोलियों की संख्या कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उससे जुड़ी दवा वाली जड़ी बूटियां और स्पिरिट बीस्ट एसेंस का खून भी लगातार इस्तेमाल होता रहेगा, जिससे रिफाइनिंग की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। अभी ठंडी दवा वाली ताकत को मिलाने के लिए ज्यादा वेव ग्लू नहीं बचा है। वेव ग्लू के मामले में जी वुमिंग ने तुरंत और निर्णायक फैसला लिया। हम दादाजी से वेव ग्लू के लिए मदद मांग सकते हैं। टाइटल डुलुओ के तौर पर उनकी स्पीड को देखते हुए वास्ट सिटी से ब्रेकिंग प्लान तक जाने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। भाई डुगू से कहो कि जाकर इसे खरीद लें। वही टाइटल डुलुओ है, क्या यह उसके स्टेटस से थोड़ा नीचे नहीं होगा? यान गुडी ने जी वुमिंग के सुझाव के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। एक टाइटल डुलुओ को काम पर लगाने वाले लड़के की तरह काम करवाना असल में भगवान के तोहफों को बर्बाद करने जैसा ही था। लेकिन तभी आंगन के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। हा, तुम बदमाश, क्या तुम फिर से मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो? आवाज दूर से आई और डुगुबो ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। लंबी गर्दन वाली चीनी मिट्टी की बोतल से निकलती दवा की ताकत महसूस करने के बाद उसका ध्यान पूरी तरह बोतल पर चला गया और उसने जोर से पूछा, भाई यांग, इस बोतल के अंदर क्या है? क्या ये कोई नया जहर हो सकता है जो तुमने खुद बनाया है? नहीं, ये है। यान गुडी ने डुगुबो को रहस्यमय पानी की गोली के बारे में आम जानकारी देने के लिए बहुत छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया और वेव ग्लू की कमी के बारे में भी बताया। आप कह रहे हैं कि यह गोली सोल पावर बढ़ा सकती है, स्पिरिट मास्टर की बनावट को ठीक कर सकती है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप इसे ज्यादा मात्रा में रिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वेव ग्लू नहीं है। यह इनमें से कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ये सुनकर जी वुमिंग सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहे क्योंकि डुगुबो एक बड़े थे, बल्कि उन्होंने उनसे कहा, दादाजी, आप और वेव ग्लू खरीदने के लिए वास्ट सिटी और कुछ बड़े तटीय शहरों की यात्रा क्यों नहीं करते? चलो पहले रहस्यमय पानी की गोलियों के पहले बैच को रिफाइन करते हैं। किसी भी मामले में एक टाइटल डोलू के रूप में आपकी वर्तमान गति के साथ एक राउंड ट्रिप बहुत तेज होगी। डुगुबो को इस बात पर थोड़ी नाराजगी हुई। मैं ये बुरा आदमी एक इज्जतदार टाइटल वाला डूल हूं, फिर भी तुम बदमाश मेरे साथ एक एरंड बॉय जैसा बर्ताव करते हो। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं समझते? दादाजी, मुश्किल समय में मुश्किल कदम उठाने पड़ते हैं। सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमें 1 या 200 रहस्यमय पानी की गोलियों को बेहतर बनाना होगा, बस सुरक्षित रहने के लिए। इसके अलावा वेव ग्लू का एक और खास इस्तेमाल है। ये स्पिरिट मास्टर्स को रहस्यमय पानी की गोली की तरह लगातार अपने शरीर को टेम्पर करने में मदद कर सकता है, जिससे वे आखिरकार अपनी रैंक लिमिट से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने की शर्तों को पूरा कर सकें। डुगुबो और यान गुडी पहला हिस्सा सुनने के बाद काफी शांत रहे, लेकिन जब उन्होंने रैंक लिमिट से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने के बारे में सुना तो वे शांत नहीं रह सके। रैंक लिमिट से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करना स्पिरिट मास्टर्स के लिए सच में एक बहुत बड़ी घटना थी। शरीर को मजबूत बनाने के लिए वेव ग्लू का इस्तेमाल करने से क्या कोई इंसान हद से ज्यादा स्पिरिट रिंग सोख सकता है? तुमने यह आइडिया ऐसे ही तो नहीं बनाया है ना? मैं तुम दोनों से झूठ कैसे बोल सकता हूं? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे पास तुम्हें लिमिट से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की पॉसिबिलिटी साबित करने का सबसे आसान तरीका है। ये सुनकर दोनों और भी हैरान हो गए। 179 सोल रिंग का कॉन्फ़िगरेशन डरावना है। जब से मुझे अपनी पहली स्पिरिट रिंग मिली, मैंने वेव ग्लू लेना शुरू कर दिया। इससे मेरी फिजिकल फिटनेस और बेहतर हुई, साथ ही मार्शल सोल लिमिट भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। इसके बाद जी वुमिंग के पैरों के नीचे से 5 स्पिरिट रिंग्स पीले पीले बैंगनी काले काले उभरे। जब चौथी स्पिरिट रिंग, एक काली 10,000 साल की स्पिरिट रिंग सामने आई तो एक तरफ खड़ी यान गुडी हैरान और शक से भर गई। हे भगवान, अलायंस लीडर की चौथी स्पिरिट रिंग असल में 10,000 साल की स्पिरिट रिंग है। क्या ये कोई स्पिरिट मास्टर कर सकता है? लेकिन दोबारा सोचने पर अलायंस लीडर के पास बहुत सारे इमोर्टल प्लान्स थे। 1 या 2 खाने के बाद चौथे स्पिरिट रिंग के तौर पर 10,000 साल के स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना बहुत मुमकिन था। फिर भी उत्सुकता से पूछा, अलायंस लीडर, आपने अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के लिए जिस स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब किया था वह असल में कितने साल का था? इससे पहले कि जी वुमिंग जवाब दे पाते, बहुत गर्व से भरे डुगुबो ने उनकी तरफ से समझाया, किड जी की चौथी स्पिरिट रिंग इस बुरे आदमी ने उसके लिए खोजी थी। ये रिंग 15,000 साल पुरानी थंडर रो हेलवाइन से आई है। ये यान गुडी इतने हैरान हुए कि उनकी बोलती बंद हो गई। 10 सेकंड से ज्यादा समय बाद ही उन्होंने कहा, थंडर रो हेलवाइन एक टॉप टियर थंडर एट्रिब्यूट प्लांट स्पिरिट बीस्ट है और यह 15,000 साल पुराना था। इतनी लिमिट और स्पिरिट बीस्ट के इस लेवल के लिए केवल कुछ थंडर एट्रिब्यूट स्पिरिट एम्परर्स या स्पिरिट सेंसी इसे एब्जॉर्ब कर सकते थे, फिर भी उसने इसे अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के रूप में इस्तेमाल किया। सच में बहुत ज्यादा पावरफुल। क्या ये वेव ग्लू का एक अतिरिक्त प्रभाव भी हो सकता है? यान गुडी की हैरान नजरों के नीचे जी वुमिंग के आसपास सोल पावर में उतार चढ़ाव एक बार फिर बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे पीला दूसरा रिंग धीरे-धीरे फीका पड़ गया और एक चमकदार बैंगनी स्पिरिट रिंग में बदल गया। डुगुबो और यान गुडी अब शांत नहीं रह सके। दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनके जबड़े खुले रह गए जब उन्होंने जी वुमिंग के दिखाए स्पिरिट रिंग के रंगों को देखा, जो बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन इससे पहले कि उन्हें और झटका लगता, जी वुमिंग की ओरिजिनल पर्पल तीसरी रिंग भी धीरे-धीरे गहरे पर्पल रंग की हो गई और स्पिरिट रिंग से सोल पावर का एक तेज झोंका निकला। बैंगनी तीसरा छल्ला पहले ही एक शुद्ध स्याही काला 10,000 साल वाला स्पिरिट छल्ला बन चुका था। क्या ये बुरा आदमी कुछ देख रहा है? ये देखकर यान गुडी और डुगुबो को अचानक अपनी आंखों पर शक होने लगा। क्या पीले बैंगनी काले काले रंग वाला कोई स्पिरिट किंग सच में इस दुनिया में मौजूद है? जी वुमिंग ने उन 2 आदमियों को देखा जो सदमे में जम गए थे और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, दो सीनियर्स, यही मेरी असली ताकत है। क्या आपको अभी लगता है कि वेव ग्लू सिर्फ एक काम उत्तेजक दवा है? तुमने इसे अच्छे से छुपाया। तुमने इस बुरे आदमी को धोखा देने की भी हिम्मत की। होश में आने पर डुगुबो जी वुमिंग के पास गया, उसे कोहनी से धक्का दिया और गुस्से से भरे चेहरे से कहा। यान गुडी इस समय और भी ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने जल्दी से जी वुमिंग को अपने सामने खींचा और उत्सुकता से पूछा, अलायंस लीडर, आपको अपनी दूसरी और तीसरी स्पिरिट रिंग्स कैसे मिली और उनकी लिमिट आपको हम दोनों बुरों को डिटेल में बताना होगा। क्या वेव ग्लू का सच में इतना पावरफुल असर होता है? जी वुमिंग ने अपने सामने खड़े 2 बुरे लोगों को देखा जो इतने खुश थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो और उन्होंने एक-एक करके उनके सवालों के जवाब दिए। ये कुछ इस तरह है, मेरी दूसरी स्पिरिट रिंग वाटर प्रेशर बॉडी टेम्परिंग मेथड से मेरे शरीर को टेम्पर करने, 3 साल तक वेव ग्लू लेने और मेडिसिनल बाथ और दूसरे पारंपरिक तरीकों से पाने के बाद मिली। उसके बाद ही मैंने 1500 साल पुराने थंडर एट्रिब्यूट वाले स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब किया। जहां तक तीसरी स्पिरिट रिंग की बात है, मैं काफी लकी था। जब दोनों बुरे लोगों ने थंडर ड्रैगन मछली की बलि के बारे में सुना तो वे और भी हैरान हो गए। बलिदान, कितना अजीब और सुंदर शब्द है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी सस्ती चीज मिलेगी, बच्चे। कोई हैरानी नहीं कि आपकी तीसरी स्पिरिट रिंग बहुत काली है। पता चला है कि यह एक स्पिरिट बीस्ट की कुर्बानी की वजह से बनी थी। लेकिन आपका वाटर प्रेशर बॉडी टेम्परिंग मेथड सच में ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आम इंसान झेल सके। क्या सिर्फ रोजाना बॉडी टेम्परिंग टेक्निक जैसे वेव ग्लू खाना और मेडिसिनल बात लेना सच में किसी को 1000 साल की दूसरी रिंग दिला सकता है? हालांकि जी वुमिंग की स्पिरिट रिंग की बनावट यान गुडी के ठीक सामने थी, फिर भी उन्हें इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन इस बात पर कि वेव ग्लू स्पिरिट मास्टर द्वारा सोखे जा सकने वाले स्पिरिट रिंग की उम्र बढ़ा सकता है, यान गुडी को अब पक्का यकीन हो गया था। इस समय डुगुबो जितना ज्यादा जी वुमिंग को देखते उतना ही उन्हें वह पसंद आता। ये पहले से अलग था, जहां वह उन्हें एक शिष्य या दामाद की तरह देखते थे, अब ऐसा लगता था जैसे वह उनका अपना बेटा हो, जिससे डुगुबो उन्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगे। कि जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके शरीर में कम से कम एक स्पिरिट बोन तो होगी ही जो आपके स्पिरिट रिंग के ऑरा को छिपा सकती है ना? हाँ, जी वुमिंग ने सिर हिलाया और कहा, सच में एक सिमुलेशन टाइप स्पिरिट बोन है। डुगुबो ने बहुत खुशी से सिर हिलाया। उसने स्पिरिट बोन के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं मांगी थी। आखिर उसने जी वुमिंग को बड़ा होते हुए देखा था और शांत और स्थिर रहना जी वुमिंग की सबसे बड़ी खासियत थी। अगले ही पल जी वुमिंग फिर से बोले, मेरी बातें अभी सामने नहीं आनी चाहिए। अच्छा होगा कि सिर्फ हम तीनों को ही पता चले। और दादाजी, आप मेरी छोटी बहन को कभी न बताएं कि मैंने मार्शल सोल लिमिट तोड़ी है। नहीं तो अगर वह एक्साइटेड होकर भविष्य में हाई एयर स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करके रिस्क लेने की कोशिश करती है तो कोई एक्सीडेंट हो गया तो बुरा होगा। बेशक मुझे ये पता है, आपको मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। डुगुबो अपनी पोती की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानते थे, वह पक्की थी और हारना नहीं चाहती थी। अगर यान को पता होता कि उसके पति की स्पिरिट रिंग इतनी शानदार है तो ये भविष्य में उसकी साधना की मनस्थिति पर जरूर असर डालता। इस कारण से डुगुबो का चेहरा गंभीर हो गया और उसे जी वुमिंग को चेतावनी देनी पड़ी।
बच्चे, इस बात की सच्चाई तुम्हें खुद उसे बतानी चाहिए, लेकिन तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह स्पिरिट सेंट या स्पिरिट गुरुओं तक न पहुंच जाए, तभी तुम उसे अपनी स्पिरिट रिंग्स का राज बता सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया कि इसे कैसे हैंडल करना है। ये सुनकर यान गुडी और डुगोबो भी खुशी से हंस पड़े। वे दोनों जीगोमिंग के दिल में बसे जुनून को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही डुगोबो ब्लू थॉप में खरीदने के लिए तुरंत वास्ट सिटी जाने वाला था, जीगोमिंग ने अपने 100 खजानों वाले थैले से ब्लू सिल्वर एम्पर निकाला। दादाजी, कृपया इस ब्लू सिल्वर ग्रास को पहले औषधीय बगीचे में लगाएं। ये ब्लू सिल्वर ग्रास लिंगलिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा हुआ कि मैं दक्षिण की ओर जाते हुए वहां से गुजर रहा हूं, इसलिए मैं ये ब्लू सिल्वर ग्रास भी मेडिसिनल गार्डन में ले जाऊंगा। जीगोमिंग के हाथ में ब्लू सिल्वर एम्पर के बारे में डुगुयान ने यान से बहुत पहले सुना था। ब्लू सिल्वर ग्रास के बीच इस एम्पर में 100,000 साल के स्पिरिट बीस्ट बनने की क्षमता थी। इसे आइस एंड फायर यिन यांग वेल में लगाने से इसकी ग्रोथ को काफी बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये भविष्य में और मजबूत होता गया, उसे किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सावधान रहना पड़ा। उसके बाद जीगोमिंग खुश होकर ब्रेकिंग प्लान से चले गए। यान गुडी ने मेडिसिन रिफाइनिंग में बहुत टैलेंटेड कुछ चेलों को दिन रात गोलियां रिफाइन करने के लिए लीड किया, जबकि डुगोबो ने एक टाइटल वाले डोलियो के तौर पर अपने फायदे का इस्तेमाल ब्रेकिंग प्लान और तटीय शहरों के बीच आने जाने के लिए किया और अपनी दौलत से बड़ी मात्रा में वेल ग्लू खरीदा। 180 दोनों महिलाओं ने चुपके से त्यांशुई अकादमी जाने की योजना बनाई। कई दिनों बाद हेवन डू रॉयल अकेडमी के बैक माउंटेन पर थोड़ा तेज, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन अभी भी बहुत इनप्रैक्टिस है। जीगोमिंग लगातार डुगुयान के ग्रुप ऑफ 6 के हमलों से बचने के लिए मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। न तो डुगुयान का कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट एबिलिटी और न ही फैमिली ब्रदर्स का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल जीगोमिंग को फंसा सका। शिमो, स्टोन मिल, यांग योंग, तुम तीनों उसे रोकने के लिए जिम्मेदार हो। लिंगलिंग, हमें ठीक करो। जुकिंग, हम वह मूव इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही डुगुयान ने ये कहा, सभी लोग तुरंत उसका इरादा समझ गए और जल्दी से 1221 फॉर्मेशन में शामिल हो गए। 5वीं स्पिरिट एबिलिटी, रॉक डोमेन पॉइजन एरे। जैसे ही डुगुयान ने अपनी 5वीं स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया, सामने से ब्लॉक कर रही शिमो ट्रायो ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया। यांग योंग हमला करने के लिए जिम्मेदार थी, जिससे जीगोमिंग बिजी रहे, जबकि शिमो और स्टोन मिल ने यांग योंग के बनाए मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपने शरीर पर काले कछुए के शेल का इस्तेमाल करके लड़ाई के बाहरी इलाके में लगातार घूमने वाला एक ब्लैक टॉर्टोइस टर्टल शेल एनर्जी बैरियर बनाया, जिससे जीगोमिंग फंस गए। 1 सेकंड से भी कम समय बाद डुगुयान चिल्लाया, पीछे हटना। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, हवा में लग के अनगिनत रॉक कोन ऊपर से नीचे की ओर सीधे जीगोमिंग की ओर बढ़े। हालांकि इस समय जीगोमिंग हल्के से हंस पड़े। मुझे फंसा रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक इंसान की बलि देकर मुझे फंसा सकते हो? मजाक किया। पहली स्पिरिट एबिलिटी, दूसरी स्पिरिट एबिलिटी। जीगोमिंग ने तेजी से अपनी पहली 2 स्पिरिट एबिलिटीज का इस्तेमाल किया, जिससे ब्लैक टॉर्टोइस कंटेनमेंट एरे पूरी तरह टूट गया। शिमो और स्टोन मिल, जिन्हें पीछे हट जाना चाहिए था, वे भी एरे के टूटने से उड़ गए। जीगोमिंग ने एक ही बार में यांग योंग को डुगुयान की 5th स्पिरिट एबिलिटी की अटैक रेंज से बाहर कर दिया, जिससे यांग योंग को डुगुयान की 5th स्पिरिट एबिलिटी से होने वाला अनचाहा नुकसान रुक गया। इसके बाद उसने अपनी छाती पर रखे ब्लड थंडर बैटल स्पीयर को तेजी से घुमाया और एक्सक्लूसिव फुटवर्क पर भरोसा करके आसानी से कुछ हमलावर रॉक कोन्स को चकमा दे दिया। लेकिन जैसे ही जीगोमिंग कुछ आने वाले रॉक कोन को गिराने के लिए अपना भाला घुमा रहे थे, जुजुकी, जो पहले ही तेजी से नीचे आ रहे रॉक कोन पर उतर चुके थे, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। 3rd स्पिरिट एबिलिटी, नेदरवर्ल्ड एनिहिलेशन किल। एक पल में जुजुकी की आकृति अचानक जीगोमिंग के सामने से गायब हो गई और अंधेरे में छिप गई। जैसे ही एक बड़ा रॉक कोन नीचे गिरा, जुजुकी अचानक चट्टान के टुकड़ों के बीच दिखाई दी। उसके हाथ टाइगर क्लॉस में बदल गए और वह जीगोमिंग पर साइड से हमला कर दिया। छोटी बहन, अपनी 5th स्पिरिट एबिलिटी के फटने से पैदा हुई पावर का इस्तेमाल करके जुकिंग की 3rd स्पिरिट एबिलिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल करना, जिससे मुझ पर क्लोज रेंज अटैक का मकसद पूरा हो सके, बुरा नहीं है। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। जीगोमिंग ने मौके का फायदा उठाया, अपने पैरों में ताकत इकट्ठा की और उछल पड़े। जुजुकी के हमले से बचते हुए वह मुड़े और अपना भाला घुमाया। ब्लड थंडर बैटल स्पीयर के मजबूत स्पीयर शाफ्ट ने जुजुकी को सीधे दूर धकेल दिया। उसी समय जीगोमिंग ने ब्लू सिल्वर एम्पर के दाहिने पैर की हड्डी की फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिससे मूवमेंट टेक्निक करते हुए उसकी स्पीड बढ़ गई। छोटी बहन, तुम हार गई। सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े शिमो, स्टोन मिल और ये लिंगलिंग ने हैरानी से देखा कि जीगोमिंग अपना वॉर स्पीयर पकड़े हुए डुगुयान के पीछे आ गया। इस समय 6 में से कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर डुगुयान पर हमला होने के साथ जीगोमिंग के साथ उनका प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया। यान तुम्हारे और जुकिंग के बीच का तालमेल काफी अच्छा था। अगर टाइमिंग थोड़ी और ठीक से समझी होती तो शायद मैं भी इसके झांसे में आ जाता। डुगुयान जीगोमिंग की बात मानकर खुश थी, लेकिन वह अभी भी जीगोमिंग की मौजूदा ताकत से खुश थी। वुमिंग, अपनी अभी की ताकत से तुम पक्का ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में 7 अपोनेंट से मुकाबला कर सकते हो, है ना? उस मामले में मुझे लगता है कि इस साल का सोल मास्टर टूर्नामेंट बोरिंग है, आगे देखने जैसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने इस सोल मास्टर टूर्नामेंट के बारे में 3 कमेटी मेंबर से पहले ही बात कर ली है। मैं टूर्नामेंट में टीम लीडर और टीम मेंबर दोनों के तौर पर हिस्सा लूंगा, इसलिए सोल मास्टर टूर्नामेंट टीम का कोर अभी भी आप 6 लोग ही होंगे। ये सुनकर टीम के 6 सदस्यों ने हैरानी जताई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीगोमिंग इस तरह से सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। क्या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टीम लीडर के तौर पर आपके स्टेटस से सहमत होगी? बेशक वे मान गए। एक टीम लीडर असल में एक टीम मेंबर से ज्यादा अलग नहीं होता। जब तक ये सोल मास्टर टूर्नामेंट के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या कह सकती है? असल में हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम की पूरी ताकत को देखते हुए उन्हें अब टीम लीडर की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा कौन सा टीचर उनका टीम लीडर बन सकता था? 3 महान कमेटी सदस्य, ये तो नामुमकिन है, लेकिन सोल मास्टर टूर्नामेंट में टीम के रोज के काम संभालने के लिए अभी भी एक टीम लीडर की जरूरत है। इसलिए जीगोमिंग को ये रोल भी साथ-साथ निभाना पड़ा। जीगोमिंग को इतना कुछ देखकर डुगुयान ने गंभीरता से कहा, वुमिंग, सोल मास्टर टूर्नामेंट में अब आधे साल से भी कम समय बचा है। क्यों ना हम स्पार के लिए दूसरी एकेडमी ढूंढ लें? हम ये जीगोमिंग एक पल के लिए हिचकिचाए फिर दृढ़ता से बोले, मैंने शुरू में आप सभी को ग्रेट स्पिरिट एरेना ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन आपकी अभी की ताकत को देखते हुए वहां चैलेंज करने के लिए शायद उतनी ही ताकत वाली बहुत कम स्पिरिट मास्टर टीमें बची हैं। ऐसे में हमारे पास पैरिंग एक्सचेंज मैच के लिए दूसरी एकेडमी में जाने का ही ऑप्शन है। इस समय ये लिंगलिंग ने डुगुयान की तरफ देखा। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और फिर ये लिंगलिंग बोली, बड़े भाई जी, हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 को पहले हेवन वाटर एकेडमी टीम ने हराया था। क्यों ना हम स्पार के लिए हेवन वाटर एकेडमी चलें? आपके वहां होने से हम यान के लिए फिर से अपना चेहरा बना सकते हैं। क्या हेवन वाटर एकेडमी? ये सुनकर दोनों लड़कियों ने जीगोमिंग की आंखों में दिख रही झिझक और डर को देखने पर ध्यान दिया। इससे वे और भी खुश हो गईं, क्योंकि वह बिंगर वाली बात साफ नहीं कर रहा था, इसलिए अब वह घबरा रहा है ना? बहुत देर हो चुकी है। डुगुयान जीगोमिंग के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे सलाह दी, वुमिंग, बिंगर और बाकी मेरी अच्छी बहनें हैं। स्पेरिंग मैच का नतीजा चाहे जो भी हो, वे हमें पक्का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुम्हें इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दो स्पिरिट किंग 7 स्पिरिट एंसेस्टर्स को धमका रहे हैं, अगर यह बात बाहर आ गई तो ये हेवन डू रॉयल एकेडमी की रेपुटेशन के लिए बुरा होगा। इस समय जीगोमिंग को देखकर डुगुयान और ये लिंगलिंग को और भी गुस्सा आ गया। खराब रेपुटेशन का क्या मतलब है? वह इतना बेकार बहाना बना सकता है। अगर उन्हें शुई बिंगर और जीगोमिंग के रिश्ते के बारे में पता नहीं होता तो शायद वे इस बहाने से हेवन वाटर एकेडमी न जाने के लिए मान जाते। इसके अलावा उन दोनों ने पहले ही शुई बिंगर से इस बारे में बात कर ली थी। जब जीगोमिंग वापस आया तो उन तीनों को इस चंचल बदमाश को जरूर ठीक से सजा देनी थी। ये देखकर कि जीगोमिंग जाना नहीं चाहती, डुगुयान ने नाराजगी से पूछा, वुमिंग, तुम हेवन वाटर एकेडमी जाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हेवन वाटर एकेडमी में तुम्हारा कोई ऐसा सीक्रेट छिपा हो जो बताया नहीं जा सकता? या तुम्हारा वहां पहले से ही कोई है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय जीगोमिंग को पहली बार गहरी आशंका महसूस हुई। 181 शुई बिंगर के साथ पुनर्मिलन जीगोमिंग ने डुगुयान और ये लिंगलिंग को कुछ अजीब तरह से देखा। इस समय वह उन दो महिलाओं और शुई बिंगर को लेकर अजीब तरह से परेशान महसूस कर रहा था। उन्हें जो पता था उसके अनुसार शुई बिंगर और डुगुयान ने पहले एक मार्शल सोल फ्यूजन स्किल बनाई थी, जिसका मतलब था कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन जब से वह हेवन डू रॉयल एकेडमी लौटा, न तो डुगुयान और न ही ये लिंगलिंग ने उसे शुई बिंगर का जिक्र किया था। डुगुयान की आम पर्सनैलिटी के हिसाब से उसने जरूर कुछ गुस्सा दिखाया होगा, जैसे कोई अपने पति को ढूंढ रहा हो, लेकिन उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, जिसका मतलब था कि जरूर कोई साजिश होगी। हालांकि क्योंकि यह जीगोमिंग का फैसला था, इसलिए भले ही आगे जहरीला गड्ढा हो, उसे पार करना ही था। जीगोमिंग ने डुगुयान और ये लिंगलिंग को देखा, फिर टीम के बाकी 4 सदस्यों को देखा और बहुत मजबूत नजरों से कहा, ठीक है, तो हम कल हेवन वाटर एकेडमी के लिए निकलेंगे और हेवन डू रॉयल एकेडमी की पिछली सभी हार को पूरी जीत के साथ धो देंगे। बेशक जीगोमिंग की हेवन वाटर एकेडमी की ट्रिप में कुछ पर्सनल मामले थे, लेकिन कुछ ऑफिशियल काम भी थे। अगर वह शुई बिंगर का इस्तेमाल शुई परिवार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए कर सके तो भविष्य में शुई परिवार को अपने साथ लाने से उसका सेक्टर बढ़ेगा।
इसलिए जब वह भविष्य में कॉन्टिनेंट की यात्रा करेगा तो ब्रेकिंग क्लैन और शुई परिवार के बीच आपसी सहयोग पर भरोसा करते हुए वह भविष्य की मुसीबतों का बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा। हालांकि जी वुमिंग को नहीं पता था कि सोल हंटिंग ऑपरेशन उसकी वजह से आगे बढ़ेगा या शिकार के टारगेट और बढ़ेंगे, जिससे शुई परिवार के साथ उसका रिश्ता और मजबूत होगा। साथ ही रहस्यमय पानी की गोलियों, स्पिरिट टूल्स और जहर की मदद से भले ही ब्रेकिंग क्लैन सोल हंटिंग ऑपरेशन लिस्ट में था, इन चीजों के साथ ब्रेकिंग क्लैन के सदस्य जिंदा रह पाएंगे। यही असली वजह थी कि जी वुमिंग ने सिर्फ खुद को अलायंस लीडर कहने की हिम्मत की और ब्रेकिंग क्लैन को खुले तौर पर एक सेक्ट बनाने की हिम्मत नहीं की। आखिर स्पिरिट हॉल के टाइटल दुलुओं की गिनती सिंगल डिजिट में नहीं होती थी। ये देखकर डुगुयान और येलिंगलिंग ने खुशी दिखाई। फिर दोनों महिलाओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अकादमी के कैफेटेरिया की ओर चलते हुए कहा, हमारे साथी दिन भर की ट्रेनिंग के बाद भूखे होंगे, मैं आज रात उन्हें दावत दे रहा हूं, चलो कैफेटेरिया की तीसरी मंजिल पर अच्छे खाने के लिए चलते हैं। धन्यवाद सिस्टर यान। सिस्टर यान बहुत उदार हैं। सिस्टर यान, तो हम पोलाइट नहीं रहेंगे, मैं पक्का सबसे महंगा सी ड्रैगन मिक्स्ड राइस ऑर्डर करूंगा। टीम के बाकी 4 सदस्य खुशी-खुशी पीछे चले गए। जब डुगुयान चली गई तो वह जी वुमिंग को याद दिलाना नहीं भूली, जो धीरे-धीरे पीछे चल रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। वुमिंग, हेवन वाटर अकेडमी की हमारी ट्रिप से जुड़ी सभी छोटी-मोटी बातें तुम्हारे ऊपर हैं। तुम्हें किसने बताया कि तुम हमारे वाइस कैप्टन और टीम लीडर हो? ठीक है, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार। जी वुमिंग ने सहजता से सहमति जताई। डुगुयान और येलिंगलिंग जो आगे चल रहे थे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जिससे पता चला कि उनका प्लान सफल हो गया है। यान, अगर तुम ऐसा करती हो तो क्या होगा अगर जी वुमिंग बाद में तुम्हारे और सिस्टर बिंगर के लगातार हमलों का सामना नहीं कर पाए? डरने की क्या बात है, वो जी वुमिंग हमेशा लड़ाई के दौरान चीजें छिपाता रहा है। इस बार मैं उसे अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर करूंगा और इस बदमाश को एक अच्छा सबक भी दूंगा ताकि उसे समझ आ जाए कि चंचल होने का अंत अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा अगर वह बुरी तरह घायल भी हो तो क्या उसकी तुलना उस दर्द से की जा सकती है जो सिस्टर बिंगर और मैंने उस दौरान महसूस किया था? क्या आप उसे सबक नहीं सिखाना चाहते? डुगुयान की छोटी-छोटी बातें सुनकर येलिंगलिंग भी हिचकिचाने लगी। बड़े भाई जी उसके साथ काफी अच्छे थे, अगर वह उन्हें चोट पहुंचाने वाली गुनहगार बन गई तो क्या होगा अगर उन्होंने बाद में उसे नजरअंदाज कर दिया? फिर क्या होगा अगर शुई बिंगर और डुगुयान के दोहरे हमले के कारण वह समय पर अपनी हीलिंग स्पिरिट स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाई, जिससे बिग ब्रदर जी को कुछ लंबी बीमारियां हो गई, तो ये बहुत बुरा होगा। डुगुयान ने येलिंगलिंग की भटकती आंखों और हैरान नजर को देखकर तुरंत कहा, लिंक चिंता मत करो, वह मेरा भी आदमी है। सिस्टर बिंगर और मैं अपनी हदें जानते हैं, हम तुम्हारे बड़े भाई जी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। यान, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम दोनों इसे संभाल सकते हो। तियानशुई शहर हेवनडू मैदान के उत्तर में है। हेवनडू शहर से सिर्फ 130 दूर। जी वुमिंग और उनका ग्रुप सिर्फ 3 दिन में तियानशुई शहर पहुंच गए और डुगुयान और येलिंगलिंग जिन्हें आमतौर पर शॉपिंग करना पसंद था अब बहुत परेशान लग रहे थे। वुमिंग, जल्दी करो, हम हेवन वाटर अकेडमी से सिर्फ 2 ही दूर हैं, जितनी जल्दी हम वहां पहुंचेंगे उतनी जल्दी आराम कर पाएंगे। देखो लिंगलिंग, जुकिंग और मैं कितने थके हुए हैं, तुम औरतें इतनी नाजुक क्यों हो? हम गाड़ी में सवार हैं और मैं उसे चला रहा हूं, मैं थका भी नहीं हूं, तो तुम शिकायत क्यों कर रही हो? जी वुमिंग ने इन दोनों औरतों को देखा जिन्होंने कभी दुनिया ज्यादा नहीं देखी थी और जिनके झूठ में बहुत सारी कमियां थीं और बिल्कुल बेबस होकर आगे बढ़ गईं। जैसे-जैसे वे सातों हेवन वाटर अकेडमी के पास पहुंचे, आसपास और भी खूबसूरत औरतें और अच्छे युवा मास्टर्स दिखाई देने लगे। जब उन्होंने पहली बार जी वुमिंग को देखा, अनगिनत खूबसूरत आंखें जी वुमिंग पर टिकी थीं, जो उसकी हरकतों के साथ घूम रही थीं। सफेद बाल, ठंडी और तेज आंखें और अमर आदमी जैसा सुंदर चेहरा। वह बहुत फ्रेश और रिफाइंड है, बस मन मोह लेने वाला। हेवन डू रॉयल अकेडमी के इस नए स्टूडेंट का नाम क्या है? मुझे उसकी सारी जानकारी तुरंत चाहिए। वह मेरा है। कोई मेरे पापा से कहो कि हेवन डू रॉयल अकेडमी में शादी का प्रपोजल दें। वह सिर्फ मेरा हो सकता है, भले ही मैं बाद में उसकी टांगें तोड़ दूं, फिर भी वह सिर्फ मेरा ही रहेगा। अनगिनत अमीर जवान लड़कियों और यहाँ तक कि कुछ अमीर शादीशुदा औरतों ने भी जब से जी वुमिंग को पहली बार देखा, उनकी आंखों में लालच की भावना दिखने लगी और उन सबने अपने नौकरों को जी वुमिंग की खास जानकारी पाने के लिए हर तरीका अपनाने का आदेश दिया। इस समय डुगुयान और येलिंगलिंग ने सड़क के दोनों तरफ शरारती औरतों को देखा। वे खुद को चौकन्ना होने से रोक नहीं पाई और जी वुमिंग के बाएं और दाएं हाथ पकड़ लिए और इसका इस्तेमाल उन आम औरतों को ये साबित करने के लिए किया जो जी वुमिंग की खूबसूरती की दीवानी थी कि जी वुमिंग को पहले ही ले जाया जा चुका था और उन्हें उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। इसके तुरंत बाद जब दूर नीले पत्थर का एक गेट उनके सामने आया तो हेवन वाटर अकेडमी का पूरा रूप सामने आ गया। सिस्टर यान, सिस्टर लिंग, आप आखिरकार यहाँ आ गईं। शुई युए ने 3 या 400 मीटर दूर से ही जोश के साथ उनका स्वागत किया। जब उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जिसे वे पकड़े हुए थे तो वह हैरान रह गई और कभी-कभी सोचते हुए उसका गला बैठ जाता था, क्या यह मेरा साला है जिसे मैंने 7 साल से नहीं देखा? वह दिखने में बहुत हैंडसम है। कोई हैरानी नहीं कि बिंगर हमेशा प्यार में पागल दिखता है, तो प्रॉब्लम की जड़ यही है। काश वह मेरा साला ना होता, कितना अच्छा होता। इस समय पास खड़ी लिशियान्यू भी जी वुमिंग को पहली बार देखकर उतनी ही हैरान थी। हालांकि उसने कई मर्द देखे थे, इसलिए उसने अपने बेचैन दिल को शांत कर लिया। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और बहुत खुश होकर बोली, हेवन डू रॉयल अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स का हमारे हेवन वाटर अकेडमी में स्वागत है।